हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 10 प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर ऑफ योर कॉस्टिंग सिलेबस। ऑलरेडी मैंने चैप्टर 1 to 9 के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, होपफुली वो सारे ही आपने देख लिए होंगे। चैप्टर 1 to 7 जो है फर्स्ट मॉड्यूल जो पूरी की पूरी है, वो उसके वीडियोस देखे हुए होने चाहिए या फिर वो आपने ऑलरेडी समझ लिया होना चाहिए, लर्न कर लिया होना चाहिए, तभी चैप्टर 10 आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा, क्योंकि उसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो कहीं ना कहीं इस चैप्टर 10 में भी हिट करेंगे। सो इट इज एडवाइजेबल कि वो चैप्टर 1 to 7 आपको पहले कंप्लीट करने चाहिए, उसी के बाद चैप्टर 10 जो है वो समझना चाहिए। चैप्टर 8 9 जो है वो छोटे चैप्टर से, इसका डायरेक्ट रिलेशन चैप्टर 10 में नहीं है, बट वो भी अगर आपने अच्छे से समझा है तो वो आपको हेल्पफुल कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट समझने में हेल्प करेगा ही। हमने चैप्टर 8 9 10 और 12 है वो कॉस्टिंग की मेथड से अलग अलग, चैप्टर 10 प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग आल्सो वन ऑफ द मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जो यहाँ पर हम समझने वाले हैं। चैप्टर 8 में हमने बैच कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग समझा, चैप्टर 9 में हमने जॉब कॉस्टिंग समझा, चैप्टर 12 में हम सर्विस कॉस्टिंग या ऑपरेटिंग कॉस्टिंग समझेंगे। तो ये सारी अलग अलग मेथड्स है कॉस्टिंग की जो यहाँ पर हम समझ रहे हैं। अलग अलग मेथड्स क्या है वो चैप्टर 1 में हमने थियरी में कवर अप किया था। अब इन डिटेल इंडिविजुअल चैप्टर्स के अंदर हम ये सारी मेथड्स कवर अप कर रहे हैं, राइट। ये इंपॉर्टेंट है। जो कॉस्टिंग की अलग अलग इंडस्ट्री है उस हिसाब से कॉस्टिंग की मेथड्स अलग अलग हो सकती है, तो उसी में से एक है प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, राइट। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस रह सकते हैं। 8 to 10 मार्क्स का वेटेज मान सकते हैं हम इसका। इसमें से केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, 8 to 10 मार्क्स के बड़े क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा हुआ है, थियरी भी पूछ सकते हैं, छोटे क्वेश्चन 5-6 मार्क्स के भी इसमें से बन सकते हैं, राइट। सो इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग, राइट। चलिए, तो ये प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग समझना हम स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब कि आपका जो भी प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें जो प्रोडक्ट है वो फ्रॉम मोर देन वन प्रोसेसेस पास हो रहे हैं। एक प्रोसेस में से जो आउटपुट मिलता है, एक फर्स्ट प्रोसेस जो होगी उसमें रॉ मटेरियल ऐड किया जाएगा, उसमें से कुछ आउटपुट मिलेगा, वो आउटपुट दूसरी प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा। फिर वो प्रोसेस जो सेकंड प्रोसेस है उसमें प्रोसेसिंग होगा, उस जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है उसमें, फिर उसमें से प्रोसेस जो सेकंड प्रोसेस है उसमें से कुछ आउटपुट मिलेगा, वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा, फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में प्रोसीजर्स की जाएगी उस प्रोडक्ट पर, फिर उसमें से कुछ आउटपुट मिलेगा, फिर और प्रोसेस हो सकती है, वो जो प्रीवियस प्रोसेस है उसमें जो आउटपुट मिला वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा, फिर उसमें से जो आउटपुट मिलेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा, और वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा, चलता रहेगा, और फिर एट द एंड हमें फिनिश गुड्स मिलेगा जो जनरली सेल किया जाता है, राइट। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बीच में से या फिर कोई एक प्रोसेस होने के बाद भी वो सेल किया जा सकता है और उसको फर्दर प्रोसेस भी किया जा सकता है, राइट। वो डिपेंड करता है अलग अलग प्रोसेसेस अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर हर एक प्रोसेस का कॉस्ट कितना हुआ वो हम डिटरमाइन करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसे प्रोसेस कॉस्टिंग कहा जाता है, राइट। अलग अलग जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग प्रोसेसेस में से पास होती है और हर एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरी प्रोसेस के लिए इनपुट बनता है, और इसमें हर प्रोसेस का हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। उसमें मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ओवरहेड कितना हुआ हर प्रोसेस में वो देखा जाता है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और उसमें कॉस्ट कंट्रोल या फिर कॉस्ट रिडक्शन या फिर और कोई भी चीजें जो डिटरमाइन करनी है, प्रॉफिट देखना है या फिर और कोई डिसीजंस लेने हैं, वो सारे उसमें कंसिडर किए जाते हैं, उसके लिए वो डेटा का यूज किया जाता है, राइट। सो ये प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है। अलग अलग प्रोसेसेस उसके अलग अलग कॉस्ट निकाले जाते हैं। जो हमने कॉस्ट शीट या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में WIP कंसीडर किया था, WIP अकाउंट जो हम बनाते थे, तो वो जो WIP अकाउंट है उसमें जो भी मटेरियल इश्यू किया है फॉर द प्रोडक्शन, उसमें जो लेबर यूज किया गया है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो है उसको हम डेबिट करते थे। यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट में वो डेबिट किया जाएगा। यहाँ पर अलग अलग प्रोसेसेस जो है उसके अकाउंट्स बनाए जाएंगे, वो सिमिलर टू WIP अकाउंट जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में बनाते थे वैसा ही होगा। हमने जॉब कॉस्टिंग के अंदर हमने जॉब के हम अकाउंट्स बनाते थे, यहाँ पर प्रोसेसेस के अकाउंट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि हर एक प्रोसेस का कॉस्ट कितना हुआ है फॉर द पर्टिकुलर पीरियड वो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। तो जैसे WIP में करते थे, ओपनिंग WIP है, रॉ मटेरियल ऐड किया, लेबर, ओवरहेड्स ऐड किया, उसमें से कुछ फिनिश गुड्स मिलेगा, राइट, कुछ क्लोजिंग WIP होगा, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोसेस में होगी, प्रोसेस कॉस्टिंग में होगी, प्रोसेस अकाउंट्स होगी,
यहाँ पर हमारे लिए जो प्रोसेस है वो कॉस्ट यूनिट है, उसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। हर एक प्रोसेस के बाद जो आउटपुट मिलेगा उसे कई बार सेल भी किया जा सकता है या फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट भी बन सकता है। वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो हर एक प्रोसेस का कॉस्ट निकालने और उसको कैलकुलेट करने में, उसका वैल्यूएशन करने में यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा, राइट। तो ये स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग, इसका मीनिंग दिया हुआ है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग used in industries where the material has to pass through two or more processes। जहां पर मटेरियल को दो या उनसे ज्यादा प्रोसेसेस में से पास होना पड़ता है, वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है। फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ फाइनल प्रोडक्ट, वो फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले दो या उनसे ज्यादा प्रोसीजर्स में से पास होते हैं। It is defined as method of cost accounting whereby costs are charged to process or operations and averaged over units produced। जो पूरी प्रोसेस का कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सच प्रोसेस से डिवाइड किया जाता है, जिससे पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सच प्रोसेस हमें मिल सकता है। A separate account for each process is opened and all expenditure pertaining to a process is charged to that process account। Such type of costing method is useful in the manufacturing of products like steel, paper, medicines, soaps, chemicals, rubber, vegetable oil, paints, varnish, etc। ये सारे एग्जाम्पल्स है जहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज किया जा सकता है। स्टील, पेपर, रबर, वर्निश, पेंट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, राइट। तो इसमें से आप 2-5 नाम याद रख सकते हैं क्योंकि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकता है प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग और वो कौन सी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। Where the production process is continuous and the output of one process becomes the input of the following process till completion। यहाँ पर हर एक प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरी प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा, राइट। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। दिस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डायग्राम। रॉ मटेरियल जो है वो प्रोसेस 1 में ऐड किया जाता है। प्रोसेस 1 में से जो आउटपुट मिलेगा वो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बनेगा। प्रोसेस 2 में से जो आउटपुट मिलेगा वो प्रोसेस 3 के लिए इनपुट बनेगा। प्रोसेस 3 में से यहाँ पर प्रोसेस 3 तक का यहाँ पर एग्जांपल दिया है, राइट। मोर देन 3 प्रोसेसेस भी हो सकता है, तो उसमें से जो लास्ट प्रोसेस होगी उसमें से जो आउटपुट मिलेगा वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रोसेस 1 में से जो आउटपुट मिला वो सेलेबल भी हो सकता है, हम सेल भी कर सकते हैं। इवन प्रोसेस 2 में से जो मिला उसको भी सेलेबल हो सकता है, वो सेल भी कर सकता है, राइट। तो ये अलग अलग प्रोसेसेस में से जो आउटपुट मिलेंगे वो या तो सेल हो सकता है या फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए यूज हो सकते हैं। जो प्रोसेस 1 में से मिला वो अगर सारा का सारा सिर्फ सेल ही करना है तो प्रोसेस कॉस्टिंग में नहीं आएगा, उसको या ऑप्शन तो होना ही चाहिए कि उसको हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। बेसिक फीचर्स दिए हुए हैं। इंडस्ट्रीज वेयर प्रोसेस कॉस्टिंग कैन बी अप्लाइड हैव नॉर्मली वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। Each plant or factory is divided into number of processes, cost centers or departments, and each such division is a stage of production or process। यहाँ पर फैक्ट्री को अलग अलग प्रोसेसेस या कॉस्ट सेंटर्स या डिपार्टमेंट्स, डिविजन्स वगैरह में डिवाइड कर दिया है और उसी का कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट कितना हुआ। Manufacturing activity is carried on continuously by means of one or more process run sequentially, selectively or simultaneously। यहाँ पर कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन चलता ही रहेगा। वो प्रोसेस सीक्वेंशियली हो सकती है, मतलब 1 then 2 then 3 then 4 एंड कंटिन्यूअस। सिलेक्टिवली 1 के बाद 2 नहीं करना है, 3 करना है, 3 के बाद 4 होगा, 4 के बाद 5 होगा, बट 5 के बाद सीधा 8 प्रोसेस होगा। कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कुछ प्रोसेसेस होगी, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए सारे प्रोसेसेस होगी, कुछ प्रोडक्ट्स के लिए कम प्रोसेसेस होगी, ऐसा हो सकता है। तो सिलेक्टिव अप्रोच भी हो सकता है या फिर साइमल्टेनियसली, मतलब कि प्रोसेस 1 भी चल रहा है, प्रोसेस 2 भी चल रहा है, बाद में उसमें से जो दोनों आउटपुट मिलेंगे वो प्रोसेस 3 में एक साथ होंगे। तो साइमल्टेनियसली एक साथ भी मोर देन 1 प्रोसेसेस चल सकती है। सीक्वेंशियली 1 then 2 then 3 भी हो सकता है। सिलेक्टिवली 1 करेंगे, 2 नहीं करेंगे, 3 करेंगे, 4 नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। The output of one process becomes the input of another process। एक प्रोसेस का आउटपुट जो होगा वो दूसरी प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा। The end product usually is of like units not distinguishable from one another। जो हर एक प्रोसेस में से जो प्रोडक्ट मिला है वो एक जैसा ही होगा, वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होगा, पता नहीं चलेगा कि कौन से रॉ मटेरियल में से कौन सा प्रोडक्ट बना है। सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सिमिलर ही लगेंगे, उसके जो फीचर्स होंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ एज इट इज सेम रहेगा, आइडेंटिकल होंगे।
It is not possible to trace the identity of any particular lot of output to any lot of input material. ये जो आउटपुट मिला है वो कौन से इनपुट में से मिला है वो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि इनपुट्स जितने भी होंगे वो सब कुछ मिक्स हो जाएंगे, उसमें से आउटपुट बनेगा, बट वो कौन से लॉट ऑफ इनपुट में से कौन सा लॉट ऑफ आउटपुट मिला वो नहीं पता चलेगा, राइट। तो क्योंकि ये कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन हो रहा है तो वो डिस्टिंग्विश करना, पता करना डिफिकल्ट है। For example, in the sugar industry, it is impossible to trace any lot of sugar bags to a particular lot of sugar cane or vice versa. सुगर कैन जो है वो उसमें से सुगर बनता है, उसमें से जेगरी बनता है, वो अलग अलग प्रोसेसेस में से अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो वो जो सुगर कैन है, राइट, उसमें से कौन से सुगर कैन में से कौन सा सुगर या कौन सा जेगरी बना वो नहीं पता चल सकता है, क्योंकि जो सुगर कैन है उसमें से जूस निकलता है और वो जूस को प्रोसेस करके सुगर या फिर जेगरी बनाया जाता है। तो वो जूसेस जो है वो सारे सुगर कैन के एक साथ मिल जाएंगे और उसमें से सुगर बन जाएगा और वो मिक्स हो जाएगा। तो इट इज impossible to identify which input is used to which output, which sugarcane lot is used to which sugar or jaggery, right? Production of a product may give rise to joint and or byproduct. जो ये प्रोसेस करेंगे उसमें से जॉइंट प्रोडक्ट भी मिल सकता है, मतलब कि एक प्रोसेस में से आपको मोर देन वन प्रोडक्ट्स मिले, मोर देन वन जॉइंट प्रोडक्ट्स मिले, या फिर बाय प्रोडक्ट्स भी हो सकता है। बाय प्रोडक्ट्स से उनकी वैल्यू इतनी नहीं होती है बट वो मिलते हैं, निकलते हैं उसमें से, और हाँ उसकी वैल्यू मेन प्रोडक्ट से कम होगी बट वो सेलेबल हो सकते हैं, राइट, या फिर उसका और तरीके से भी यूज किया जा सकता है। ये बाय प्रोडक्ट के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा, सीए फाउंडेशन में भी कहीं पर रेफरेंस आता है बाय प्रोडक्ट का, राइट। जनरल एग्जांपल्स उसके कहा जाता है कि जो भी जो दही है उसमें से, या फिर बटर मिल्क, जो बटर निकालना है, बटर की प्रोसेस है उसमें से बटर मिल्क है वो बाय प्रोडक्ट बन जाता है, राइट। ये शुगर केन में से भी जो शुगर बनानी है उसमें से जो मोलासिस निकलता है दैट इज अ बाय प्रोडक्ट, राइट। तो उसकी वैल्यू जनरली कम होती है बट वो सेल किया जा सकता है या फिर दूसरी कोई प्रोसेस में यूज किया जा सकता है। जॉइंट प्रोडक्ट है वो अपने ऑयल वगैरह जो है उसको रिफाइन करते हैं तो उसमें से पेट्रोल, डीजल या फिर जो भी उनके अलग अलग जो चीजें मिलती है वो सारी जॉइंट प्रोडक्ट है, सभी की वैल्यू इतनी ही इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। तो वो जॉइंट प्रोडक्ट हो सकता है, बाय प्रोडक्ट या जॉइंट प्रोडक्ट अलग से मिल सकता है प्रोसेस में से। ये जो जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट है उसका कॉस्टिंग और उसका मेजरमेंट वगैरह कैसे होगा वो इन डिटेल हम चैप्टर 11 में कवर अप करेंगे। चैप्टर 11 पूरा जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट के लिए हम जो इस चैप्टर के बाद हम कवर अप करेंगे, राइट। तो ये सारे बेसिक फीचर्स है प्रोसेस कॉस्टिंग के, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, राइट। सिंपल है, प्रोसेस कॉस्टिंग में जो प्रोसेस है उसी को, मतलब कि पूरी फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, उसी को प्रोसेसेस, कॉस्ट सेंटर्स, डिवीजन, डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, उसमें जो प्रोसेसेस है वो सीक्वेंशियली, सिलेक्टिवली या फिर साइमल्टेनियसली हो सकता है। एक प्रोसेस का आउटपुट है वो दूसरी प्रोसेस के लिए इनपुट बनेगा। सारे के सारे आउटपुट जो है वो नॉन डिस्टिंग्विशेबल होंगे, आइडेंटिकल होंगे। कौन से इनपुट में से कौन सा आउटपुट मिला है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट भी मिल सकते हैं, दोनों ही मिल सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी मिल सकता है, राइट। फिर कॉस्टिंग प्रोसीजर, इसमें भी कॉस्ट कौन से एलिमेंट के होंगे, मटेरियल होगा, एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा और ओवरहेड्स होगा। ये हमने चैप्टर, मटेरियल है वो चैप्टर 2 में पढ़ा है, एम्प्लॉय कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है, और ओवरहेड्स है वो चैप्टर 4 एंड 5 में पढ़ा है। तो उसमें से कैसे कॉस्ट निकलते हैं वो उसमें समझाया गया है, वही यहाँ पर होगा। जो भी प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। यहाँ पर ओवरहेड स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फैक्ट्री या फिर वर्क्स ओवरहेड्स जो कहते हैं वही यहाँ पर कवर अप होंगे, और उसी को प्रोसेस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, जैसे WIP अकाउंट में हम कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में करते थे, राइट। तो ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमने समझा हुआ है, राइट। अब हम समझते हैं इलस्ट्रेशन 1। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स इंडिकेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस एंड द टोटल कॉस्ट। यहां पर हमें प्रिपेयर करने हैं प्रोसेस अकाउंट्स, मोर देन वन प्रोसेसेस होगी, उससे कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस का कॉस्ट कितना हुआ और टोटल कॉस्ट कितना हुआ, सारी की सारी प्रोसेस का वो हमें कैलकुलेट करना है। The total units that passed through each process were 240 for the period. 240 यूनिट्स है वो सारे के सारे प्रोसेसेस में से पास हो रहे हैं। यहाँ पर प्रोसेस 1, 2 एंड 3 के एक्सपेंसेस के बारे में बताया है। मटेरियल कितना कितना है 150, 50 एंड 20, लेबर है 80, 2 लाख एंड 60 एंड अदर एक्सपेंसेस है 26, 72 एंड 25,000।
Indirect expenses amounting to rupees 85,000 may be apportioned on the basis of wages. Indirect expenses मतलब कि overheads है जो wages के basis पर हमें apportion करने रहेंगे, right? तो तीनों ही प्रोसेसेस में 85,000 है वो लेबर कॉस्ट के बेसिस पर हो जाएंगे, मतलब कि यहाँ पर 2 लाख 80,000 2 लाख और 60,000 है। सो हम 8:20:6 के रेशियो में कर सकते हैं इसको डिवाइड। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो प्रोसेस 1 में से जो आउटपुट मिलेगा वो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बनेगा और प्रोसेस 2 में से जो निकलेगा वो प्रोसेस 3 के लिए इनपुट बनेगा। तो यहाँ पर ये सारे जो एक्सपेंसेस है राइट वो तो डेबिट किए जाएंगे, प्लस ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी डेबिट किया जाएगा और उसमें से जो प्रोसेस 1 का जो आउटपुट मिलेगा मतलब इन सभी का टोटल वो प्रोसेस 2 में एज इनपुट जो है वो हम कंसिडर करेंगे। प्रोसेस 2 में ये सारे कॉस्ट प्लस प्रोसेस 1 का जो आउटपुट था वो सब कुछ प्रोसेस 2 के लिए कॉस्ट बनेगा और उसमें से जो भी अमाउंट मिलेगा वो हम प्रोसेस 3 में ट्रांसफर करेंगे, राइट? बाकी कुछ अलग नहीं है। चलिए समझते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट। इसमें जनरली पर्टिकुलर्स ये पर यूनिट कॉलम जनरली नहीं बनाते हैं, प्रोसेस अकाउंट्स में हम यूनिट्स की कॉलम बनाते हैं कि भाई यूनिट्स कितने हैं। बट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोल दिया था कि भाई आपको 240 यूनिट्स है वो सारी की सारी प्रोसेस में निकालने हैं, मतलब कि यहाँ पर कोई भी टाइप का लॉस नहीं हो रहा है, जितना ही इनपुट डाल रहे हैं उतना ही आउटपुट मिल रहा है, राइट? इसीलिए यहाँ पर यूनिट्स की कॉलम नहीं बनाई है। इलस्ट्रेशन 1 के अलावा जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो प्रोसेस अकाउंट होगा उसमें जो कॉलम्स रहेगी वो डेबिट में पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड टोटल अमाउंट रुपीस की, फिर पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड अमाउंट की कॉलम रहेगी। बट इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पर यूनिट दिया हुआ है, आप पर यूनिट की जगह पर यूनिट की कॉलम बनाएंगे तो भी चलेगा, राइट? यहाँ पर हमें पर यूनिट की कोई जरूरत भी नहीं है, हमें एक्चुअल में पूछा भी नहीं है कि आपको पर यूनिट कॉस्ट भी निकालना है, आपको ईच प्रोसेस का कॉस्ट निकालना है और टोटल कॉस्ट निकालना है, राइट? तो ये पर यूनिट कॉलम की कोई जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर यूनिट कॉस्ट हमें दिया भी नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हर बार 240 यूनिट्स है जो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और इसका कोई रिलेवेंस भी नहीं है। वैसे भी ये इलस्ट्रेशन बहुत ही इजी सा दिया हुआ है जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, राइट? तो चलिए यहाँ पर जो भी कॉस्ट वगैरह है वो हम डेबिट करेंगे और इसमें से जो आउटपुट मिलेगा वो हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ पर हमें मटेरियल दिया था 1,50,000, राइट? प्रोसेस 1 के लिए देख रहे हैं हम, फिर लेबर था 80,000 और फिर अदर एक्सपेंसेस दिए थे 26,000, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। फिर हमें यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो इन जनरल था तीनों प्रोसेस के लिए वो बताया था 85,000। तो 85,000 जो है राइट वो तीनों प्रोसेस के लिए है, तो तीनों प्रोसेस में हमें वो वेजेस के बेसिस पर अपोर्शन करना है। वेजेस जो है वो 80,000 2 लाख एंड 60,000 है, तो उसको 8:20:6 के रेशियो में कर सकते हैं आप, राइट? सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की यहाँ पर एस्टेरिस्क मार्क मतलब कि वर्किंग नोट दिया हुआ है, राइट? अपॉर्शनमेंट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो 80,000 2 लाख एंड 60,000 मतलब कि 3,40,000 में उन्होंने अपॉर्शन किया हुआ है, राइट? तो ये हो जाता है प्रोसेस 1 का 20,000, 50,000 प्रोसेस 2 का और प्रोसेस 3 का 15,000। सिंपल। तो ये भी हमें डेबिट करना होगा प्रोसेस अकाउंट्स में। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज जो वर्किंग नोट में दिए हैं, राइट? तो ये जो है वो सारा एक्सपेंस हो गया 2,76,000 फॉर प्रोसेस 1। तो ये पूरा का पूरा एक्सपेंस जो है वो आउटपुट हमारा बनेगा। आउटपुट की जो वैल्यू है वो 2,76,000 हुई जो हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। सो यहाँ पर बाय प्रोसेस 2 अकाउंट, क्योंकि प्रोसेस 1 का जो आउटपुट मिला है हमें वो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करना है, दैट इज 2,76,000। सी आपको याद हो चैप्टर 7 के अंदर हमने WIP अकाउंट बनाते थे तो उसमें भी ऐसा ही था। ये मटेरियल लेबर ओवरहेड्स जो थे वो हम डेबिट करते थे और उसमें से जो आउटपुट मिल रहा था वो हम फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में डेबिट करते थे और ये जो WIP अकाउंट है उसमें हम क्रेडिट करते थे। यहाँ पर अभी फिनिश्ड गुड्स नहीं है इसलिए वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया जाता है। प्रोसेस 1 का जो आउटपुट मिला वो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पर प्रोसेस 2 अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और प्रोसेस 1 अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है? बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया गया है। यहाँ पर हमें 1, 2 एंड 3 प्रोसेस दी गई है। तो फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होगा, प्रोसेस 2 का आउटपुट है वो प्रोसेस 3 में ट्रांसफर होगा और जो प्रोसेस 3 का आउटपुट मिलेगा वो फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर होगा क्योंकि वो सेलेबल रहेगा, राइट? चलिए फिर प्रोसेस 2 अकाउंट। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा कि ये जो प्रोसेस 1 में से हमने ट्रांसफर किया है वो यहां पर सबसे पहले डेबिट किया,
जाएगा, राइट। सो टू प्रोसेस वन अकाउंट 1150 जो पर यूनिट कॉस्ट है, जिसकी जरूरत नहीं है, टोटल है 2,76,000। फिर इसमें भी मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ऐड किए हुए हैं, राइट, वो हमें दिया हुआ है। 50,000 मटेरियल है, 2 लाख रुपीज लेबर है और 72,000 जो है वो अदर एक्सपेंसेस है। इसको यहाँ पर डेबिट किया है, मटेरियल 50, लेबर 2 lakhs एंड अदर एक्सपेंस 72। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ओवरहेड्स दिए थे वो हमने नीचे वर्किंग नोट में देखे, दैट इज 50,000 रुपीज, वो डेबिट किया। इन सभी का टोटल हुआ 6,48,000 जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया जाएगा। सो प्रोसेस 3 अकाउंट 6,48,000 एंट्री बन गई, प्रोसेस 3 अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 2 अकाउंट, और ये अकाउंट क्लोज हो गया। फिर प्रोसेस 3 अकाउंट बनाया, तो जो प्रोसेस 2 का आउटपुट था वो यहाँ पर इनपुट बन जाएगा, डेबिट किया जाएगा। प्रोसेस 2 अकाउंट 6,48,000। अब प्रोसेस 3 में भी कुछ एक्सपेंसेस किए हुए हैं, मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंसेस के, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000, 60,000 एंड 25,000, उसको हम डेबिट करेंगे प्रोसेस 3 अकाउंट में, राइट। मटेरियल 20,000, लेबर 60 एंड अदर एक्सपेंस 25। और ये जो वर्किंग नोट 1 में से हमें ओवरहेड्स मिले थे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको भी यहाँ पर हम डेबिट करेंगे 15,000। सो इन सभी का टोटल हो जाता है 7,68,000 जो बन जाएगा फिनिश गुड्स में, वो ट्रांसफर किया जाएगा। सो यहाँ पर है फिनिश स्टॉक अकाउंट 7,68,000। जो हम चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में करते थे कि भाई WIP में से जो बन गया है उसे फिनिश गुड्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता था, उसकी एंट्री बनती थी फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट, सिंपल। वैसा ही यहाँ पर है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट या फिनिश स्टॉक कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 3 अकाउंट, जो भी लास्ट प्रोसेस होगी उसमें से फिनिश गुड्स में ट्रांसफर किया जाएगा। बाकी अगर अभी भी प्रोसेस हो रहा है तो जो प्रोसेस में आउटपुट, जो प्रोसेस में से आउटपुट मिला है उसको क्रेडिट किया जाएगा, और जो प्रोसेस में वो इनपुट बनेगा उसको डेबिट किया जाएगा, सिंपल। तो वो एक चीज जो है वो अलग है, बाकी सिंपल बेसिक है, राइट। और यहीं से हमारा इंडिविजुअल प्रोसेस वाइज कॉस्ट तो हमें मिल गया कि भाई प्रोसेस 1 जो है उसमें 2,76,000 का कॉस्ट हुआ, प्रोसेस 2 का टोटल कॉस्ट हुआ 6,48,000, राइट। और प्रोसेस 3 में से जो मिला उसमें से टोटल कॉस्ट हो गया 7,68,000। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है, वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, राइट। चलिए अब समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है वो बहुत पूछते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। नॉर्मल लॉस क्या होता है कि ये आपका अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, आप चाहे कुछ भी कर ले, वो नॉर्मल लॉस जो है वो नॉर्मल लॉस होने ही वाला है, वो अनअवॉइडेबल है, चाहे कितना भी अच्छा प्रोसेस कर ले, कितना भी, बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसेस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉ मटेरियल ऐसा होता है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती है जिस वजह से वो लॉस होता ही है। इवापोरेशन हो सकता है, कई बार साइज कम हो जाती है, कुछ टाइम के बाद ऐसा हो सकता है, कुछ प्रोसेसेस ऐसी होती है कि चाहे आप कितना भी कर ले उस प्रोसेस में से ही इवापोरेशन या ऐसा कुछ हो जाएगा कि जिस वजह से जितना इनपुट आपने ऐड किया था उतना आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। सिंपल, जितना हम दूध ऐड करते हैं चाय बनाने के लिए, तो उतना दूध जितना ऐड करते हैं, जितना पानी भी ऐड करोगे तो भी उसमें से अगर आप अच्छे से चाय बनाएंगे, अच्छे से उबालेंगे, तो उसमें से डेफिनेटली आप जितना दूध या फिर पानी डाला है उससे आपकी जो चाय होगी, फाइनल फिनिश प्रोडक्ट होगा, उसमें थोड़ा सा तो क्वांटिटी कम होगा ही, क्योंकि जो उबालने की जो प्रोसेस है, राइट, तो उस वजह से ही उसमें जो लॉस हो रहा है मटेरियल जो है वो कम हो जाता है। दैट इज नॉर्मल लॉस। अगर आप अच्छे से चाय उबालेंगे तो उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी कम होने ही वाली है, राइट। तो वो नॉर्मल लॉस है, अनअवॉइडेबल लॉस है। तो ये सभी चीजों में होता ही है, पेट्रोल डीजल में भी इवापोरेशन होता ही है, तो इससे नॉर्मल लॉसेस होने ही वाले हैं, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये जो नॉर्मल लॉस है उसको गुड यूनिट्स जो है वो बेयर करेंगे, इसका जो कॉस्ट है वो गुड यूनिट्स बेयर करेंगे। नॉर्मल लॉस जो हुआ है उस वजह से यूनिट्स कम हो जाएंगे, पर उस वजह से कॉस्ट हम कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज नहीं कर सकते, कॉस्ट की जो अमाउंट है वो एज इट इज रहेंगी। इसी वजह से जो गुड यूनिट्स बने हैं उसका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ जाता है, और ये नॉर्मल लॉस हर बार जो है वो कस्टमर के पास से वसूल किया जाता है। सिंपली मैंने जो चाय वाला एग्जांपल दिया कि भाई चाय जो है उसमें जितना आप दूध पानी वगैरह ऐड करेंगे, बट उसमें से जितना दूध या पानी ऐड किया उनसे क्वांटिटी चाय की फिनिश गुड्स क्वांटिटी जो है वो कम ही मिलेगी। तो अगर आप चाय का बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली जितना दूध या पानी आप यूज कर रहे हो उसका जो कॉस्ट हो रहा है वो आप कस्टमर के पास से ही वसूल करेंगे। अगर आप 10 रुपए में एक चाय का कप
पी रहे हैं तो उस 10 रुपए के अंदर अंदर वो जो दूध में उबाल आया और उस वजह से जो नॉर्मल लॉस हुआ वो भी आप ही पे कर रहे हैं एज ए कस्टमर। समझ में आ रहा है? दैट इज नॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है कि वो अवॉइडेबल है, वो हर बार नहीं हो रहा है, वो अगर ध्यान से करेंगे तो एबनॉर्मल लॉस शायद होगा ही नहीं। एबनॉर्मल लॉस है वो खराब हो गई चीज, रॉ मटेरियल खराब हो गया, वो टूट गया, फूट गया, राइट, ऐसा कुछ भी हो सकता है, या फिर लेबर को नहीं आता है, या फिर कोई और चीजें, कोई ऐसी चीजें हो सकती है जो शायद वो कंसिडर नहीं कर पाएंगे और उस वजह से लॉस हो जाएगा। जैसे कि ये चाय वाला ही अगर एग्जांपल हम कंटिन्यू करें तो अगर कोई रीजन से जो दूध है वो फट गया तो उस वजह से जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे कम चाय बनी, राइट, तो वो एबनॉर्मल लॉस है, वो दूध फट गया, दूध जो है वो गिर गया, राइट, खराब हो गया, कोई भी रीजन से, तो वो एबनॉर्मल लॉस है। उस वजह से ऐसा नहीं होगा कि चाय वाला उस दिन आपके पास से 12 रुपए वसूल करेगा, वो 10 रुपए ही वसूल करेगा, वो एबनॉर्मल लॉस है, वो अवॉइडेबल था और उसके लिए कस्टमर पे ही नहीं करते हैं, तो उसको जनरली कॉस्टिंग पैनल में चार्ज करते हैं, वो गुड यूनिट्स बेयर नहीं करेंगे। नॉर्मल लॉस है वो गुड यूनिट्स बेयर करेंगे, बट जो एबनॉर्मल लॉस है वो गुड यूनिट्स बेयर नहीं करते, उसको कॉस्टिंग पैनल में चार्ज करते हैं, वो ओवरऑल प्रॉफिट में से कम हो जाता है उस वजह से, राइट। और एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में उसका कॉन्सेप्ट आया ही होगा। एबनॉर्मल गेन थोड़ा सा अलग है। एबनॉर्मल गेन क्या है? जो आपका नॉर्मल एक्सपेक्टेड लॉस था, नॉर्मली जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, नॉर्मल लॉस है वो पहले से जनरली एक्सपेक्ट कर लिया जाता है, उसको अज्यूम या फिर उसको बजट वगैरह कह सकते हैं, या फिर जनरली कितना होता है वो स्टैंडर्डाइज कर लिया जाता है। अगर वो स्टैंडर्डाइज्ड लॉस से आपका लॉस एक्चुअल में कम होता है, दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल गेन। आपने जितना एक्सपेक्ट किया है कि भाई इतना लॉस होगा, नॉर्मल लॉस इतना होगा, ये अनअवॉइडेबल है, उनसे अगर आपका लॉस जो है वो एक्चुअल में कम हो रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल गेन। वो कोई भी रीजन से हो सकता है, वो अगर एबनॉर्मल गेन एक आध बार कई बार हो जाता है, कोई रीजन से अलग से प्रोसेस किया जाए फिर कुछ भी, तो उसे भी कंसिडर किया जाएगा। उस वजह से आपका नॉर्मल लॉस की वजह से जो कॉस्ट गुड यूनिट्स जो ज्यादा बेर कर रहे हैं वो कम हो जाएगा। वो कैसे करेंगे ट्रीटमेंट इन द अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंट्स, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं, राइट। तो ये एबनॉर्मल गेन हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा है कि आपकी जो प्रोडक्शन होगा उसमें जितना रॉ मटेरियल है उसका 5% नॉर्मल लॉस है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बट अगर एक्चुअल में आपका जो लॉस हुआ है वो 3% हुआ, तो जो 2% आपका नॉर्मल लॉस कम हुआ है, दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल गेन, क्योंकि वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था बट वो हुआ। समझ में आ रहा है? दैट इज एबनॉर्मल गेन। अब ये नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन ये हमने समझा। अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी कॉस्ट अकाउंट में, वो यहाँ पर समझना जरूरी है, राइट। तो इसका थियरी और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों में ही हेल्पफुल होगा, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना चाहिए, राइट। तो चलिए वो समझते हैं। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस। लॉस ऑफ मटेरियल इज इनहेरेंट ड्यूरिंग प्रोसेस ऑपरेशन। मटेरियल का लॉस होना ये इनहेरेंट है, ये आप कभी भी 100% जीरो नहीं कर सकते कि लॉस कुछ हो ही ना, राइट, वो इनहेरेंट है, होने ही वाला है। द लॉस ऑफ मटेरियल अंडर डिफरेंट प्रोसेसेस arises due to reasons like evaporation or a change in the moisture content etc. मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए, प्लस हो जाए, तो उस वजह से भी क्वांटिटी प्लस माइनस हो जाती है, इवापोरेट हो सकता है। प्रोसेस लॉस इज डिफाइंड एज द लॉस ऑफ मटेरियल अराइजिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑपरेशन एंड इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द इनपुट क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल एंड इट्स आउटपुट। ये जो लॉस हुआ वो जितना इनपुट ऐड किया और उसमें से जितना आउटपुट मिला, उन दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज कंसिडर्ड एज लॉस। There are two types of material losses, which is a normal loss and abnormal loss. Normal process loss. It is also known as normal wastage. It is defined as the loss of material which is inherent in the nature of work. Inherent है, ये होने ही वाला है, आप कुछ भी कर लें। Such a loss can be reasonably anticipated from the nature of the material. या आप एंटिसिपेट कर सकते हैं, पहले से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना लॉस होगा। जैसे कि नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर ऐसा है कि उस वजह से जितना आप उसको मतलब कि ऐसा है कि जितना आप ऐड कर रहे हैं उतना आपको सब कुछ पूरा का पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा। नेचर ऑफ ऑपरेशन, जिस तरह के प्रोसेस ऑपरेशन करने वाले हैं। द एक्सपीरियंस एंड टेक्निकल डेटा, एक्सपीरियंस कि भाई हाँ इतना हर बार लॉस होता है,
तो ऐसा हो सकता है। टेक्निकल डेटा मिला है कि भाई जनरली इतना एक्सपेक्टेड है कि इसमें से जितना इनपुट करेंगे इसमें से इतना आउटपुट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों के बेसिस पर पता चल सकता है कि भाई कितना हमें नॉर्मल लॉस ऑफ एक्सपेक्ट करना है। सिंपली अगर आप कोई भी फॉर एग्जाम्पल आप चिप्स बनाते हैं, फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं, राइट, तो जितने भी पोटैटोज आप यूज करते हैं, जितना भी केजीज ऑफ पोटैटोज आप ने लेकर आए हैं, डेफिनेटली उसका पूरा का पूरा आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पोटैटोज जो है उसमें से जो उनकी छिलके वगैरह है वो निकल जाएंगे। उस वजह से थोड़ा सा जो वजन है, राइट, वो तो कम होने ही वाला है, उसमें से कुछ खराब भी निकल सकता है। दैट इज नॉर्मल लॉस और वो होता ही है। ऑपरेशन, नेचर ऑफ ऑपरेशन, तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई पोटैटोज में से वो जो छिलके वगैरह निकल जाएंगे, ये सारे फ्रूट्स वेजिटेबल्स में हो जाएगा। तो वो जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जितना इनपुट डाला उतना हम पूरा का पूरा आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल ऐसा है। पेट्रोल डीजल में भी कह सकते हैं कि इवापोरेट होता है, तो वो नेचर ऑफ मटेरियल ऐसा है। फिर नेचर ऑफ ऑपरेशन की बात करें तो जो चाय बनाने की एग्जांपल दिया कि भाई चाय में जो उबलने की प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा जो दूध वगैरह पानी वगैरह वो इवापोरेट होने ही वाला है। दैट इज नेचर ऑफ ऑपरेशन की भाई ये होने ही वाला है, राइट। फिर एक्सपीरियंस से भी पता चलेगा कि भाई किसमें कितना लॉस होता है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, भले ही पढ़ाना जो है वो सर्विस है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोसेस और एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग, बट उसमें भी जितना पढ़ाते हैं, अगर यहाँ पर यूट्यूब में हम हो सके उतना ट्राई करेंगे कि इसमें कोई भी टाइप का नॉर्मल लॉस ना हो, कोई भी टाइम पास वगैरह ना हो, राइट। मैं सिंपली जो पानी पीता हूँ, तो ऐसा नहीं कि ये जितने भी लेक्चर्स है उसमें कभी भी मुझे पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आई ट्राई कि मैं उसको एडिट कर दूं, राइट। वहां पर मैं वीडियो पोस्ट कर देता हूँ, या फिर वो वीडियो में जब भी मैंने पानी पिया उसको मैं एडिट कर दूं ताकि आपका टाइम बचे। बट प्रैक्टिकली जब फिजिकली अगर लेक्चर ले रहे हैं तो उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो मैं पानी पीऊं ही ना, पानी भी पीना पड़ता है, वॉशरूम भी हो सकता है, मतलब कि कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है, आपको हंसाना भी पड़ता है, राइट, कुछ और बातें भी करनी पड़ती है। फिजिकल लेक्चर्स होते हैं तो उसमें ऑप्शन नहीं रहता है, ऑप्शन नहीं रहता है कि आप पूरा पढ़ाते ही जाओ, क्योंकि उसमें ब्रेक जो है वो देने पड़ते हैं। बट यहाँ पर यूट्यूब में मैं पढ़ाता हूँ तो उसमें ब्रेक देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसमें आप कभी भी पॉज कर सकते हैं, कभी भी आप लेक्चर को स्किप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप बोर हो रहे हैं, आपका हेडेक हो रहा है, कुछ भी। बट वो चीज फिजिकल में नहीं हो सकती, तो फिजिकल में मुझे ब्रेक्स देने ही पड़ेंगे, कुछ और बातें करनी ही रहेगी। दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल लॉस। वो एक्सपीरियंस से पता चलेगा, राइट, कि कब आपको क्या चीजें करनी है, उसमें सिर्फ आप नहीं पढ़ा सकते। सो वो भी एक नॉर्मल लॉस है, होता ही है। अगर कोई एम्प्लॉयज है वो भी नॉर्मल लॉस, उनका भी कुछ ना कुछ होगा, वो भी कंटिन्यूअसली 8 आवर्स की उनके शिफ्ट है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो 8 आवर्स पूरा का पूरा काम करेंगे, उसमें उनका भी टाइम पास कहीं ना कहीं होगा ही। टी ब्रेक्स होंगे, लंच ब्रेक्स होंगे, वो वॉशरूम के लिए जाएंगे, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लॉस। तो इस वजह से भी कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं, राइट। चलिए, और टेक्निकल डेटा कई बार मटेरियल या प्रोसेस में से भी पता चल सकता है कि भाई इतना लॉस होगा, राइट। इट इज अनअवॉइडेबल बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द मटेरियल और द प्रोसेस, ये अनअवॉइडेबल है। इट आल्सो इंक्लूड्स यूनिट्स विथड्रॉन फ्रॉम द प्रोसेस फॉर टेस्ट और सैंपलिंग। ये जो चीज है नॉर्मल लॉस में, अगर कोई भी हमने यूनिट्स को चेक करने के लिए, टेस्टिंग के लिए या फिर सैंपल्स के लिए भी अगर विड्रॉ किया है तो उसे भी नॉर्मल लॉस माना जाएगा, क्योंकि वो टेस्टिंग वेरिफिकेशन जो प्रोसेस करना है, राइट, वो भी जरूरी है, वो अनअवॉइडेबल है। उनसे ही पता चलेगा कि भाई आपका जो फिनिश गुड्स का पूरा लॉट है वो बराबर है या नहीं। मतलब कि वो विड्रॉन में अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल वगैरह अगर टेस्टिंग हो रहा है तो उसमें मोबाइल फोन जो है वो लॉस नहीं हो रहा है, वो आपने टेस्ट कर लिया, फिर वो आप सेल कर सकते हैं। बट अगर कोई खाने पीने की चीज है तो उसमें अगर चाय बनाने वाला जो चाय चखता है, राइट, वो जो चाय चखता है वो डेफिनेटली नॉर्मल लॉस है, क्योंकि वो टेस्ट कर लिया, वो किसी को सर्व नहीं कर सकते हैं, वो है ही नहीं, वो लॉस्ट। समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीजें जो है उसमें जो टेस्टिंग वेरिफिकेशन आता है और उसके लिए जो विड्रॉ किया जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस, राइट। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसमें गलती हो सकती है, इसमें से कुछ एमसीक्यू वगैरह भी बन सकता है। Treatment in cost accounts. The cost of normal process loss in practice is absorbed by good units produced. जो good units produce हुए हैं उनको normal loss को bear करना रहेगा. Under the process,
द अमाउंट रियलाइज्ड बाय द सेल ऑफ नॉर्मल प्रोसेस लॉस यूनिट शुड बी क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट। अगर नॉर्मल लॉस जो हुआ है और उसको हम कहीं पर सेल कर सकते हैं, डिस्कार्ड कर सकते हैं और उसके सामने कुछ भी अमाउंट हमें रियलाइज होती है, तो वो जो अमाउंट रियलाइज होती है उसको हमें जो कॉस्ट है प्रोसेस का पूरा उसमें से उस अमाउंट को माइनस करना है, जिससे हमारा ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। क्योंकि ये जो नॉर्मल लॉस में से जो हमने पैसे कमाए हैं उस वजह से सी नॉर्मल लॉस की अमाउंट है वो किसको बेयर करनी है, वो गुड यूनिट्स को बेयर करनी है। बट अगर उसमें से कुछ पैसे मिले तो उस वजह से नॉर्मल लॉस कम हो जाएगा, उस वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग है वो कम हो जाएगा, तो उसको क्रेडिट किया जाएगा। राइट, यहाँ पर इसके रिलेटेड एक एग्जांपल दिया है, इनसे आपको इसके बारे में और क्लैरिटी मिल जाएगी। अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2। Material issued to process 1 amounted to rupees 40,000, wages rupees 30,000 and manufacturing overheads were rupees 27,000। यहाँ पर प्रोसेस 1 जो है उसमें क्या क्या एक्सपेंसेस हुआ है वो बताए हैं। मटेरियल है 40,000, वेजेस है 30,000 एंड ओवरहेड्स है वो 27,000। नॉर्मल लॉस एंटिसिपेटेड वाज 5% ऑफ इनपुट। जितना इनपुट दिया उसका 5% नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है। 4750 units of output were produced and transferred out from process 1। आउटपुट हमें कितना मिला 4750 यूनिट्स जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया गया। There were no opening stocks। Input raw material issued to process 1 were 5000 units। इनपुट कितना दिया था 5000 यूनिट्स, उसमें से मिला कितना 4750, तो बाकी का नॉर्मल लॉस हो सकता है। स्क्रैप हैज नो रियलाइजेबल वैल्यू। ये जो स्क्रैप है, ये जो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस होगा उसकी कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस 1 अकाउंट, वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस एंड यूनिट्स ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2। तो प्रोसेस अकाउंट जो बनेगा प्रोसेस 1 अकाउंट, उसमें ये सारी चीजें आ जाएगी। कैसे बनेंगे प्रोसेस 1 अकाउंट? मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोसेस अकाउंट में जो कॉलम्स रहती है वो यूनिट्स और रुपीस की रहेगी, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही साइड पर। तो ये पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर यूनिट्स आएंगे और यहाँ पर रुपीस, अगेन पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीस। राइट, तो यहाँ पर जो हमें बताया गया है कि भाई मटेरियल कितना दिया है हमें, ये भाई 5000 यूनिट्स है वो आपने ऐड किए हैं एज ए इनपुट और उसका कॉस्ट था 40,000 रुपीज। फिर वेजेस हमें बताए थे 30,000 के, उसमें वेजेस में तो कोई मटेरियल के यूनिट्स नहीं होंगे, और जो ओवरहेड्स बताया था वो था 27,000। राइट, 40 30 27 और 5,000 था। और हमें बताया कि भाई नॉर्मल लॉस जो है वो कितना एक्सपेक्टेड है। राइट, 5% ऑफ इनपुट, तो नॉर्मल लॉस कितना जाएगा भाई 5,000 इंटू 5%। तो 5,000 के 5% करेंगे तो हो जाएंगे 250 यूनिट्स। राइट, तो 5,000 में से नॉर्मल लॉस है 250 यूनिट्स, बट इसका अमाउंट कोई भी क्रेडिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट कर देंगे तो ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा। बट यहाँ पर कॉस्ट जो है वो ये जो आउटपुट मिलेगा उसी को बेयर करना रहेगा। और हमें बताया कि भाई नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर किया, प्रोसेस 2 में 4750। सो 4750 प्लस 250 हो जाता है 5000। मतलब यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन नहीं हुआ है, जितना नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड था उतना ही हुआ है, उसके अलावा सब कुछ हमें आउटपुट मिल गया है। राइट, तो यहाँ पर जो बाकी का अमाउंट होगा, राइट, बैलेंसिंग अमाउंट, वो क्या हो जाएगा 4750 यूनिट्स का कॉस्ट। सो 40 प्लस 30 प्लस 27, राइट, तो वो हो जाता है 70 प्लस 27 मतलब 97,000। तो 97,000 कॉस्ट हो जाएगी 4750 यूनिट्स की। से यहाँ पर अगर हम ऐसा सोचते कि अगर 5,000 यूनिट्स आपको मिलते हैं तो 97,000 डिवाइड बाय 5,000 करते तो कितना हो जाता, तो पर यूनिट कॉस्ट हो जाता 19.4 रुपीज। बट यहाँ पर एक्चुअल में हमारा 250 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ है, तो हमें मिले हैं 4750 यूनिट्स। तो अगर 9750 डिवाइड बाय 4750 करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगा 20.42 रुपीज। इसका मतलब कि जो ये 4750 यूनिट्स है उसका पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गया 19.4 से 20.42, मतलब अराउंड एक रुपीज से कॉस्ट पर यूनिट है वो बढ़ गया, क्योंकि ये जो 250 यूनिट्स का जो कॉस्ट था वो कौन बेयर कर रहा है, 4750 यूनिट्स। क्लियर, समझ में आया? यही कॉन्सेप्ट है इसका। तो नॉर्मल लॉस जो होगा उसमें यूनिट्स क्रेडिट किए जाएंगे बट कॉस्ट क्रेडिट नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर कुछ भी रियलाइज होता है तो उतना क्रेडिट किया जाएगा। यहां पर हमें स्पेसिफिकली बोला है देयर इज नो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, तो इस वजह से हम यहां पर कुछ भी क्रेडिट नहीं कर सकते हैं अगेंस्ट नॉर्मल लॉस। राइट, यहां पर मैंने ये सिर्फ रफली समझाने के लिए बताया है, आपको प्रॉपरली बाय टू वगैरह जो है, राइट, वो सब कुछ लिखना रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए
अब ये जो चीज है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। फिर एग्जाम्पल 2 दिया है नॉर्मल लॉस विथ रियलाइजेबल वैल्यू। जो एग्जाम्पल 1 था उसी का डेटा एज इट इज है। मटेरियल 40,000, वेजेस 30,000, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 27,000, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट 4750 यूनिट्स आउटपुट मिला, 5,000 हमने इनपुट दिया था। सिर्फ एक लाइन चेंज है, दैट इज स्क्रैप हैज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ₹2 पर यूनिट। यहां पर पहला जो एग्जांपल था उसमें स्क्रैप की कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं थी। एग्जांपल 2 में स्क्रैप की वैल्यू दी गई है ₹2 पर यूनिट और फिर सेम क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर चेंज क्या होगा आपका, एज इट इज क्वेश्चन में आपका पूरा ये बनेगा प्रोसेस अकाउंट। अरे बट यहां पर जो अमाउंट नॉर्मल लॉस है उसमें कुछ क्रेडिट किया जाएगा। कितना? ₹2 पर यूनिट आप सेल कर सकते हैं। तो ये जो 250 यूनिट्स है उसको भी हम सेल कर पाएंगे। उसमें 250 यूनिट्स इंटू ₹2 हमें मिलेगा, तो 500 रुपीज जो है वो हमें मिलेंगे नॉर्मल लॉस के सामने। तो उस वजह से जो हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। तो यहां पर जो ये कॉस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं जनरली, यहां पर यूनिट कॉस्ट कैसे मिल सकता है उसके लिए एक फॉर्मूला बताई गई है, सिंपल है। क्या करना है, सी हम यहां पर क्या करेंगे, ये पूरा 97,000 डेबिट का टोटल करेंगे, उसमें से ये 500 हम माइनस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा प्रोसेस 2 में कितना ट्रांसफर करना है, दैट इज 96,500। और ये 96,500 को अगर हम 4750 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पर यूनिट कॉस्ट। तो वो कितना होता है, 96,500 डिवाइड बाय 4750, तो होता है 20.3157, ताकि प्रिसाइजली आपको मिल सके 20.3158। तो यहां पर ये जो प्रोसेस 2 या फिर और कोई भी अमाउंट क्रेडिट पर आती है तो उसकी वैल्यूएशन करने के लिए फॉर्मूला दी गई है, सिंपली क्या, टोटल कॉस्ट, जो भी पूरा प्रोसेस का टोटल कॉस्ट हुआ है उसमें से रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, मतलब कि 97,000 माइनस 500, राइट। उसको डिवाइड करेंगे टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 97,000 टोटल कॉस्ट है, उसमें से जो रियलाइजेबल वैल्यू है 500 रुपीज नॉर्मल लॉस की, उसको डिवाइड करेंगे, टोटल इनपुट था 5,000 यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट्स से 250, तो ये हो जाएगा 20.3158, राइट। सिंपल ये फॉर्मूला है, बट इसका लॉजिक क्या है कि भाई जितना डेबिट किया है आपने एक्सपेंस में उसमें से जो नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू है उसको माइनस कर देंगे तो हमें बाकी की जो अमाउंट है वो मिल जाएगी। बट उसको हमें पर यूनिट में कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, उसको हम टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स, मतलब कि 4750 यूनिट्स जो है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा, दैट इज ₹20.3158 इन दिस केस। अब इसका लॉजिक या फिर इसको करने की जरूरत क्या है, ये तो सिर्फ हम बैलेंसिंग फिगर से भी कर सकते हैं। यस, इन दिस क्वेश्चन, इन दिस टू एग्जांपल्स, एग्जांपल 1 एंड 2 ऐसा कर सकते हैं। बट एग्जांपल 3 से जब एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन आएंगे तब डायरेक्टली सिर्फ बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी डेबिट क्रेडिट होंगे। तो उस केस में ये जो फॉर्मूला है इसका यूज किया जाएगा और ये पर यूनिट कॉस्ट हमें निकालना रहेगा, राइट। चलिए, तो वो हम एबनॉर्मल लॉस और उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। बट ये फॉर्मूला का लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, इसका यूसेज कहां पर होगा वो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे। चलिए, तो ये एग्जांपल 2 था, राइट, सिंपल। अब देखते हैं एबनॉर्मल लॉस, abnormal process loss. It is also known as abnormal wastage. It is defined as the loss in excess of the predetermined loss. जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उनसे ज्यादा लॉस हुआ। नॉर्मल लॉस है वो एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है, बट उनसे ज्यादा अगर लॉस हो जाएगा दैट इज कंसिडर्ड एज abnormal loss. This type of loss may occur due to the carelessness of workers. वर्कर ने अच्छे से ध्यान नहीं दिया, a bad plant design, प्लांट की डिजाइन अच्छी नहीं है और उस वजह से आउटपुट अच्छे से नहीं मिल रहा है, और ऑपरेशन, सबोटेज एटसेट्रा, ये सारे रीजन हो सकते हैं। कोई डिजास्टर या ऐसी कोई चीजों की वजह से भी एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। सच अ लॉस कैन नॉट ऑब्वियसली बी एस्टिमेटेड इन एडवांस, ये पहले से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं।
बट इट कैन बी केप्ट अंडर कंट्रोल बाय टेकिंग सुटेबल मेजर्स। बट ध्यान रखेंगे तो ये लॉसेस कम हो सकते हैं, राइट। पहले से पता नहीं है बट थोड़ा सा रिपेयर मेंटेनेंस हो रहा है प्लांट वगैरह का, वर्कर्स को ट्रेनिंग वगैरह दे रही है, तो ये सारे एबनॉर्मल लॉसेस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंट्स, द कॉस्ट ऑफ एन एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस यूनिट्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स। यहाँ पर यूनिट जो लॉस है, प्रोसेस लॉस यूनिट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट। मतलब जो हमने आगे के क्वेश्चन, मतलब एग्जांपल 2 में जो हमने 20.3158 जो देखा था, वो आउटपुट का भी वही वैल्यू है और एबनॉर्मल लॉस का भी वही वैल्यू रहेगा पर यूनिट। द टोटल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस इज क्रेडिटेड टू द प्रोसेस अकाउंट फ्रॉम विच इट अराइजेस। जो एबनॉर्मल लॉस जो मिला है उसको उस अकाउंट में, प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस इज नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। इन फैक्ट द टोटल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल प्रोसेस लॉस इज डेबिटेड टू द कॉस्टिंग P&L अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में से उसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा और उसमें जो रियलाइजेबल वैल्यू होगी वो माइनस करने के बाद, एबनॉर्मल लॉस में उतना क्रेडिट करने के बाद जो अमाउंट बचेगी वो कॉस्टिंग P&L में डेबिट किया जाएगा, राइट। एबनॉर्मल लॉस जो है उसकी जितनी वैल्यू है वो इक्विवेलेंट टू आउटपुट रहेगा और उसको प्रोसेस अकाउंट में से क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसको प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा और एबनॉर्मल लॉस में डेबिट किया जाएगा। मतलब कि जितनी वैल्यू एबनॉर्मल लॉस की है उसको टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, क्रेडिट करेंगे तो टोटल कॉस्ट कम हो जाएगा। फिर उसको एबनॉर्मल लॉस में ट्रांसफर करेंगे। उस एबनॉर्मल लॉस में जो एबनॉर्मल लॉस वो कितना होगा, इक्विवेलेंट टू वैल्यू ऑफ आउटपुट। उसमें से जो रियलाइज हुआ है अगेंस्ट एबनॉर्मल लॉस उतना माइनस कर दिया जाएगा और फिर वो जो नेट अमाउंट होगी वो कॉस्टिंग P&L में डेबिट किया जाएगा, राइट। क्योंकि वो नेट लॉस रहेगा, नेट एबनॉर्मल लॉस रहेगा, राइट। इसके रिलेटेड एग्जांपल करते हैं तो समझ में आ जाएगा। एग्जांपल 3 में भी सेम चीजें ही दी गई है, राइट। कि प्रोसेस 1-2 अमाउंट का जो कॉस्ट है वो एज इट इज है 40, 30, 27, नॉर्मल लॉस 5%, सिर्फ आउटपुट को चेंज कर दिया, दैट इज 4550 यूनिट्स। बाकी इनपुट 5000 है और जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो ₹2 पर यूनिट। तो एग्जांपल 2 से इसमें डिफरेंस क्या है, आउटपुट। एग्जांपल 2 में 4750 था, एग्जांपल 3 में 4550 यूनिट्स का आउटपुट मिला है, राइट। इसमें आपको ये प्रोसेस 1 अकाउंट बनाना है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस वगैरह, राइट। चलिए, तो जो हमने आगे बनाया था उसी में कंसिडर हम कर सकते हैं, थोड़ा सा यहां पर चेंज होगा, राइट। चलिए, तो देखिए जो डेबिट करना था वो तो ऑलरेडी हमने कर दिया है, नॉर्मल लॉस का भी जो करना था वो कर दिया है। अब प्रोसेस 2 में हमें एक्चुअली प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कितना हुआ है ये क्वेश्चन में हमारा चेंज हो रहा है, दैट इज 4550। सी टोटल इनपुट कितना था 5000, तो डेबिट साइड पर है 5000 और क्रेडिट साइड पर है 4550 प्लस 250। तो यहां पर कुछ डिफरेंस आ रहा है, 4550 प्लस 250 हम अगर करेंगे तो वो हो जाएगा 4800। तो यहां पर 200 का डिफरेंस आ रहा है, दैट इज बैलेंसिंग फिगर और ये हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। क्योंकि आपने कितना एक्सपेक्ट किया था लॉस 250, बट एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है 450। 250 नॉर्मल लॉस है बट बाकी का जो 200 है दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि आपको जो 5000 था उसमें से 250 हटा देंगे तो 4750 आउटपुट मिलना चाहिए था, बट एक्चुअल में 4550 ही आपने प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया है। तो जो बाकी का 200 है दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस और उस वजह से हमारा जो प्रोसेस अकाउंट है उसमें से कॉस्ट है वो कम हो जाएगा और उसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, राइट। तो यहाँ पर 200 यूनिट्स जो है, राइट, वो यहां से कम होंगे और उसकी जो वैल्यू है उससे भी हमें यहां पर क्रेडिट करना रहेगा। अब उसकी वैल्यू कितनी आएगी जो हमने यहां पर कैलकुलेट किया है 20.3158, ये पर यूनिट है, राइट। तो अगर हमें एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करना है तो वो कितना हो जाएगा भाई, 200 यूनिट्स इंटू ₹20.3158 और जो नेक्स्ट प्रोसेस में हम ट्रांसफर करेंगे प्रोसेस 2 का जो इनपुट है वो कितना होगा 4550 यूनिट्स इंटू ₹20.3158। इसीलिए ये जो फॉर्मूला है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स ट्रांसफर्ड से या फिर एबनॉर्मल लॉस यूनिट से। इवन एबनॉर्मल गेन होगा उसको भी यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा एबनॉर्मल गेन यूनिट्स से, तो हमें अमाउंट मिल जाएगी कि कितना हमें डेबिट या क्रेडिट करना रहेगा। तो यहाँ अगर हम एबनॉर्मल लॉस की बात करें तो 200 यूनिट्स इनटू 20.3158 तो वो हो जाएगा
4063 रुपीज। यहाँ पर आप डेसिमल्स नहीं लेंगे तो चलेगा। और 4550 यूनिट्स जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर 20.3158 से, तो वो हो जाएगा 92,437 रुपीज। तो इसको हमें यहाँ पर क्रेडिट करना होगा 92,437, और जो एबनॉर्मल लॉस का है वो है 4063 रुपीज, राइट। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा, 97,000 टोटल हो जाएगा इसका। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से करना होगा। यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस अकाउंट नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर करेंगे, और एबनॉर्मल गेन की अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए वो अमाउंट हमें जानने के लिए ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो बैलेंसिंग फिगर जो था वही लिख सकते थे, बट जहां पर एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आएगा वहां पर हम सीधा बैलेंसिंग फिगर नहीं लिख सकते। इस फॉर्मूला से आपको पर यूनिट कैलकुलेट करना होगा, या फिर सीधा ही आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप अलग से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या फिर इवन ये ब्रैकेट में भी दिखा सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 200 यूनिट्स इनटू जो आपकी वैल्यू मिली 21.3158, तो भी चलेगा, राइट। इस तरीके से आपको वैल्यू दिखानी रहेगी। तो एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 4063 रुपीज का, और प्रोसेस 2 में हम ट्रांसफर कर रहे हैं 92,437 रुपीज। अब यहां पर हम समझते हैं कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, राइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको आगे के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको जानने को मिलेगा। सो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, इसमें भी हम वही कॉलम्स बनाएंगे, यूनिट्स एंड रुपीज, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीज की। सी प्रोसेस अकाउंट में से ट्रांसफर करेंगे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में। तो इसकी एंट्री क्या होती है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1 अकाउंट। ये प्रोसेस 1 में हमने क्रेडिट किया, एबनॉर्मल लॉस में हम डेबिट करेंगे प्रोसेस 1 अकाउंट। कितने यूनिट्स है, 200 यूनिट्स। कितनी वैल्यू है, 4063 यूनिट्स। सी अब हमें यहां पर क्वेश्चन में बताया है कि भाई जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितना रहेगा, ₹2 पर यूनिट। तो एबनॉर्मल लॉस आप सेल करेंगे तो उसको भी आपको, उसमें भी आपको पर यूनिट ₹2 मिलेंगे। तो उसको हमें क्या करेंगे, उसकी एंट्री। सी एबनॉर्मल लॉस के सामने आपको पैसे मिल रहा है, और ये कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम है, यहाँ पर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम हम अज्यूम करते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं बताया है क्वेश्चन में तो यहाँ पर सीएलसी में से आपको रिकवर किया जाएगा। सो सीएलसी अकाउंट है वो डेबिट होगा, और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। सो यहाँ पर होगा सीएलसी 200 यूनिट्स इंटू ₹2। अब सी पता नहीं है कि ये जो 400 रुपए है वो हमें मिले हैं या फिर मिलने वाले हैं, मतलब रिसीवेबल है या फिर कैश एंड बैंक है। इसीलिए हमें सीएलसी में, यहाँ पर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कैश बैंक हो या फिर रिसीवेबल हो, सब कुछ कहां पर जाएगा, सीएलसी में, राइट। तो सीएलसी अकाउंट जो है वो यहाँ पर डेबिट होगा और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा। अब यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर है, मतलब कि 4063 का आपका टोटल एबनॉर्मल लॉस था, उसमें से 400 रियलाइज हो चुके हैं। सो बाकी की जो अमाउंट है, राइट, 4063 माइनस 400, तो हो जाएगा 3663। ये आपका ट्रांसफर किया जाएगा कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में, और ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। 3663 जो है वो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ये आपका नेट लॉस है जो कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर किया जाएगा। क्लियर? ये अकाउंट भी इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल में नहीं दिया है बट आपको आगे के क्वेश्चंस में आएगा, तो ये समझ में आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं कई बार कि भाई प्रोसेस अकाउंट और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लीजिए। 4-5 मार्क्स में ऐसे छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये एग्जाम्पल 3 था, इसमें हमने एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी सीखा, राइट। चलिए, ये रहा, इसका यहाँ पर ये कैलकुलेशन वगैरह दिया हुआ है, राइट। चलिए, अब समझते हैं एबनॉर्मल प्रोसेस गेन और यील्ड। जितना हमने नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट किया था उनसे कम हुआ तो एबनॉर्मल गेन हो जाएगा। Sometimes loss under a process is less than the anticipated normal figure. जितना हमने नॉर्मल फिगर एंटिसिपेट किया था उनसे एक्चुअल लॉस कम हुआ। In other words, the actual production exceeds the expected figure. या फिर जितना प्रोडक्शन एक्सपेक्ट किया था उनसे ज्यादा ही प्रोडक्शन हो चुका। Under such a situation, the difference between actual and expected loss or actual and expected production is known as abnormal gain or yield. जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उनसे जो एक्चुअल में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ उसी को एबनॉर्मल गेन कहा जाएगा। So abnormal gain may be defined as an unexpected gain in production under the normal conditions.
This arises due to overestimation of process loss, improvements in work efficiency of workers, used better technology in production, etc. Abnormal gain क्यों हो सकता है? शायद हो सकता है कि जो प्रोसेस लॉस है वो हमने ज्यादा ही एस्टिमेट कर लिया एक्चुअल से, या फिर वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ चुकी है, वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोडक्शन में ज्यादा अच्छी यूज होने लगी है, तो फटाफट या फिर ज्यादा अच्छे से काम हो चुका। इसको किस तरह से कॉस्ट अकाउंट में हम ट्रीट करेंगे? सी, एबनॉर्मल लॉस है वो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, एबनॉर्मल गेन है वो डेबिट होगा प्रोसेस अकाउंट में। मतलब कि प्रोसेस अकाउंट डेबिटेड टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट किया जाएगा। उस वजह से जो हमारा नॉर्मल लॉस है वो कम हो जाएगा, जो हमारा यूनिट्स है वो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट वैसे कम नहीं होगा, बट उस वजह से एबनॉर्मल गेन कॉस्टिंग पैनल में हम ट्रांसफर करेंगे। जितना हमने नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट किया था उनसे कम हुआ है तो उतना हम कॉस्टिंग पैनल में चार्ज करेंगे। The process account under which abnormal gain arises is debited with the abnormal gain and credited to abnormal gain account. Entry होगी process account debit to abnormal gain account, which will be closed by transferring to costing P&L account, और इसको फिर costing P&L में ट्रांसफर करेंगे। बट इसी यहाँ पर हमें नॉर्मल लॉस में से जितना भी एबनॉर्मल गेन हुआ है उसमें जितना नॉर्मल लॉस के सामने हमने रिकवरी कंसिडर किया है उतनी रिकवरी हमें कम करनी होगी, क्योंकि वो नॉर्मल लॉस के सामने अगर हमें जो भी रियलाइज होने वाला था वो तो होने ही वाला था। अगर एबनॉर्मल गेन नहीं होता तो भी उतना तो मिलता ही, तो उनसे हमारा एबनॉर्मल गेन है वो कम हो जाएगा। कैसे, वो समझेंगे इस एग्जांपल को करेंगे तो। द कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल गेन इज कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन। जो नॉर्मल प्रोडक्शन में कॉस्ट हुआ है उसी के बेसिस पर एबनॉर्मल गेन की अमाउंट है वो डिसाइड की जाएगी। अगेन एग्जांपल 4 है, उसमें सिमिलर डेटा यूज किया गया है 40, 30, 27। एक्सपेंस जो है 5% इनपुट है। यहाँ पर आउटपुट है वो चेंज हो गया, दैट इज 4850 यूनिट्स। इनपुट 5000 और रियलाइजेबल वैल्यू है वो ₹2 पर यूनिट। राइट, चलिए इसका हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। यूनिट्स पर्टिकुलर, यूनिट्स रुपीस, पर्टिकुलर यूनिट्स एंड रुपीस, सिंपल। चलिए अब जो चीजें दे रखी थी पहले से वो तो हम एज इट इज लिख ही देते हैं। 5000 मटेरियल ऐड किया था, 40,000 रुपीज हुए थे। वेजेस जो है वो 30,000 उसका कॉस्ट था। ओवरहेड्स है वो 27,000 था, उसमें कोई यूनिट्स नहीं होता। नॉर्मल लॉस जो है वो हमने एक्सपेक्ट किया था 5% ऑफ इनपुट, दैट इज 250 यूनिट्स, और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू ₹2 पर यूनिट, दैट इज 500। राइट, यहां तक तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, वही चीज थी। अब यहां पर हमें आउटपुट दिया है, मतलब कि प्रोसेस 2 में हम जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो बताया है 4850 यूनिट्स। सो 4850 प्लस 250 अगर हम करते हैं तो वो हो जाता है 5100। 4850 प्लस 250 अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 5100। मतलब कि क्रेडिट साइड पर यूनिट्स का टोटल ज्यादा आ रहा है और यहाँ पर इनपुट में 5000 ही है, तो यहाँ पर 100 रुपीज का डिफरेंस डेबिट साइड पर आएगा और उससे हम कहेंगे एबनॉर्मल गेन। मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई 4750 यूनिट्स हमें मिलेंगे, बट एक्चुअल में आपको 4850 मिले हैं, तो 100 यूनिट्स का आपको गेन मिला है। जो नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट किया था उनसे एक्चुअल लॉस कम हुआ है, 150 का ही एक्चुअल लॉस हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहां पर जो हम नॉर्मली ये जो आउटपुट की वैल्यू निकालते हैं उतना ही कंसिडर किया जाएगा, पर यूनिट जो है वो एबनॉर्मल गेन का कंसिडर किया जाएगा। वो हम कैसे करते हैं, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितना है भाई 97,000, उसमें से नॉर्मल लॉस की रिकवरी कितनी है 500, उसको डिवाइड करेंगे भाई एक्चुअल इनपुट कितना था 5000, उसमें से हम नॉर्मल लॉस के यूनिट्स माइनस करेंगे, दैट इज 250, तो हमें मिल जाएगा अमाउंट, दैट इज ₹20.3158। ये ऑलरेडी हमने एग्जांपल 2-3 में कैलकुलेट किया था। तो ये जो 20.3158 है उनको यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 4850 से, और यहां पर 100 यूनिट्स से, तो यहां पर हो जाएगा 2032, और यहां पर हो जाएगा 98,532। राइट, तो 98,532 प्लस 500 माइनस ये कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल में ये हमारा मिल रहा है या नहीं।
तो हो जाता है यहाँ पर अकाउंट क्लोज, सिंपल। तो एबनॉर्मल गेन जो है उसकी भी जो वैल्यू है वो जितना नॉर्मल प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसी को पर यूनिट के हिसाब से कंसिडर करना है और जितने एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। समझ में आ रहा है? प्रोसेस अकाउंट को डेबिट किया और एबनॉर्मल गेन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनते हैं, वो एबनॉर्मल गेन अकाउंट कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। एबनॉर्मल गेन अकाउंट है, उसमें से जो एबनॉर्मल गेन होगा वो हमें ट्रांसफर करना होगा कॉस्टिंग पीएनएल में। तो एबनॉर्मल गेन कितना मिला है भाई, 2032 रुपीज का। तो प्रोसेस अकाउंट यहां पर क्रेडिट साइड पर लिखेंगे क्योंकि एंट्री होती है प्रोसेस वन अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। कितना यूनिट्स है, 100 यूनिट्स, उसकी कितनी अमाउंट है, 2032 रुपीज। अब ये जो एबनॉर्मल गेन है उसको हमें ट्रांसफर करना है कॉस्टिंग पीएनएल में। बट सी यहां पर हम देखिए 250 यूनिट्स जो है वो हमने लॉस एक्सपेक्ट किया था और उसके सामने 500 रुपीज रियलाइज होने वाला था, बट एक्चुअल में 100 यूनिट्स जो है वो हमारे ज्यादा मिले हैं, मतलब कि एक्चुअल लॉस 150 यूनिट्स का ही हुआ है। तो उसके सामने जो 2 रुपीज है वो रिकवर नहीं होंगे ऐसा कह सकते हैं, या फिर उतना तो गेन होने ही वाला था, वो एबनॉर्मल गेन नहीं है। अगर हम ऐसा एक्सपेक्ट करें कि भाई नॉर्मल लॉस जो है वो अगर 250 का ही होता तो भी हमें 100 यूनिट्स जो ये ज्यादा मिले उसके सामने 2 रुपीज तो मिलेंगे ही। तो ये जो 100 यूनिट्स के सामने नॉर्मल लॉस की रिकवरी है 200, उससे हमारा एबनॉर्मल गेन कम हो जाएगा क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन नहीं है, ये तो होने ही वाला था, 200 रुपीज का तो गेन होने ही वाला था। बाकी का जो गेन है दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल गेन। तो जितना नॉर्मल लॉस मतलब कि जितना यूनिट्स हमारा एबनॉर्मल गेन का है उसके सामने जो नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू है उसको डेबिट किया जाएगा, मतलब कि इसकी एंट्री होगी एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। यहां पर हम नॉर्मल लॉस अकाउंट भी बना देते हैं। सी नॉर्मल सिनारियो में नॉर्मल लॉस अकाउंट है उसमें क्या होगा कि भाई प्रोसेस अकाउंट में से यहां पर ट्रांसफर किया जाएगा और उसके सामने रिकवरी की जाएगी, राइट। अगर रिकवरी होती है तो, बाकी रिकवरी नहीं होगी तो इसमें सिर्फ यूनिट्स आएंगे, अमाउंट आएगा ही नहीं, तो ये अकाउंट है वो जीरो ही रहेगा इसकी अमाउंट जो है। बट अगर रिकवरी हो रही है तो कैसा होगा, सिर्फ पहले यहां पर प्रोसेस अकाउंट में से नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री क्या होती है, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट। यहां पर प्रोसेस अकाउंट में होगा 250 यूनिट्स थे और उसमें से 500 रियलाइज होने वाला है, जो यहाँ पर हमने क्रेडिट किया है प्रोसेस अकाउंट में, नॉर्मल लॉस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, सिंपल। अब इसमें से रियलाइज होगा तो क्या करेंगे, सीएलसी अकाउंट जो हमने अब नॉर्मल लॉस में जैसे समझा था वैसे ही नॉर्मल लॉस में भी होगा कि भाई सीएलसी अकाउंट कैश बैंक या फिर रिसीवेबल्स की जगह पर हम सीएलसी यूज करेंगे, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है, तो सीएलसी अकाउंट को डेबिट करेंगे और जो ये नॉर्मल लॉस अकाउंट है उसको हम क्रेडिट करेंगे क्योंकि उतना पैसा हमें मिलने वाला है 250 यूनिट्स और 500, तो यहां पर ये क्लोज हो जाएगा। बट इन दिस एग्जाम्पल 4, ये एग्जाम्पल 2 या 3 के लिए आपका नॉर्मल लॉस अकाउंट ऐसा बनता, एग्जाम्पल 2 या 3 के लिए आपका नॉर्मल लॉस अकाउंट ऐसा बनता। बट एग्जाम्पल 4 के लिए हमें यहां पर बताया कि भाई एबनॉर्मल गेन है 100 यूनिट्स का, मतलब कि आपका एक्चुअल नॉर्मल लॉस 250 नहीं है 150 ही है, तो 100 यूनिट्स के सामने जो आपने रिकवरी एक्सपेक्ट की है वो उतना नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपका यहां पर हमने क्या एंट्री की है, नॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल गेन में डेबिट किया है तो नॉर्मल लॉस के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा नॉर्मल लॉस अकाउंट, सॉरी एबनॉर्मल गेन अकाउंट, क्योंकि उतना तो गेन आपका उतना एक्चुअल में रिकवर नहीं हो पाएगा क्योंकि वो नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं है 100 यूनिट्स और उसका अमाउंट 200, उतना कम हो जाएगा। बाकी की अमाउंट जो है वो आपको रियलाइज होगी थ्रू सीएलसी, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर दैट इज 150 यूनिट्स और 500 में से 200 चल जाएंगे तो 300, उतना आपको रियलाइज होगा। नॉर्मल लॉस के सामने उतना आपको रियलाइज होगा, 300 है, 3000 नहीं है ये। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एबनॉर्मल गेन जो है 100 यूनिट्स आपको ज्यादा मिले हैं उसके सामने 200 रियलाइज नहीं होने वाला है, इसीलिए नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू कम कर दी गई है। समझ में आ रहा है। और एबनॉर्मल गेन जो है उस अकाउंट में भी अब जो बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पर 2032 है उसमें से अगर हम 200 निकाल देंगे, राइट, तो वो हो जाएगा 1832, राइट। तो ये 1832 है वो हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, कॉस्टिंग पीएनएल में। एंट्री हो जाएगी
एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट 1832 रुपीज। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से ये एबनॉर्मल गेन अकाउंट और ये नॉर्मल लॉस अकाउंट इन एग्जांपल 4 इस तरीके से बनेगा। अगर एग्जांपल 2 या 3 के लिए नॉर्मल लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो नॉर्मल लॉस में डेबिट साइड पर होगा प्रोसेस अकाउंट और क्रेडिट साइड पर होगा सीएलसी। सिंपल, और पूरी की पूरी अमाउंट 250 यूनिट्स 500 रुपीज। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन? राइट, चलिए, तो ये जो सारे हमने लेजर्स वगैरह समझे, तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी वो एक बार देख लेते हैं। एंट्रीज रिलेटेड टू नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, ये आप पॉज करके आप ये लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये मॉड्यूल में वैसे डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, बट इसके रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज तो नहीं पूछते हैं इस प्रोसेस अकाउंट में से, प्रोसेस कॉस्टिंग में से, बट इसके रिलेटेड आपको लेजर पोस्टिंग पूछ सकते हैं, लेजर्स बनाने के लिए पूछ सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आपके लेजर पोस्टिंग होगा, तो लेजर्स बनाने के लिए हेल्पफुल होगा, कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगा। तो ये एंट्रीज दी गई है, राइट। नॉर्मल लॉस जो भी होगा तो वो रियलाइजेबल वैल्यू है तभी ये एंट्री होगी। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट, बाकी तो कोई अमाउंट ही नहीं होगा। फिर उसमें से जो रियलाइज होगा उसके लिए सीएलसी अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। फिर जो एबनॉर्मल लॉस होगा तो एबनॉर्मल लॉस टू प्रोसेस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस जो स्क्रैप सेल करेंगे तो सीएलसी टू एबनॉर्मल लॉस, और जो बाकी की जो नेट अमाउंट होगी उसको कॉस्टिंग पैनल में ट्रांसफर करेंगे तो कॉस्टिंग पैनल टू एबनॉर्मल लॉस नेट अमाउंट पर। फिर एबनॉर्मल गेन होगा तो प्रोसेस टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। उसमें नॉर्मल लॉस जितना हमने नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट किया है उसको एबनॉर्मल गेन अगर कुछ भी हुआ है तो उसके सामने एडजस्ट किया जाएगा। तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस अकाउंट, जितने यूनिट्स हमारे एबनॉर्मल गेन के मिले हैं उसकी रियलाइजेबल वैल्यू के साथ। एंड एबनॉर्मल गेन जो होगा नेट उसे ट्रांसफर किया जाएगा कॉस्टिंग पैनल में। सो एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पैनल, राइट। तो आप यहाँ पर ये इस वीडियो को भी पॉज करके आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, अपने मॉड्यूल या नोट्स वगैरह में लिख सकते हैं, राइट। ये पहली दो एंट्रीज हैं, फिर ये 3, 4 एंड 5 रिलेटेड टू एबनॉर्मल लॉस एंड 6, 7, 8 रिलेटेड टू एबनॉर्मल गेन। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल और थियरी दोनों ही पूछ सकते हैं। और यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल 4 वगैरह है वो भी हमने कवर अप कर लिया। और ये और पूरा जो नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन वाला, यहाँ पर देखिए आपको एबनॉर्मल गेन का अकाउंट भी दिया है एग्जाम्पल 4 में, राइट। यही चीज हमने समझ ली ऑलरेडी। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आगे के क्वेश्चंस में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो आपको अच्छे से समझना जरूरी है। कुछ भी समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इलस्ट्रेशन 2 समझते हैं। आपको डाउट हो तो आप टेलीग्राम वगैरह पर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का जो मेरा हैंडल है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप वहां पर भी आप डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम वगैरह पर भी आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए इलस्ट्रेशन 2 जो है वो हम समझते हैं। अब प्रोडक्ट पासेस, ये पेज नंबर 10.11 पर दिया हुआ है। Illustration 2. A product passes through 3 processes. The output of each process is treated as the raw material of the next process to which it is transferred. And output of the third process is transferred to finished stock. Process 1 का output process 2 के लिए input, process 2 का output process 3 के लिए input, और process 3 में से जो मिलेगा वो finished stock होगा। यहाँ पर हमें ये तीनों ही प्रोसेस के मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, राइट। 10,000 units have been issued to process 1 and after processing the output of each process is as under. Process 1 में कितना इनपुट किया है 10,000 यूनिट्स, और फिर कितना किस प्रोसेस का आउटपुट मिला और वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कितना इनपुट दिया वो बताया है। प्रोसेस 1 में आउटपुट कितना मिला है 9750 यूनिट्स, और नॉर्मल लॉस 2%। सी ये 2% किससे होंगे 10,000 यूनिट्स के, वो इनपुट के लॉस होता है। तो अगर हम यहाँ पर नॉर्मल लॉस इन यूनिट्स अगर करें तो प्रोसेस 1 में कितना होगा 10,000 का 2%, दैट इज 200 यूनिट्स, राइट। तो आउटपुट हमें मिला है 9750 यूनिट्स, हमारा इनपुट था 10,000। सो 9750 प्लस 200 अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा 9950, राइट। तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हमें मिलेगा कि भाई 9950 आपका आउटपुट है जबकि इनपुट कितना था 10,000, तो एबनॉर्मल लॉस होगा 50 यूनिट्स। फिर प्रोसेस 2 में आउटपुट मिलता है 9400 और इसमें 5%
नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड है। प्रोसेस 2 का इनपुट कितना है 9750, क्योंकि ये जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है वही प्रोसेस 2 का क्या होगा इनपुट। तो 9750 का 5%, 9750 इंटू 0.05 मतलब कि वो हो जाएगा 487.5 हो रहा है, तो उसको 488 अगर हम कंसिडर करेंगे राइट तो 9400 प्लस 488 तो हो जाता है 9888, और एक्चुअल में हमारा जो इनपुट था वो कितना था 9750, तो यहाँ पर एबनॉर्मल गेन मिलेगा कितना यूनिट्स 138 यूनिट्स का। और जो प्रोसेस 3 है उसमें आउटपुट मिला है 8000, उसमें इनपुट कितना था 9400 और नॉर्मल लॉस कितना एक्सपेक्टेड है 10%, तो 9400 का 10% करना है, दैट इज 940 यूनिट्स। तो 9400 में से अगर 940 यूनिट्स माइनस करेंगे तो होता है 8460, जबकि हमें आउटपुट कितना मिला है 8000, तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस होता है 460 यूनिट्स का। समझ में आ रहा है 8000 आउटपुट फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफर किया जाएगा। ये यूनिट्स निकाल दिए, बाकी वो जो हमें प्रोसेस अकाउंट से तीनों ही बनाएंगे तो कैलकुलेशन कॉस्ट वगैरह हमें मिल जाएगा, सिंपल। ये सारी चीजें हमें डेबिट करनी रहेगी, प्लस जो प्रोसेस 2 और 3 में जो ये प्रोसेस 1 का आउटपुट और प्रोसेस 3 के केस में प्रोसेस 2 का आउटपुट होगा वो हमारे डेबिट किया जाएगा इन नेक्स्ट प्रोसेस। नो स्टॉक ऑफ मटेरियल और WIP वाज लेफ्ट एट द एंड, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आर्टिकल्स। यहाँ पर हमें फिनिश्ड आर्टिकल्स का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, बट उसके लिए तीनों ही प्रोसेस अकाउंट्स बनाने रहेंगे। चलिए सबसे पहले प्रोसेस 1 अकाउंट सी, यहाँ पर है पर्टिकुलर्स यूनिट्स टोटल मतलब कि रुपीज, पर्टिकुलर्स यूनिट्स टोटल रुपीज। यहाँ पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाला है, वो सिर्फ इलस्ट्रेशन 1 में ही दिया था। तो यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं वो हम डेबिट करेंगे प्रोसेस 1 में, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स, और हमारे यूनिट्स थे इनपुट के 10,000 यूनिट्स। सो प्रोसेस 1 अकाउंट में मटेरियल 10,000 और 40,000 उसकी वैल्यू, लेबर थे 6,000 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 10,000, इसमें कोई यूनिट्स नहीं होते हैं। नॉर्मल लॉस हमें बताया था 2% ऑफ इनपुट, तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में जाएगा 2% ऑफ 10,200 यूनिट्स, इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी गई है तो यहाँ पर अमाउंट होगा 0। समझ में आ रहा है। आउटपुट हमें दिया है 9750 यूनिट्स, तो उस वजह से एबनॉर्मल लॉस हो रहा है 50 यूनिट्स का। सो यहाँ पर प्रोसेस 2 में जाएगा 9750 और एबनॉर्मल लॉस होगा 50 यूनिट्स। अब इन दोनों की अमाउंट कैसे मिलेगा, टोटल कॉस्ट जो है मतलब कि 40 + 6 + 10 दैट इज 56,000, उसमें से जो नॉर्मल लॉस की कोई भी रिकवरी हुई है तो वो माइनस करेंगे, बट यहाँ पर रिकवरी है 0, तो ये जो 56,000 है उसी को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स से। नंबर ऑफ यूनिट्स कैसे मिलेंगे, जितने इनपुट्स है 10,000 उसमें से नॉर्मल लॉस जो है दैट इज 200 उसको माइनस करेंगे तो हो जाएंगे 9800। सो 56,000 डिवाइड बाय 9800 तो हो जाएगा पर यूनिट 5.7142 रुपीज। उसको हम एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और प्रोसेस 2 अकाउंट के यूनिट्स से उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर 5.7142 इंटू 50 286 रुपीज और 5.7142 इंटू 9750 55,714, तो हो जाएगा 56,000 और ये हमारा प्रोसेस 1 अकाउंट बन जाएगा। सी अगर आपको आगे कैलकुलेशन करना है तो उसमें डेसिमल्स 4 डेसिमल्स लेने एडवाइजेबल है, तो आपका आंसर एक्यूरेट मिलने के चांसेस है। यहाँ पर अगर आप 286 मतलब 285 पॉइंट समथिंग आ रहा है या फिर 286 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो यहाँ पर आप फुल अमाउंट में कन्वर्ट कर दीजिए, बट अगर आपको आगे कैलकुलेशन करना है जैसे कि यहाँ पर, तो वहां पर 4 डेसिमल्स का यूज करना एडवाइजेबल रहता है। क्लियर। अब ये जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर रहे हैं 9750 वो प्रोसेस 2 का इनपुट बनेगा प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है, तो प्रोसेस 2 अकाउंट में उसको सबसे पहले लिखा जाएगा टू प्रोसेस 1 अकाउंट 9750 55,714 रुपीज। समझ में रहा है। बाकी जो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स जो दिए थे हमें क्वेश्चन में, इसको हम डेबिट करेंगे 20,000 4,000 10,000। एक्स्ट्रा यूनिट्स यहाँ पर ऐड नहीं किए गए हैं, राइट, वो ध्यान में रखना। ये जो 10,000 था राइट हैव बीन इश्यूड टू प्रोसेस 1 है, मतलब वो सिर्फ 10,000 यूनिट्स प्रोसेस 1 में जाएंगे, बाकी प्रोसेस 2 में और एक्स्ट्रा यूनिट्स नहीं जाएगा। जो प्रोसेस 1 का आउटपुट है वही प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बनेगा, उतने ही यूनिट्स। तो मटेरियल 20,000, लेबर 4,000 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 10,000 ये दिया हुआ था। फिर हमें नॉर्मल लॉस बताया था 5%, ये 9750 का 5% ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया था 488 यूनिट्स, तो यहाँ पर नॉर्मल लॉस हो जाएगा 488 यूनिट्स, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दी है तो 0। और हमें जो आउटपुट दिया था प्रोसेस 3 के लिए जो इनपुट है वो है 9400, तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 138, दैट इज एबनॉर्मल गेन, वो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये कैसे मिलेगी, जो टोटल ऑफ डेबिट है, टोटल कॉस्ट नॉट टोटल ऑफ डेबिट,
राइट। इन सभी का टोटल ये हमारा कॉस्ट बन जाएगा 55,714 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 10,000। इसमें से नॉर्मल लॉस की रियलाइजेबल वैल्यू जो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इन्हीं का डेबिट का टोटल ही कॉस्ट बन जाएगा, दैट इज 89,714। इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस से, मतलब कि 9750 माइनस 488, तो हमें मिल रहा है 9.6862। ये पर यूनिट कॉस्ट हुआ, जिसको हम प्रोसेस 3 में जो ट्रांसफर कर रहे हैं उस यूनिट से, मतलब कि 9400 से मल्टीप्लाई करेंगे और एबनॉर्मल गेन के 138 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा 1337 और 91,051। मतलब हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई 488 का नॉर्मल लॉस होगा, जबकि 138 का हमें ज्यादा यूनिट्स मिले हैं, बट मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि 488 माइनस 138, तो ये हो जाता है 350 यूनिट्स जो है उतना ही नॉर्मल लॉस एक्चुअल में हुआ है, राइट। ये प्रोसेस 3 में ट्रांसफर किया जाएगा 9400, ये प्रोसेस 3 का इनपुट बन जाएगा, राइट। तो उसको डेबिट किया जाएगा प्रोसेस 3 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट में 9400 91051, और बाकी जो हमें मटेरियल लेबर ओवरहेड क्वेश्चन में दिए थे ये सभी डेबिट किया जाएगा 10,000 1,000 15,000। सो मटेरियल 10,000, लेबर 1,000 एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 15,000। नॉर्मल लॉस यहां पर हमें बताया गया था कि भाई 10% है और आउटपुट मिलेगा 8,000, तो 9400 का 10% तो 940 यूनिट्स नॉर्मल लॉस, इसमें कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। आउटपुट फिनिश स्टॉक में जो ट्रांसफर कर रहे दैट इज 8,000 यूनिट्स। तो बाकी का जो डिफरेंशियल अमाउंट है, सॉरी डिफरेंशियल यूनिट्स है दैट इज 460, जो अब नॉर्मल लॉस बन जाएगा, ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट यहां पर कर ही लिया था, राइट, वो मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पर जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 1,17,051, उसमें उसको डिवाइड करेंगे 9400 माइनस 940 से, राइट, तो हो जाएगा 13.8358 रुपीज। इसको हम 460 और 8,000 मतलब कि एबनॉर्मल लॉस और फिनिश स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 6364 एंड 1,10,687। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई टोटल कॉस्ट कितना हुआ, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड आर्टिकल, तो वो कितना हुआ, टोटल होता है 1,10,687 रुपीज। सिंपल, आप एक लाइन नीचे लिख सकते हैं कि भाई कितना कॉस्ट होता है, समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन था, राइट। ये एग्जांपल्स और जो कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। अब ऐसा ही क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 3, वो हम कवर अप करते हैं, पेज नंबर 10.13 पर है। RST Limited processes product Z through two distinct processes, process 1 and process 2। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, राइट, वो दो प्रोसेस में से पास होता है। ऑन कंप्लीशन इट्स ट्रांसफर्ड टू फिनिश स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द करंट ईयर, प्रिपेयर प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट। यहाँ पर हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3। प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 के लिए इनपुट है और प्रोसेस 2 का आउटपुट है वो फिनिश स्टॉक में जाएगा। प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 की इंफॉर्मेशन है, रॉ मटेरियल यूज्ड 7500 यूनिट्स, प्रोसेस 2 में कोई भी और मटेरियल ऐड नहीं किया जाता है। रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ₹60, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें रॉ मटेरियल कॉस्ट मिल जाएगा। प्रोसेस 2 में कोई मटेरियल नहीं है तो कॉस्ट भी नहीं होगा। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस और फिनिश स्टॉक, प्रोसेस 1 में से जो आउटपुट मिलेगा 7050 मिल रहा है जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया जाएगा, और प्रोसेस 2 में से 6525 का फिनिश स्टॉक मिल रहा है जो अब फिनिश स्टॉक वो अब फर्दर प्रोसेस नहीं किया जाएगा। नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट से 5%, मतलब कि ये जो 7500 है उसका 5% प्रोसेस 1 में नॉर्मल लॉस होगा, राइट। 7500 का 5% तो वो हो जाएगा 375 यूनिट्स, और यहां पर जो प्रोसेस 2 है उसमें बताया कि भाई 10% आपका नॉर्मल लॉस है, वो भी इनपुट का, तो 7050 प्रोसेस 2 के लिए इनपुट है तो उसका 10% मतलब हो जाएगा 705 यूनिट्स। क्लियर। फिर डायरेक्ट वेजेस दिए 135,750 और 129,250, ये दोनों ही रिस्पेक्टिव अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इसके 60% और इसमें 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ये 135,750 का 20% और ये 129,250 का 15% मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होगा। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप पर यूनिट 12.5, तो ये 375 यूनिट्स इंटू 12.5 करेंगे तो उतना हमारा प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, उनसे हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और प्रोसेस 2 में से 37.5 रुपीज रियलाइज होंगे तो 705 यूनिट्स इंटू 37.5 करना रहेगा। 6,000 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट,
ये जो 6525 यूनिट्स हमारे जो आउटपुट मिल रहा है फ्रॉम प्रोसेस टू, उसमें से 6000 यूनिट्स हम सेल कर रहे हैं एट 15% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट ऐड करके। Assume that there was no opening or closing stock of WIP, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो हमें ये तीनों ही अकाउंट्स बनाने हैं, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 हमने बनाया है, वैसे ही बनाएंगे। प्रोसेस 1 अकाउंट, उसमें सारे एक्सपेंसेस, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड से उसको हम डेबिट कर देंगे। मटेरियल दिया था भाई 7500 यूनिट्स और पर यूनिट दिया था 60 रुपीज, तो उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4,50,000। डायरेक्ट वेजेस आपको एज इट इज दिया था 135750। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला था 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो ये 135750 का 60%। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपको बोला था 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस फॉर प्रोसेस 1, तो ये जो 135750 है उसका 20%। सिंपल। नॉर्मल लॉस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, 5% ऑफ 7500, दैट इज 375 यूनिट्स। और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट थी 12.5, तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4688। फिर प्रोसेस 2 में कितना ट्रांसफर होगा वो भी दिया था 7050, तो 7050 प्लस 375 करते हैं तो वो कितना हो जाता है 7425, तो यहां पर डिफरेंस आ रहा है 75, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। अब इन दोनों की वैल्यू कैसे मिलेगी? टोटल कॉस्ट जो हो रहा है 6,94,350, उसमें से ये 4688 जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस है वो माइनस कर देंगे, उसको डिवाइड करेंगे यूनिट्स से। 7500 टोटल इनपुट, उसमें से नॉर्मल लॉस के यूनिट 375, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें पर यूनिट कॉस्ट मिलेगा, दैट इज रुपीज 96.7947, जिसको हम एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स और प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर कर रहे हैं उस यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 682,403 एंड 7259। सिंपल। तो ये हमारा प्रोसेस 1 बन गया। प्रोसेस 2 में ये ट्रांसफर करेंगे 7050 यूनिट्स और उसकी जो वैल्यू है 682,403 डेबिट होगा प्रोसेस 2 में 7050 682,403। बाकी के जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे। मटेरियल तो दिया नहीं है, लेबर दिया हुआ था 129,250 एज इट इज। डायरेक्ट एक्सपेंस में बोला था 65% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बोला था 15% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो ये 65% डायरेक्ट वेजेस के 65% हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस और 129,250 का 20% हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। सिंपल। नॉर्मल लॉस हमें बोला था 10% ऑफ 7050 यूनिट्स, दैट इज 705, और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट थी 37.5, तो उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 26,438 उतना हम प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, जिससे कॉस्ट कम हो जाएगा। अब फिनिश स्टॉक हमें बताया था 6525 यूनिट्स, तो 6525 प्लस 705 अगर हम करेंगे, राइट, तो वो कितना होता है 6525 प्लस 705, तो होता है 7230, जबकि हमारा इनपुट था 7050, तो उन दोनों का डिफरेंस हो रहा है 180, दैट इज एबनॉर्मल गेन। अब इसकी वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है, वो कैसे मिलेगा? टोटल कॉस्ट जितना भी हुआ है, मतलब कि ये 682,403, 129,250, डायरेक्ट एक्सपेंस 84,013 और ओवरहेड्स 193,387, उसका टोटल करेंगे, उसमें से नॉर्मल लॉस की रिकवरी 26,438 माइनस करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे यूनिट से 7050 माइनस 705 से, राइट, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट रुपीज 140.0496। इसको हम एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिनिश स्टॉक में जो ट्रांसफर होता है 6525 यूनिट्स उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें अमाउंट मिल जाएगी 913824 और 25,209 रुपीज। सिंपल। ये हमारा प्रोसेस 2 हो जाएगा। अब ये फिनिश स्टॉक अकाउंट भी बनाना है, तो फिनिश स्टॉक में कितना ट्रांसफर हो रहा है 6525 यूनिट्स एट रुपीज 913824, राइट, तो उतना फिनिश गुड्स अकाउंट में डेबिट होगा। प्रोसेस 2 अकाउंट 6525 913824। अब इसमें हमें बताया था कि भाई आपके 6000 यूनिट्स है वो सेल हो रहे हैं, तो यहाँ पर फिनिश स्टॉक में से 6000 यूनिट्स और उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में या फिर कॉस्टिंग पीएनएल में हम चार्ज करेंगे, और कॉस्टिंग पीएनएल में इसमें जो 15% ऑन कॉस्ट है वो प्रॉफिट ऐड किया जाएगा और उस अमाउंट पर सेल किया जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं 6000 यूनिट्स एट 140,496, जो हमारी ऊपर की वर्किंग नोट में जो हमें मिला था, तो वो हो जाता है 8,40,298, और बाकी की जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन 525 यूनिट्स एट 73,526, ये बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा।
इनकम स्टेटमेंट भी यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि पता चले कि भाई एक्चुअल में कितना इनकम हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ट्रांसफर कर रहे हैं 840298 जो यहाँ पर से हो रहा है फिनिश स्टॉक में से, फिनिश स्टॉक में से कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से कॉस्टिंग P&L में, और उसको हम सेल कर रहे हैं एट 15% ऑन कॉस्ट पर, मतलब कि 840298 प्लस या फिर इनटू 115% दैट इज 966343। और यहां पर हमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन एबनॉर्मल लॉस भी दिया था, तो वो भी हम यहां पर चार्ज करेंगे। सी एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन में जो स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू है वो माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट आती है वही हमें ट्रांसफर करना रहेगा। सो एबनॉर्मल लॉस था 75 यूनिट्स का, और उसकी जो हमें प्रोसेस 1 में से मिला था उसकी वैल्यू थी 7259, पर उसमें से रियलाइज भी होगा 12.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। जो नॉर्मल लॉस के लिए दिया था वही एबनॉर्मल लॉस के लिए भी रियलाइजेबल वैल्यू है। तो यहाँ पर 75 यूनिट्स इंटू 96.7947 जो पर यूनिट कॉस्ट था, उसमें से 12.5 जो रियलाइजेबल वैल्यू है उसको माइनस करने के बाद जो नेट अमाउंट है उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6322 ये नेट एबनॉर्मल लॉस होगा। अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं या फिर सीधा डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हैं। सिमिलर वे में एबनॉर्मल गेन उसका 180 यूनिट्स था, 140.0496 पर यूनिट कॉस्ट था, और रियलाइजेबल वैल्यू प्रोसेस 2 में था 37.5, तो उसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट एबनॉर्मल गेन 18,459। तो इन सभी की एंट्री के बाद हमें नेट प्रॉफिट मिलता है 138,182 रुपीज। सिंपल, समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये था इलस्ट्रेशन 3। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 थे वो नॉर्मल सिनेरियो ओपनिंग या क्लोजिंग WI के P के बिना किस तरह से प्रोसेस काउंट्स बनते थे उसके बारे में था। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, राइट? होपफुली यहां तक आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा। वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब तक हमने जो प्रोसेस कॉस्टिंग के क्वेश्चन देखे उसमें क्या था कि भाई कोई भी ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP नहीं दिया हुआ था। जितना ड्यूरिंग द पीरियड रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया जाता था उस पर प्रोसेस होता था, और उसको उसमें से या तो कुछ लॉसेस होते थे, कुछ गेन होता था, या फिर नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देते थे, और जो लास्ट प्रोसेस होता था उसमें से फिनिश गुड्स मिल जाते थे और वो सेल वगैरह करने के लिए यूज किए जाते थे। तो इस तरीके की सिचुएशंस अब तक हमने देखी है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जो पीरियड के लिए आप प्रोसेस कॉस्टिंग कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कुछ ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है, जो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब पहले कंप्लीट नहीं हुआ था, राइट? और एट द एंड ऑफ द पीरियड कुछ क्लोजिंग WIP भी हो सकती है जो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जिस पीरियड के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट, उस पीरियड के एंड होने तक वो अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस में है। फिनिश गुड्स या फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए वो आउटपुट अभी तक नहीं बना है। तो ये वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, वो किस तरह से किया जाएगा, उसको किस तरह से कंसिडर किया जाएगा, वो यहां पर हम कवर अप करने वाले हैं। क्योंकि जो ओपनिंग WIP है या क्लोजिंग WIP है उसमें कुछ प्रोसेसेस हुई है बट सारी की सारी प्रोसेसेस नहीं हुई है, तो उसको और जो आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड में मिल चुके हैं उन दोनों का वैल्यूएशन कुछ अलग तरीके से होगा, क्योंकि उसमें कुछ प्रोसेसेस ड्यूरिंग द पीरियड हुई है, कुछ प्रोसेसेस पहले हो चुकी थी इन केस ऑफ ओपनिंग WIP, और क्लोजिंग WIP के केस में कुछ प्रोसेसेस हो चुकी है और कुछ प्रोसेसेस नेक्स्ट पीरियड में होगी। जबकि जो आउटपुट आपको ड्यूरिंग द पीरियड मिला है उसमें हो सकता है कि ओपनिंग WIP में से भी आपको कंप्लीट यूनिट मिला हो, या फिर ड्यूरिंग द पीरियड जो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, ड्यूरिंग द पीरियड जो प्रोसेस की है उसी में से आपको कंप्लीटेड यूनिट्स मिले हो। तो उन दोनों में कॉस्ट जो है वो ड्यूरिंग द पीरियड कुछ अलग तरीके से इनकर हुआ है। ओपनिंग WIP में जो ऑलरेडी हो चुका था वो कॉस्ट ड्यूरिंग द पीरियड नहीं किया है। क्लोजिंग WIP में जो प्रोसेस नेक्स्ट पीरियड में करने वाला है उसका भी कॉस्ट इस पीरियड में नहीं किया है। तो जो यूनिट्स इस पीरियड में बने हैं उनका कॉस्ट ओपनिंग WIP में जो कॉस्ट इस पीरियड में किया, क्लोजिंग WIP में इस पीरियड में जो कॉस्ट किया, उन सभी को इक्विवेलेंट करना जरूरी बनता है। तभी हमें पर यूनिट कॉस्ट अच्छे से सही से मिलेगा, तभी हमें जो कंप्लीटेड यूनिट्स जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं या फिर लॉसेस वगैरह है, या फिर जो क्लोजिंग WIP हम नेक्स्ट पीरियड में लेकर जा रहे हैं उसका वैल्यूएशन अच्छे से पता चलेगा, तभी हमें प्रोसेस कॉस्टिंग फॉर सच पीरियड सही से मिलेगा। इसीलिए इसका वैल्यूएशन जो है वो अच्छे से करना जरूरी बनता है।
राइट। ओपनिंग WIP जब भी होती है तो उसमें दो तरीके से उसका वैल्यूएशन किया जा सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर या फिर वेटेड एवरेज बेसिस पर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पर क्या होगा कि जो ओपनिंग WIP में था वही पहले सबसे पहले आपका कंप्लीटेड यूनिट्स बने हैं, फिर जो इस पीरियड में जो इंट्रोड्यूस किए थे उसमें से कंप्लीटेड यूनिट्स बने हैं, रिमेनिंग जो रहेंगे वो। जबकि वेटेड एवरेज में ओपनिंग WIP और ड्यूरिंग द पीरियड जो भी इंट्रोड्यूस किए उन सभी को मिला दिया जाता है और उसमें से एवरेज निकाल कर कंप्लीटेड यूनिट्स बनते हैं। तो जब भी ओपनिंग WIP होती है तब फीफो या वेटेड एवरेज में से कोई एक मेथड का यूज किया जाता है। लीफो जनरली अलाउड नहीं है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस से कोई भी इन्वेंटरी के वैल्यूएशन में, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मना करता है, इसीलिए कॉस्टिंग में यूज कर सकते हैं। टोटली मना नहीं किया है, बट यहां पर आपको जो समझना है वो फीफो वेटेड एवरेज बेसिस पर समझना रहेगा। अगर ओपनिंग WIP नहीं दी है तो ये फीफो या वेटेड एवरेज वाला पोर्शन नहीं आएगा, राइट। हाँ, क्लोजिंग WIP हो सकती है, ओपनिंग WIP भले ही ना हो बट क्लोजिंग WIP हो सकती है, बट उसमें फीफो या वेटेड एवरेज की कुछ फर्क पड़ता नहीं है। तो यहां पर हम पहले जो समझेंगे वो विदाउट ओपनिंग WIP के एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो समझते हैं। उसके बाद हम जो ओपनिंग WIP में फीफो मेथड के बेसिस पर किस तरह से करेंगे वो हम यहां पर समझने वाले हैं। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, केस सिनेरियो वगैरह भी कवर अप करेंगे, राइट। फिर हम वेटेड एवरेज के बेसिस पर कैसे ओपनिंग WIP होगी और वेटेड एवरेज बेसिस पर किस तरह से हम वैल्यूएशन कर सकते हैं वो समझेंगे, राइट। तो वैल्यूएशन ऑफ WIP की ये जो थियरी है वो इतनी रिलेवेंट नहीं है क्योंकि बहुत सब कुछ लिखा है और ये समझ में नहीं आएगा विदाउट प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझना जरूरी है, वो हम समझेंगे तो ये थियरी अपने आप समझ में आ जाएगी, राइट। तो ये थियरी हम नहीं पढ़ते हैं, इलस्ट्रेशन वगैरह बाद में करेंगे क्योंकि वो फीफो वेटेड एवरेज रिलेटेड है। पहले हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 करते हैं। उसमें ओपनिंग WIP नहीं दे रखी है, क्लोजिंग WIP है, तो उसमें किस तरह से हम कंसिडर करेंगे वो देखते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 पेज नंबर 10.32 पर दिया हुआ है। An English willow company who manufactures cricket bat buys wood as its direct material. The foaming department processes the cricket bats and the cricket bats are then transferred to the finishing department where stickers are applied. ये जो कंपनी है वो बेड्स वगैरह बनाते हैं, वुड को परचेस करते हैं एज अ डायरेक्ट मटेरियल और उसके ऊपर प्रोसेस करके बेड्स बनाते हैं। फिर वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाता है। पहला डिपार्टमेंट है फॉर्मिंग डिपार्टमेंट जहां पर बेड्स बनते हैं और दूसरा डिपार्टमेंट दूसरी प्रोसेस है फिनिशिंग की जिसमें स्टिकर्स वगैरह लगा के फिनिशिंग किया जाता है। The foaming department began manufacturing 10,000 initial beds during the month of December for the first time and their cost is as follow. यहाँ पर ये जो फोमिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने 10,000 बेड्स जो है वो मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। पहला मंथ है, पहली बार कर रहे हैं, इनिशियल फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। और उसका कॉस्ट हमें दिया है, डायरेक्ट मटेरियल है 33,000, कन्वर्जन कॉस्ट है 17,000। कन्वर्जन कॉस्ट इंक्लूड्स लेबर एंड ओवरहेड्स, मतलब कि मटेरियल को आउटपुट या फिनिश गुड्स फॉर सच प्रोसेस बनाने के लिए जो कन्वर्जन करने के लिए जो कॉस्ट हुआ, दैट इज लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो होता है वो यहां पर कवर अप किया है। टोटल हो जाता है 50,000, राइट। अ टोटल ऑफ 8,000 क्रिकेट बेड्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। 10,000 बेड्स का उन्होंने रॉ मटेरियल लेके स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग करना। 8,000 जो बेड्स है वो दिसंबर मंथ में बन चुके हैं, राइट। और वो फिनिशिंग डिपार्टमेंट्स के लिए फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किए। द रेस्ट 2,000 वाज स्टिल इन द फॉर्मिंग प्रोसेस एट द एंड ऑफ द मंथ कंप्लीट हुआ दिसंबर में। 2,000 बेड्स अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, वो अभी भी फॉर्मिंग डिपार्टमेंट में ही है, फॉर्मिंग की प्रोसेस में ही है। All of the forming department's direct material were placed, but on average, only 25% of the conversion cost was applied to the ending work in progress inventory. जो ये 2,000 जो क्लोजिंग स्टॉक में है, क्लोजिंग WIP में है, उसमें सब कुछ मटेरियल ऐड कर दिया है, जो वुड वगैरह जो उसमें डालना था वो डाल दिया है 2,000 बेड्स के लिए भी, पर उसमें अभी भी लेबर और ओवरहेड्स का कुछ काम बाकी है। सिर्फ 25% काम ही अभी तक हुआ है एट द एंड ऑफ द डिसंबर। 2,000 बेड्स पर सिर्फ अभी तक 25% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो अप्लाई किया गया है, मतलब कि 75% है वो अभी भी पेंडिंग है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच कॉस्ट, द कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स।
चलिए, तो यहाँ पर क्या है, सी 10,000 बेड्स थे, उसमें से उन्होंने 10,000 बेड्स के लिए रॉ मटेरियल ऐड कर दिया है दिसंबर मंथ में। 8,000 बेड्स बन भी चुके हैं जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किए हैं, बट जो 2,000 बेड्स थे उसमें फोमिंग की प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, सिर्फ 25% प्रोसेस कंप्लीट हुई है, मतलब कि 75% प्रोसेस बाकी है। तो सी यहाँ पर 8,000 बेड्स है उसमें सारी की सारी प्रोसेस हो गई है, जबकि 2,000 बेड्स पर कन्वर्जन कॉस्ट में 25% ही प्रोसेस हुई है। तो 2,000 बेड्स पर पूरा का पूरा कन्वर्जन कॉस्ट ये जो 17,000 है वो अप्लाई नहीं होगा। 8,000 बेड्स पर पूरा का पूरा होगा, जबकि 2,000 बेड्स पर इक्विवेलेंट यूनिट्स में हमें कन्वर्ट करना होगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स मतलब कि 100% के सामने कितना कंप्लीट हुआ है, यहाँ पर 25% कंप्लीट हुआ है, तो 2,000 बेड्स का 25% मतलब कि 500 बेड्स है वो बन चुके हैं पूरे के पूरे, ऐसा मान सकते हैं, तो उसको उतना ही कॉस्ट अलोकेट किया जाएगा। यहां पर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, तो पूरा का पूरा कॉस्ट भी उसको पर यूनिट हिसाब से नहीं दे सकते हैं, उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करना जरूरी है। इसीलिए जब वर्क इन प्रोग्रेस आता है तो उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपने ओवरहेड्स में भी अप्लाई किया होगा, हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री रेट वाला, तो उसमें भी अगर डब्ल्यूआईपी थे तो डब्ल्यूआईपी के यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता था इक्विवेलेंट यूनिट्स में, क्योंकि डब्ल्यूआईपी जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ था, नहीं हुआ होता है, तो जो डब्ल्यूआईपी में है अभी भी, तो उसको इक्विवेलेंट टू कंप्लीटेड यूनिट्स कितना होगा वो हम कैलकुलेट करते थे, और उसके बेसिस पर सप्लीमेंट्री रेट अप्लाई करके ओवरहेड्स की इफेक्ट ट्रीटमेंट दी जाती थी, राइट। तो यहां पर भी हमें वही कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि ये जो 2000 बेड्स जो अभी भी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में है, जिसमें 25% कन्वर्जन कॉस्ट ही अभी तक उतनी ही प्रोसेस हुई है, तो वो इक्विवेलेंट टू कंप्लीटेड यूनिट्स कितना होगा, तो वो 500 यूनिट्स हो जाएगा। तो 500 यूनिट्स का ही क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में अभी जाएगा 17,000 में से, जो रॉ मटेरियल है वो पूरा का पूरा अप्लाई हो चुका है, तो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स होता है, उस वजह से कॉस्ट पर यूनिट चेंज होगा, और उस वजह से फिनिश गुड्स और जो फिनिश गुड्स जो इस प्रोसेस के हैं और जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में है उसकी हमें वैल्यूएशन मिलेगी। तो ये तीन चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए एक फॉर्मेट काइंड ऑफ हम बनाते हैं। जनरली जो डब्ल्यूआईपी वाले क्वेश्चन होंगे उसमें सभी में आपको ये तीन प्रोसेस करनी रहेगी, और उसके बाद आप प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट सबसे पहले बनाया जाता है, जिसमें कितने क्या पहले तो पर्टिकुलर्स ऑफ इनपुट लिखा जाता है, फिर इनपुट यूनिट्स कितने हैं वो मेंशन किए जाते हैं, उसमें से क्या आउटपुट मिला, पर्टिकुलर्स ऑफ आउटपुट लिखा जाता है, फिर आउटपुट के कितने यूनिट्स मिले वो लिखे जाते हैं, फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट किए जाते हैं फॉर ईच कॉस्ट। यहां पर रॉ मटेरियल में इक्विवेलेंट यूनिट्स अलग होंगे और कन्वर्जन कॉस्ट में अलग होंगे, क्योंकि हमें क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में बताया है कि भी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में भी पूरा को पूरा रॉ मटेरियल तो ऐड कर दिया है, बट अभी भी कन्वर्जन कॉस्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर रॉ मटेरियल एंड फॉर कन्वर्जन कॉस्ट अलग अलग कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहां पर रॉ मटेरियल का, उसमें भी दो कॉलम्स आएगी, परसेंटेज कितना कंप्लीट हुआ है और उसके यूनिट्स कितने होते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने होते हैं, एंड देन कन्वर्जन कॉस्ट की दो कॉलम्स आएगी, परसेंटेज एंड यूनिट्स। यहां पर हमें रॉ मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट को अलग अलग दिया है, इसीलिए हम इस तरीके से बनाएंगे। अगर आपको पूरा का पूरा कॉस्ट रॉ मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट एक ही साथ दिया है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स की एक ही कॉलम के अंदर दो परसेंटेज और यूनिट्स वाली कॉलम आ जाएगी, उसमें रॉ मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट अलग अलग नहीं करना है। और अगर आपको रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स तीनों अलग अलग दिए हैं और उनके परसेंटेजेस भी अलग अलग है, तो रॉ मटेरियल का अलग, लेबर का अलग और ओवरहेड्स का अलग, इस तरह से करना रहेगा, राइट। तो ये कॉलम्स बनेगी इस तरीके से, इसमें हम इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। यहां पर इनपुट सिर्फ एक ही है जो रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है, इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश यूनिट्स, कुछ भी यहां पर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी होता तो भी इनपुट बनता इस पीरियड के लिए, और वो कितना था हमें यहां पर दिया है, सॉरी,
10,000 बेड्स के लिए दिया है, तो 10,000 इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इनपुट है उसके यूनिट्स है 10,000। उसमें से आउटपुट हमें दो चीजें मिली, एक तो फिनिश्ड प्रोडक्ट जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है उसमें ट्रांसफर करेंगे। 8,000 क्रिकेट बैट्स वर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड, तो वो कंप्लीटेड यूनिट्स बन जाएंगे, वो कितने हैं 8,000। और जो हमारा क्लोजिंग WIP में है वो थे 2,000। तो यहां पर इनपुट और आउटपुट का टोटल हर बार मैच होना चाहिए। यहां पर नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन वगैरह भी आ सकते हैं इन पर्टिकुलर्स ऑफ आउटपुट, और उसके भी यूनिट्स हो सकते हैं। ये धीरे धीरे हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन नहीं दिया है, तो इसका टोटल जो है इनपुट और आउटपुट का मैच हो जाता है, डन। अब रॉ मटेरियल कंप्लीटेड यूनिट्स में कितने ऐड किए थे 100%, तो उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स भी कितने होंगे 8,000 के 100%, दैट इज 8,000 यूनिट्स। कन्वर्जन कॉस्ट में भी रॉ मटेरियल कंप्लीटेड यूनिट्स में सब कुछ कन्वर्जन हो चुका है, तो वो भी 100%, तो 8,000 यूनिट्स ही हो जाएंगे। मतलब कि जो कंप्लीटेड यूनिट्स है उसमें रॉ मटेरियल के लिए भी वो इक्विवेलेंट यूनिट्स 8,000 ही है, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए भी 8,000 यूनिट्स ही है। 2,000 यूनिट्स जो हमारा क्लोजिंग WIP है उसमें हमारा पूरा का पूरा रॉ मटेरियल ऐड कर दिया है, हमें यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, कि 2,000 were still in forming process at the end of the month. All of the forming departments direct material were placed. सारा का सारा मटेरियल है वो ऐड कर दिया है, बट ऑन एवरेज ओनली 25% ऑफ द कन्वर्जन कॉस्ट वाज अप्लाइड, बट ऑन एन एवरेज 25% ही कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई किया है। तो यहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल है वो तो 100% हो जाएगा, तो 2,000 का 100% दैट इज 2,000, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 25% अप्लाई किया गया है, तो 2000 के 25% मतलब कि 500 यूनिट्स, ये इक्विवेलेंट यूनिट्स है, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट में पूरा का पूरा क्लोजिंग WIP पे कन्वर्जन कॉस्ट अप्लाई नहीं किया गया है, ऑन एन एवरेज 25% किया है, तो इक्विवेलेंट टू कंप्लीटेड यूनिट्स कितना हो जाएगा 500 यूनिट्स, राइट, ताकि हम कॉस्ट पर यूनिट हम निकाल सके और उसका वैल्यूएशन है वो प्रॉपरली कर सके। तो यहां पर अब टोटल करेंगे यूनिट्स के, इक्विवेलेंट यूनिट्स के। रॉ मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं 10,000, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं 8,500, मतलब इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स रॉ मटेरियल के लिए 10,000 जितना हमने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया था, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए इक्विवेलेंट कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं 8,500, राइट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। जनरली WIP वाले क्वेश्चन में आपका सबसे पहला स्टेप जो होगा वो इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना ही होगा, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको वो एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन ही पूछते हैं, जैसे यहाँ पर 3 चीजें पूछी है वैसे ही पूछी जाती है। चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए ये 3 स्टेप्स करने हमारे लिए जरूरी है, फिर ही हमारा प्रोसेस अकाउंट है वो बन सकता है। फिर हमें दिया है कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, कन्वर्जन कॉस्ट है वो पर इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें कैलकुलेट करना है। हमारा जो यहाँ पर हमें आपको सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट पूछा है, यहाँ पर हम रॉ मटेरियल का भी कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपको पूरा जो है वो समझ में आ जाए, राइट। तो ये 33,000 और 17,000 को इक्विवेलेंट यूनिट से हम डिवाइड करेंगे। तो ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो कन्वर्जन कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, तो वो कैसे मिलेगा, टोटल कन्वर्जन कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। तो यहाँ पर टोटल कन्वर्जन कॉस्ट है ₹17,000 और इक्विवेलेंट यूनिट्स 8,500, तो ये हो जाएगा ₹2 आई थिंक, राइट, यस, ₹2 पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। चलिए, इसके साथ साथ हम डायरेक्ट मटेरियल का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, इसमें हम डायरेक्ट मटेरियल का जो टोटल कॉस्ट है, टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, उसको डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट
यूनिट्स ऑफ मटेरियल, ऑफ डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल। तो टोटल डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट है 33,000, राइट? हाँ, और उसके इक्विवेलेंट यूनिट्स है 10,000, तो ₹33,000 डिवाइड बाय 10,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो ये हो जाएगा ₹3.3 पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। फिर हमें थर्ड क्वेश्चन पूछा है कि भाई कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP कितना होगा और फिनिश प्रोडक्ट्स कितना होगा। तो दोनों के हम वैल्यूएशन निकालते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा है, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग WIP एंड कंप्लीटेड यूनिट्स। क्लोजिंग WIP में कितना होगा, तो उसमें दो एलिमेंट होंगे। एक तो रॉ मटेरियल का जो है, तो रॉ मटेरियल के लिए कितना है 10,000 यूनिट्स, सॉरी 2,000 यूनिट्स, सॉरी क्लोजिंग WIP में 2,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स बने थे, राइट? यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, उसको हम कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट था ₹3.3, तो ये हो जाएगा ₹6600। और जो कन्वर्जन कॉस्ट था उसके लिए था 2000, सॉरी उसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे कितने थे 500, तो 500 यूनिट्स इनटू ₹2 जो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट मिला था, तो 500 इंटू 2 दैट इज ₹1000, तो क्लोजिंग WIP की वैल्यू हो जाएगी 7600। अब हम निकालते हैं कंप्लीटेड यूनिट्स का वैल्यू। कंप्लीटेड यूनिट्स, उसके लिए कॉस्ट कितना होगा, तो रॉ मटेरियल 8000 यूनिट्स इंटू ₹3.3, तो वो 24240 कुछ होगा, सॉरी 26400। फिर कन्वर्जन कॉस्ट, उसमें यहां पर तो कंप्लीटेड यूनिट्स है तो 8000 यूनिट्स इक्विवेलेंट है इंटू ₹2, तो हो जाएगा 16,000, तो 26,400 प्लस 16,000 तो हो जाएगा 42,400। ये 42,400 प्लस 7600 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 50,000, जो हमारा इस पीरियड का टोटल कॉस्ट है, राइट? तो यहाँ पर हमारा जो ये क्वेश्चन जितना हमें पूछा था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, बट यहाँ पर हमें और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो है प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट। इस जो फॉर्मिंग प्रोसेस है उसका अकाउंट हमें पूछ सकते हैं, तो वो कैसे हो सकता है वो हम समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो 4 स्टेप्स है, सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करना, फिर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना, और उस जो भी आउटपुट है उसका वैल्यूएशन निकालना, ये 3 स्टेप्स करेंगे फिर ही हमें प्रोसेस अकाउंट है वो बना सकते हैं। और प्रोसेस अकाउंट का भी अगर आपको पूछेंगे डायरेक्टली तो भी ये 3 स्टेप्स करने पड़ेंगे, और जनरली आपको ये चारों के चारों क्वेश्चन पूछते हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करो, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करो, उसका वैल्यूएशन आउटपुट का निकालो और प्रोसेस अकाउंट बनाओ। यहाँ पर हम प्रोसेस अकाउंट भी बना लेते हैं, तो आगे के सारे क्वेश्चन में किस तरह से हमें प्रोसीड करना है वो समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मिंग प्रोसेस अकाउंट, जिस तरह से हमने आगे के इलस्ट्रेशंस में अकाउंट बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रुपीस। क्रेडिट साइड पर भी पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीस। चलिए, डेबिट साइड पर जो हमारे सारे के सारे एक्सपेंडिचर है वो लिखे जाएंगे। रॉ मटेरियल 10,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे और उसका कॉस्ट था 33,000। उसमें कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो किया था, उसमें यूनिट्स नहीं होते, सिर्फ अमाउंट होती है 17,000, राइट? ये हमारा टोटल कॉस्ट था। उसमें से हमें आउटपुट क्या मिला, जो हमारे फिनिशिंग प्रोसेस में ट्रांसफर किया, मतलब कि कंप्लीटेड यूनिट्स। तो कंप्लीटेड यूनिट्स कितने थे 8,000, और उसका कॉस्ट हमने यहाँ पर निकाला है 42,400। और हमारा क्लोजिंग WIP में कितने यूनिट्स थे, यहाँ पर हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं लिखने हैं, पूरे के पूरे यूनिट्स लिखने हैं 2000। ये इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हमने कैलकुलेट किया है
राइट। उसका पर्पस क्या है, जिससे हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट सही मिले और उस हिसाब से हम उसका वैल्यूएशन सही कर सके, क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं हो चुका है, तो उसको जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो भी पूरा का पूरा 2000 यूनिट्स के लिए नहीं लग सकता है, जितना हुआ है उतना ही उसको अप्लाई होगा, उतना ही चार्ज होगा, राइट। तो ये वैल्यूएशन पर्पस के लिए है, बाकी इन प्रोसेस तो 2000 यूनिट्स ही है, इक्विवेलेंट यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वैल्यूएशन पर्पस के लिए है। तो यहां पर 2000 यूनिट्स और उसका वैल्यूएशन कितना है 7600, राइट। तो यहां पर हमारा कॉस्ट है 50,000 और 10,000 यूनिट्स वो मैच हो जाता है और हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट पीरियड में ये क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी बन जाएगा और यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, प्रोसेस किया जाएगा, उसमें से कुछ यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में रहेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा, राइट। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी वाले क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा, राइट। तो इस तरीके से जनरली आपको प्रोसेस अकाउंट में जब भी डब्ल्यूआईपी होता है तो ये 4 क्वेश्चंस 4 स्टेप्स आपको करने रहते हैं, राइट। क्लियर। ये हमारा एडिशनल ये प्रोसेस अकाउंट भी बन गया, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 में पूछा नहीं था, बट आगे के क्वेश्चंस में आएंगे तो समझ में आ जाए। क्लियर। चलिए, तो ये डन। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 करते हैं, उसमें भी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं दिया है, उसके अलावा किस तरह से हम वैल्यूएशन करेंगे वो यहां पर समझना है, तो ये हम कवर अप कर लेते हैं, फिर फीफो वाले जो क्वेश्चन है वो कवर अप करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 पेज नंबर 10.35 पर दिया है। A company produces a component which passes through 2 processes. During the month of April, materials for 40,000 components are put into process 1, of which 30,000 were completed and transferred to process 2. Process 1 में 40,000 यूनिट्स है वो इंट्रोड्यूस किए गए, उसमें से 30,000 यूनिट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं और नेक्स्ट प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिए। Those not transferred to process 2 were 100% complete as to material cost and 50% complete as to labor and overhead cost. जो 30,000 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं तो उसमें तो मटेरियल भी चला गया पूरा का पूरा और लेबर ओवरहेड्स कन्वर्जन कॉस्ट भी पूरा का पूरा चला गया। बट जो 10,000 यूनिट्स those not transferred to process 2, मतलब कि 10,000 यूनिट्स जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है उसमें मटेरियल है वो पूरा का पूरा 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल कॉस्ट एंड 50% कंप्लीट एज टू लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट। 100% मटेरियल चला गया है और 50% है वो लेबर एंड ओवरहेड्स गया है इन क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, राइट। चलिए, तो प्रोसेस 1 कॉस्ट incurred were as follow: direct material 15,000, direct wages 18,000, factory overheads 12,000, right। ये हमें कॉस्ट दिया है। Of those transferred to process 2, 28,000 units were completed and transferred to finished goods stores. प्रोसेस 2 में कितना ट्रांसफर किया था 30,000, उसमें से 28,000 कंप्लीट हो चुका और फिनिश स्टॉक में चला गया। There was a normal loss with no salvage value of 200 units in process 2. नॉर्मल लॉस हुआ है 200 यूनिट्स का। नॉर्मल लॉस है वो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, अनअवॉइडेबल लॉस है और उसको गुड यूनिट्स जो है वो बेयर करेंगे। तो यहाँ पर 200 यूनिट्स जो है वो कम कर दिए जाएंगे, बट उस हिसाब से कॉस्ट कम नहीं किया जाएगा, उस वजह से जो गुड यूनिट्स है उसका कॉस्ट बेयर करेंगे। There were 1,800 units remained unfinished in the process. 1,800 यूनिट्स है वो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हो जाएंगे। सी 30,000 थे, उसमें से 28,000 कंप्लीट हो चुके, 200 का नॉर्मल लॉस हुआ और 1,800 है वो अभी भी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में है, मतलब कि 28,000 प्लस 200 प्लस 1,800 तो 30,000 हो जाएंगे। सो देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। Unfinished in the process with 100% complete as to materials and 25% complete as regards to wages and overheads. जो ये कॉस्ट है 1,800 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है, उसमें पूरा का पूरा रॉ मटेरियल ऐड कर दिया है, मतलब कि जो प्रोसेस 1 में से ट्रांसफर हुआ था वो इन प्रोसेस है, पर जो लेबर एंड ओवरहेड्स जो है वो 25% ही अभी तक कंप्लीट हुआ है। No further process material cost occur after introduction at the first process until the end of second process. पहली प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल ऐड किया जाता है वही, उसके बाद सेकंड प्रोसेस में कोई भी रॉ मटेरियल ऐड नहीं किया जाता है। When protective packing is applied to the completed component, but at the end of the second process, protective packing जो है वो लगाया जाता है, बट वो फिनिश गुड्स जितने कंप्लीट हुए हैं उसी के ऊपर होगा। वर्क इन प्रोग्रेस में पैकिंग मटेरियल यूज नहीं किया जा सकता है, वो जितना कंप्लीट हुआ है उसी में यूज किया जाएगा। The process and packing cost incurred at the end of the process 2 were as follow:
पैकिंग मटेरियल 4000, ये किसके लिए होगा? सिर्फ 28,000 फिनिश्ड गुड्स के लिए ही होगा। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये नॉर्मल प्रोसेसिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं है, राइट। डायरेक्ट वेजेस है 3500, ये सारे के सारे 30,000 या फिर ऐसा कह सकते हैं 29,800 में यूज होंगे। 200 नॉर्मल लॉस तो बेयर नहीं करेगा कुछ भी, और उसमें भी इक्विवेलेंट यूनिट के बेसिस पर होंगे, क्योंकि क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में सिर्फ 25% ही कंप्लीट हुआ है। एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,500, राइट। रिक्वायर्ड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस वन अकाउंट। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट और प्रोसेस वन अकाउंट हमें बनाना है, तो वो जो चारों स्टेप्स है वो करने ही पड़ेंगे। एंड प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस टू अकाउंट। यहाँ पर हमें दोनों ही प्रोसेस के लिए पूछा हुआ है। चलिए, तो यहां पर देखिए हमें इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो कैलकुलेट करने होंगे। सबसे पहले जो स्टेटमेंट बनाया था हमने, इसमें भी रॉ मटेरियल का कॉलम अलग और लेबर ओवरहेड्स का कॉलम अलग। सी यहां पर लेबर और ओवरहेड्स का कॉस्ट अलग अलग दिया है, बट जो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है वो सेम है, तो हम एक ही कॉलम में इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर लेबर एंड ओवरहेड्स का टोटल कॉस्ट करके उसको टोटल इक्विवेलेंट यूनिट से हम डिवाइड कर देंगे, तो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हमें मिल जाएगा। वो भी सही तरीका है। अगर आपको लेबर एंड ओवरहेड्स के कॉस्ट भी अलग दी है और परसेंटेजेस ऑफ कंप्लीशन भी अलग अलग दी है, तो अलग अलग कॉलम्स बनाने की जरूरत है, बाकी अलग अलग कॉलम्स बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। इसका जो आंसर दिया है थोड़ा अलग तरीके से दिया है, पर हमें एक ही स्टेटमेंट, एक ही फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, तो हमें इजी भी हो जाएगा, समझ में भी आएगा और गलती होने के भी चांसेस कम होंगे और प्रैक्टिस भी ज्यादा होगी। इनका जो उन्होंने प्रेजेंटेशन, आंसर का प्रेजेंटेशन है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल टेबल्स बना दिए हैं। इससे अच्छा है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम करेंगे, क्योंकि बाकी के सारे क्वेश्चंस जो है उसी में भी वही फॉर्मेट में हम इक्विवेलेंट यूनिट्स और कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो प्रोसेस वन और प्रोसेस टू दोनों के लिए हमें अलग अलग इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट, उसका वैल्यूएशन और प्रोसेस अकाउंट्स बनाने रहेंगे। तो वो करते हैं। सबसे पहले प्रोसेस वन के लिए करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। यहां पर मैं अच्छे से नहीं लिख रहा हूं, समझाने के पर्पज से है, पर आपको पेपर में अच्छे से सब कुछ लिखना जरूरी है। प्रैक्टिस आप जब भी करें तब अच्छे से पूरा लिख कर ही कीजिए, ताकि जो पेपर चेकर है वो कभी भी कंफ्यूज ना हो, आपके गलत मार्क्स ना काटते। चलिए, इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो उसके लिए जो कॉलम्स बनेगी, राइट। सबसे पहले पर्टिकुलर्स ऑफ इनपुट, फिर इनपुट के यूनिट्स, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ आउटपुट, उसमें आउटपुट यूनिट्स, फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स के कॉलम्स रहेंगे। इसमें भी दो रॉ मटेरियल का अलग, उसमें परसेंटेज और यूनिट्स, और फिर लेबर एंड ओवरहेड्स, उसके भी परसेंटेज एंड यूनिट्स। इस तरीके से कॉलम्स बनेंगी। चलिए, अब हम करते हैं। सबसे पहले इसमें भी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो नहीं है, तो जितना इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द पीरियड वही आएगा। इंट्रोड्यूस्ड प्रेस मटेरियल जो है, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कितना किया है, 40,000 यूनिट्स जो है वो प्रोसेस वन में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, और उसमें से 30,000 बन चुके हैं और 10,000 इन प्रोग्रेस है। बाकी नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस कुछ भी नहीं दिया हुआ है। 30,000 यूनिट्स, सॉरी 40,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस, 40,000 यूनिट्स किए है, उसमें से कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस टू कितना है वो 30,000 यूनिट्स, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में कितना है 10,000 यूनिट्स। रिमेनिंग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में अनफिनिश्ड है। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट आपका मैच हो जाता है कंप्लीट। कई बार एबनॉर्मल लॉस वगैरह आपको, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन आपको डायरेक्टली नहीं देते हैं। जो बैलेंसिंग फिगर है वो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हो सकता है, पर यहाँ पर नहीं दिया है। यहाँ पर रिमेनिंग सारे के सारे अनफिनिश्ड है, सही बताया है। अब कंप्लीटेड यूनिट्स जो है उसमें 100% रॉ मटेरियल इसी पीरियड में यूज किया है, तो 30,000 रॉ मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स, और कन्वर्जन कॉस्ट भी इसी पीरियड में हुआ है सब कुछ, तो 30,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स एज वेल। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी जो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे उसके लिए बताया कि भाई 100% कंप्लीट एज टू मटेरियल कॉस्ट एंड 50% कंप्लीट एज टू लेबर एंड ओवरहेड्स।
राइट। तो यहाँ पर जो इक्विवेलेंट यूनिट्स रॉ मटेरियल के लिए करेंगे उसमें 100% कंसिडर करेंगे, दैट इज 10,000, बट लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए सिर्फ 50% है, तो 10,000 के 50% दैट इज 5,000। सो यहाँ पर रॉ मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं 40,000, जबकि कन्वर्जन कॉस्ट के लिए कितने हैं 35,000। क्लियर। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब करते हैं कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। पहले रॉ मटेरियल का, तो उसमें टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट अपॉन इक्विवेलेंट यूनिट्स। टोटल रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना दिया है हमें 15,000, तो रुपीज 15,000, और हमारा इक्विवेलेंट यूनिट्स रॉ मटेरियल के लिए है 40,000, तो 40,000 यूनिट्स, तो 15,000 डिवाइड बाय 40,000, तो ये हो जाएगा रुपीज 0.375 पर इक्विवेलेंट यूनिट। फिर लेबर एंड ओवरहेड, इसका हम एक साथ निकाल सकते हैं क्योंकि यहां पर इक्विवेलेंट यूनिट्स सेम है दोनों के लिए। तो टोटल लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स। अब लेबर एंड ओवरहेड्स का कॉस्ट कितना है 18,000 और 12,000 फॉर प्रोसेस 1, तो इन दोनों का टोटल हमें यहाँ पर करना होगा रुपीज 18,000 प्लस रुपीज 12,000। उसको डिवाइड करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स से। लेबर और ओवरहेड्स के इक्विवेलेंट यूनिट्स है 35,000, तो 35,000 यूनिट्स, तो 18 प्लस 12 हो जाता है 30,000, 30,000 डिवाइड बाय 35,000, तो ये हो जाएगा रुपीज 8571। यहाँ पर 4 डेसिमल लेना एडवाइजेबल रहता है आपके लिए, 8571 फॉर इक्विवेलेंट यूनिट। क्लियर। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब हम वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स एंड क्लोजिंग WIP। कंप्लीटेड यूनिट्स जो है उनको टोटल 30,000 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और उसमें मटेरियल और जो लेबर ओवरहेड्स है वो सब कुछ भी 100% था। तो यहां पर हम कर सकते हैं 30,000 यूनिट्स जो है इनटू टोटल कॉस्ट, तो उसके लिए सीधा ही कर सकते हैं रुपीज 0.375 प्लस रुपीज 8571। इसको 30,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.375 प्लस 0.8571 इंटू 30,000, तो ये हो जाता है 36,963 रुपीज। फिर क्लोजिंग WIP के लिए, अब यहाँ पर रॉ मटेरियल और जो कंप्लीटेड और जो कन्वर्जन कॉस्ट है लेबर ओवरहेड्स, उन दोनों में इक्विवेलेंट यूनिट्स अलग अलग है। तो रॉ मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स है 10,000, तो 10,000 यूनिट्स इंटू रुपीज 0.375, तो वो हो जाएंगे रुपीज 3750। और फिर लेबर एंड ओवरहेड्स, उसके लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स है 5,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.8571 से, 5,000 यूनिट्स इंटू रुपीज 0.8571, तो 5,000 इंटू 0.8571 हो जाता है 4286 रुपीज। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा रॉ मटेरियल और जो लेबर ओवरहेड्स का टोटल है वो हमें करना होगा 4286 प्लस 3750, तो ये हो जाएगा 8036 रुपीज। यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 36,963 प्लस 8036, ये आपका जो टोटल कॉस्ट है उतना हो जाना चाहिए, तो थोड़ा सा आप अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। ये होता है 44,999, बट यहाँ पर हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो 15 प्लस 18 प्लस 12 करेंगे तो 45,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि 8036 की जगह पर 8037 लिख सकते हैं। इक्विवेलेंट वो
हमारा टोटल जो है वो मैच हो जाए इस वजह से, राइट। यहाँ पर भी आप 6 की जगह पर 7 कर सकते हैं ताकि आपका आंसर मैच हो जाए, आपका अकाउंट है वो क्लोज हो जाए, इसलिए। क्लियर, इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है। चलिए अब यहाँ पर हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं, प्रोसेस 1 अकाउंट। वो सिमिलर लाइन में 6 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रुपीस। क्रेडिट के लिए भी पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीस। तो यहाँ पर हम जो कॉस्ट हमने इनकर किया है वो सबसे पहले डेबिट किया जाएगा। रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उसमें 40,000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे एट 15,000 रुपीज। फिर लेबर का कॉस्ट है, उसमें कोई भी यूनिट्स नहीं होते हैं, बट कॉस्ट होता है 18,000 रुपीज। और जो ओवरहेड्स है उसके भी यूनिट्स नहीं होंगे, कॉस्ट होगा 12,000 रुपीज, राइट। चलिए फिर हमारा जो कंप्लीटेड यूनिट्स प्रोसेस 2 में हमने ट्रांसफर किया है वो कितने यूनिट्स है, 30,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए और उसकी वैल्यूएशन कितना था, 36,963, 36,963। और जो हमारा प्रोसेस, हमारा जो क्लोजिंग WIP में था वो कितने यूनिट्स है, 10,000 यूनिट्स। यहाँ पर हमें कंप्लीटेड यूनिट, सॉरी कंप्लीट यूनिट्स ही लिखने हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं लिखने हैं। और उसका वैल्यूएशन हमने किया था 8037 रुपीज। तो इसका टोटल मैच हो जाएगा 45,000। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए तो ये हमारा प्रोसेस 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रोसेस 2 के लिए ये सब कुछ फिर से हमें कैलकुलेट करना होगा। पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स, अगेन सेम फॉर्मेट, particulars of input, then input units, then particulars of output, फिर output units, then equivalent units। अब देखिए यहाँ पर भी इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए जो बताया है कि भाई आपके 28,000 कंप्लीट हो चुके हैं, 200 का नॉर्मल लॉस है और 1800 है वो फिनिश गुड्स में है, जिसमें 100% रॉ मटेरियल कंप्लीट हो चुका है बट 25% ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स। तो यहाँ पर भी वेजेस एंड ओवरहेड्स है उसका हमें यहाँ पर सेम परसेंटेज दिया है। तो लेबर रॉ मटेरियल के लिए एक कॉलम बनाएंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स में और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए एक ही कॉलम में हम कंसिडर कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स उसमें रॉ मटेरियल मतलब कि जो प्रोसेस 1 में से इंट्रोड्यूस किया है वो, और पैकिंग मटेरियल तो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स में ही ऐड किया जाएगा। तो रॉ मटेरियल यहाँ पर परसेंटेज और यूनिट्स, फिर लेबर एंड ओवरहेड्स, परसेंटेज एंड यूनिट्स। आप प्रेजेंटेशन वगैरह अच्छे से कीजिएगा, मैं यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं। चलिए तो इंट्रोड्यूस नहीं कह सकते इसको, प्रोसेस 1 में से कितना ट्रांसफर हुआ वही। प्रोसेस 1 में से इनपुट मिला है हमें कितने यूनिट्स, 30,000 यूनिट्स। उसमें से कंप्लीटेड कितने हैं, 28,000। फिर नॉर्मल लॉस हमें बोला है 200 यूनिट्स और क्लोजिंग WIP में बोला है 1800। तो देखिए इसका टोटल जो है वो 30,000 हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन नहीं होगा और हमें कुछ बताया भी नहीं है, राइट। चलिए जो रॉ मटेरियल, सॉरी कंप्लीटेड जो फिनिश स्टॉक में चला गया वो 100% कंप्लीट फॉर रॉ मटेरियल एंड 100% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट। तो 28,000 नॉर्मल लॉस है उसके यूनिट्स यहाँ पर हम कंसिडर, वो पर यूनिट कॉस्ट में देखना ही नहीं है, उसको तो बेयर करेंगे कौन, गुड यूनिट्स। गुड यूनिट्स होने कंप्लीटेड एंड क्लोजिंग WIP में जो है वो गुड यूनिट्स है और वही बेयर करेंगे। सो यहाँ पर यूनिट्स कम हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स में इसको डेस लिखा ही नहीं जाता है क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट के लिए उसको कंसिडर ही नहीं करना है। उसको कम कर देंगे ऑटोमेटिकली वो हमारा जो कॉस्ट पर यूनिट है वो बढ़ जाएगा, राइट। ये हमने आगे भी समझा हुआ है, जो हमने आगे देखा था नॉर्मल लॉस वगैरह की ट्रीटमेंट, उसमें भी हमने ये समझा था कि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कम कर देने से कैसे कॉस्ट पर यूनिट है वो बढ़ जाता है। और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए रॉ मटेरियल 100% कंप्लीट था तो यहाँ पर 1800 आएगा, बट जो लेबर एंड ओवरहेड्स है उसके लिए कुछ 25% कंप्लीट था। हाँ 25% है वो कंप्लीट था, तो लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए हम 25% यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो 1800 के 25% हम करेंगे तो 450 आई थिंक होगा,
हाँ 450। तो यहाँ पर अब हम टोटल करेंगे रॉ मटेरियल का 28,000 प्लस 1800 मतलब 29,800 और 28,450 फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। ये कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट जो है वो भी सिर्फ जो हमारा प्रोसेस 1 में से जो ट्रांसफर हुआ है, राइट, वो जो प्रोसेस 2 के लिए मटेरियल है, राइट, उसका कंसिडर करेंगे और लेबर एंड ओवरहेड्स का करेंगे। प्रोसेस 1 कंप्लीटेड यूनिट्स मतलब कि रॉ मटेरियल फॉर दिस प्रोसेस, उसमें कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 में से जो ट्रांसफर हुआ प्लस जो इक्विवेलेंट यूनिट्स है। ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 कंप्लीटेड यूनिट्स है वही कंसिडर करना है, यहां पर क्लोजिंग WIP ऑफ प्रोसेस 1 का कंसिडर नहीं करेंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस 1 ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स जो हमने फर्स्ट प्रोसेस में कैलकुलेट किया दैट इज 36963, ये पार्ट बन जाएगा किसका, ये हमारा प्रोसेस 2 का कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। सो रुपीज 36963। सी हमने आगे जो 3 इलस्ट्रेशंस के उसमें देखा था कि भाई प्रोसेस 1 में से जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होता है उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस 1 अकाउंट। तो प्रोसेस 1 में से जो कंप्लीट हुआ प्रोसेस 2 के लिए क्या बन गया कॉस्ट, और वो डेबिट होगा प्रोसेस 2 में। तो रुपीज 36963, उसमें इक्विवेलेंट यूनिट जो है यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट से 29,800, सो उससे डिवाइड करेंगे तो 36963 डिवाइड बाई 29,800 तो वो हो जाएगा रुपीज 1.2404 पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए यहां पर भी हम टोटल कर देंगे, टोटल लेबर एंड ओवरहेड्स कॉस्ट अपॉन इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो यहां पर लेबर एंड ओवरहेड्स का कॉस्ट कितना है, 3500 and 4500 रुपीज 3500 प्लस रुपीज 4500 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट यूनिट से 28,450, तो 28,450 यूनिट्स। 3500 प्लस 4500 हम करेंगे तो हो जाएगा 8,000 डिवाइड करेंगे 28,450 से, तो ये हो जाएगा रुपीज 0.2812 पर इक्विवेलेंट यूनिट, राइट। चलिए तो यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट हमें मिल गया। अब हम वैल्यूएशन या फिर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग WIP। नॉर्मल लॉस का तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल लॉस जो है वो 29,800 और ये 28,450 ने बेयर कर लिया, राइट। चलिए कंप्लीटेड यूनिट्स उसके लिए कैलकुलेट करते हैं। तो कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए यहां पर क्या होगा, एक तो 28,000 यूनिट्स आपके बन चुके हैं जिसमें ये 1.2404 प्लस 0.2812 ऐड किया जाएगा। सो यहां पर कैसे होगा 28,000 यूनिट्स इनटू रुपीज 1.2404 प्लस रुपीज 0.2812 लेबर एंड ओवरहेड्स के, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस यहां पर पैकिंग कॉस्ट भी ऐड किया जाएगा क्योंकि ये जो पैकिंग कॉस्ट है, ये जो पैकिंग कॉस्ट हमें दिया हुआ है प्रोसेस 2 में जो एंड करेंगे वो कब किया जाता है, एट द एंड ऑफ द सेकंड प्रोसेस। उसका प्रोटेक्टिंग पैकेजिंग है ताकि फिनिश गुड्स है वो सेल कर सके, इसीलिए। तो ये 4,000 जो दिया है पैकिंग मटेरियल का कॉस्ट वो कंप्लीटेड यूनिट्स में ही ऐड किया जाएगा इन द प्रोसेस 2। तो इसको भी हमें यहां पर ऐड करना होगा, क्लोजिंग WIP में ऐड नहीं होगा, वो जब कंप्लीट होगा तभी उसमें पैकिंग मटेरियल ऐड किया जाएगा। सो रुपीज 4,000 ऑफ पैकिंग मटेरियल भी ऐड करना रहेगा, ये पैकिंग मटेरियल है। चलिए ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो 1.2404 प्लस 0.2812 है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 28,000 यूनिट से और उसमें ऐड करेंगे 4,000 रुपीज ऑफ पैकिंग मटेरियल, तो हो जाता है 46,605 रुपीज। और फिर क्लोजिंग WIP का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें रॉ मटेरियल के लिए कंप्लीटेड है सब कुछ और कितना था 1800 और 450, तो 1800 को हम 1.2404 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 यूनिट्स
इंटू ₹1.2404, 18,000 इंटू 1.2404, तो वो हो जाएगा ₹22,327। और फिर जो लेबर एंड ओवरहेड्स है, ये रॉ मटेरियल मतलब कि प्रोसेस वन का जो कंप्लीटेड यूनिट्स था, उस शिट गलती हो गई, 18,000 नहीं 1800 होंगे, माय मिस्टेक, सॉरी। सो यहाँ पर जो ये 1800 इंटू 1.2404 करेंगे तो हो जाएगा ₹2233, और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए हो जाएगा 450 यूनिट्स इंटू ₹0.2812, 450 इंटू 0.2812 तो हो जाएगा ₹127। बट देखिए 127 प्लस 2233 प्लस जो हमारा कंप्लीटेड यूनिट्स का कॉस्ट है 46605, तो हो जाता है 48,965। अब इसमें से हमारा जो कॉस्ट है प्रोसेस वन में से हमने कितना ट्रांसफर किया, इसमें 36,963, और जो हमारा कॉस्ट हमें दिया हुआ है पैकिंग मटेरियल का है 4,000 और 3500 और 4500, तो यहाँ पर ₹2 जो है वो बढ़ जाते हैं, तो हमें ₹2 कहीं पर एडजस्ट करने चाहिए ताकि हमारा प्रोसेस अकाउंट है वो अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ₹1 दोनों में से निकाल देते हैं, क्लोजिंग WIP में से ये 2232 कर देते हैं और ये ₹126 कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्लोजिंग WIP जो है वो 2232 प्लस 126 तो हो जाएगा ₹2358, राइट। ठीक है, इतना एडजस्टमेंट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट अच्छा लगता है, जो आपका अकाउंट है वो मैच हो जाएगा, अच्छा रहेगा, इसलिए प्रोसेस टू अकाउंट बनाते हैं। प्रोसेस टू में अगेन 6 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रुपीज, एंड क्रेडिट साइड पर भी पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीज। सबसे पहले जो प्रोसेस वन में से ट्रांसफर किया है वो आएगा प्रोसेस वन अकाउंट, उसमें से 30,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए थे और उसकी कॉस्ट थी 36,963 रुपीज, 36,963 रुपीज। फिर ये पैकिंग मटेरियल कॉस्ट हुआ है, उससे मटेरियल हमारा जो यूनिट्स है वो नहीं बढ़ते हैं, तो 4,000 रुपीज। लेबर हमें दिया है और ओवरहेड्स दिया, लेबर कुछ 3500 था, राइट, 3500 एंड ओवरहेड्स है 4500। उसमें से हमारा फिनिश स्टॉक में कितना हमने ट्रांसफर किया, 28,000 यूनिट्स, और उसकी कितनी वैल्यू हुआ 46,605। यहाँ पर नॉर्मल लॉस भी, यूनिट्स तो हमें मैच करने हैं इसीलिए नॉर्मल लॉस भी लिखेंगे 200, बट यहाँ पर कोई भी रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है तो अमाउंट में 0 आएगा, समझ में आ रहा है। और क्लोजिंग WIP में कितना है 1800 और उसकी वैल्यू हमने निकाली 2358, राइट। तो ये हमारा टोटल सब कुछ मैच हो जाएगा और यहाँ पर हमारा प्रोसेस टू अकाउंट कंप्लीट होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए तो ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 था। इसका आंसर, ये जो सब कुछ कैलकुलेशन है उन्होंने कुछ अलग तरीके से किया है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अलग तरीके से है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए, आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, राइट। ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 था। चलिए अब समझते हैं कि अगर ओपनिंग WIP दिया होता है तो किस तरह से वैल्यूएशन किया जाएगा और वो भी FIFO बेसिस पर कैसे करेंगे वो पहले समझेंगे। एक दो ही पॉइंट में चेंज होगा, बाकी सिमिलर वे में होगा। इसके लिए हम इलस्ट्रेशन समझेंगे। पेज नंबर 10.19 पर दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 4। ओपनिंग WIP 1000 यूनिट्स, 60% कंप्लीट। 1000 यूनिट्स है वो ओपनिंग WIP में है, मतलब कि प्रीवियसली उनमें 60% काम हो चुका है, बाकी का काम इस पीरियड में हुआ होगा। कॉस्ट रुपीज 1,10,000। WIP की कॉस्ट कितनी है, ऑलरेडी कितने इनकर हो चुका है 1,10,000। यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट्स, कॉस्ट रुपीज 19,30,000। इस पीरियड में फ्रेशली इंट्रोड्यूस कितने किए हैं 10,000 यूनिट्स और उसकी कॉस्ट कितनी है 19,30,000। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000 यूनिट्स, टोटल 1000 ओपनिंग WIP के 10,000 फ्रेशली इंट्रोड्यूस किए, मतलब कि 11,000 इनपुट में से 9,000 यूनिट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किए हैं।
क्लोजिंग WIP 800 यूनिट्स 75% कंप्लीट। 800 के क्लोजिंग WIP है जो 75% कंप्लीट है ड्यूरिंग द पीरियड। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ टोटल इनपुट्स इंक्लूडिंग यूनिट्स इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग। टोटल इनपुट के मतलब कि जो ओपनिंग WIP और जो इंट्रोड्यूस किए उनके 10% ओपनिंग WIP 10% उतना नॉर्मल लॉस है। मतलब कि यहां पर 1000 और ये 10,000 11,000 जो है उसका 10% 1100 है वो क्या हो जाएगा नॉर्मल लॉस। यहां पर स्पेसिफिकली दिया हुआ है प्रोसेस एट द बिगिनिंग। जनरली आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देते हैं और 10% ऑफ नॉर्मल लॉस ऑफ टोटल इनपुट या इनपुट लिखते हैं तो जनरली उसमें ओपनिंग WIP और यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड दोनों के ही टोटल करके आपको परसेंटेज जो है वो नॉर्मल लॉस के निकालने चाहिए। अगर ऐसा लगे तो आप अजम्पशन भी ये लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया है सिर्फ फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड में से तो उसी तरीके से करेंगे। स्क्रैप रियलाइजेस ₹10 पर यूनिट। स्क्रैप जो है वो नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस सेल करेंगे तो 10 रुपीज का हमें रियलाइज हो सकता है। एंड स्क्रैप्स आर 100% कंप्लीट। अगर जितना भी स्क्रैप है जितना भी लॉस होगा वो 100% कंप्लीट है मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट वगैरह के लिए। बट हाँ नॉर्मल लॉस के लिए कंसिडर नहीं करना है बट एबनॉर्मल लॉस में हमें कंसिडर करना होगा क्योंकि एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स के जो लॉस है वो यूनिट्स ही बेयर करेंगे। वो यूनिट्स ही और उसको क्लोजिंग WIP में चार्ज करेंगे। गुड यूनिट्स वो बेयर नहीं करेंगे। Using FIFO method, compute equivalent production and cost per equivalent unit. Also evaluate the output. चलिए तो यहाँ पर कॉस्ट में हमें अलग अलग रॉ मटेरियल लेबर ओवरहेड्स अलग अलग नहीं दिए है। एक ही कॉस्ट दिया है 19,30,000 फॉर दिस पीरियड और ओपनिंग WIP का है 1,10,000 राइट। बट यहाँ पर लॉस नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस वगैरह आएंगे। चलिए तो वो समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स का वो फॉर्मेट बनाया है। पर्टिकुलर्स ऑफ इनपुट, फिर इनपुट के यूनिट्स कितने हैं, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ आउटपुट, फिर आउटपुट के यूनिट्स और इक्विवेलेंट यूनिट कितने हैं। यहाँ पर परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल कन्वर्जन कॉस्ट अलग अलग नहीं है राइट। ओपनिंग WIP में कितने इंट्रोड्यूस किया है, सॉरी ओपनिंग WIP कितनी है 1000 और यूनिट्स इंट्रोड्यूस कितने किए हैं 10,000। सो टोटल इनपुट 11,000। उसमें से आउटपुट कितना मिला। सी फीफो बेसिस है तो इसमें ऐसा माना जाएगा जो पहले ऐड किया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब कि जो यूनिट्स पहले इंट्रोड्यूस किए थे मतलब कि जो अभी भी इस पीरियड में जो ओपनिंग WIP थे उसमें से सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीट होंगे, फिर जो इस पीरियड में से इंट्रोड्यूस किए उसमें से कंप्लीट होंगे राइट। ये याद रखना जरूरी है क्योंकि यहां पर क्या है कि ऑलरेडी 60% काम ओपनिंग WIP में प्रीवियस पीरियड में हो चुका था। 40% काम ही इस पीरियड में होगा। वो 40% पहले कंप्लीट होगा 1000 यूनिट्स के ऊपर, बाद में जो 10,000 यूनिट्स है उसमें से काम कंप्लीट होगा राइट। तो यहां पर क्या होगा फ्रॉम ओपनिंग WIP कितना हमें आउटपुट मिला 1000 यूनिट्स और फ्रॉम फ्रेश इनपुट्स हमें कितना आउटपुट मिला 8000। कैसे, क्योंकि हमारा टोटल आउटपुट था 9000 तो 9000 में से 1000 यूनिट्स ओपनिंग WIP वाले और बाकी के 8000 अभी जो इस पीरियड में इंट्रोड्यूस किए उसमें से। तो ये टोटल 1000 प्लस 8000 हो जाता है 9000 राइट। तो इस तरीके से होगा। फीफो बेसिस है इसीलिए 1000 यूनिट्स पहले ओपनिंग WIP के कंसीडर करेंगे, फिर फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड में से 8000 यूनिट्स रहेंगे जो कंप्लीट होंगे। तो टोटल कितने हमने कंप्लीट किए 9000 यूनिट्स। हमें नॉर्मल लॉस बताया है 10% ऑफ टोटल इनपुट। तो टोटल इनपुट है 11,000 तो उसके 10% मतलब कि 1100। क्लोजिंग WIP हमें दिया है 800 यूनिट्स। तो सी टोटल इनपुट है 11,000 उसमें से 9,000 1100 और 800 हम माइनस करेंगे तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर होगा 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स कम आ रहे हैं दैट इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल लॉस। अगर यहां पर इसका टोटल जो है वो ज्यादा हो जाता 11,200 हो जाता तो वो एबनॉर्मल गेन होता 200 यूनिट्स का। समझ में आ रहा है। तो ये इनपुट और आउटपुट है वो मैच होने चाहिए, बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन होगा। क्लियर। चलिए अब उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ओपनिंग WIP में से जो हमारे यूनिट्स बने हैं राइट उसमें 40% जो है वो इस पीरियड में हुआ, 60% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। तो 40% यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं 1000 के 40% मतलब कि 400 यूनिट्स का कॉस्ट इस पीरियड में कर रहे हैं
60% का प्रीवियस पीरियड में क्लोजिंग WIP में लिख लिया होगा। हमने जो आगे के क्वेश्चन किए उसमें जो था कि भाई कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 25% क्लोजिंग WIP में कंप्लीट है, तो 25% इस पीरियड में हम कॉस्ट कंसीडर करते थे और 75% हमने नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। हमें नेक्स्ट पीरियड का नहीं किया है, बट यहाँ पर ओपनिंग WIP है, उसमें प्रीवियस पीरियड में ऑलरेडी 60% कंप्लीट कर दिया है, तो 40% इस पीरियड में हम कंप्लीट करेंगे, वो यहाँ पर कंसीडर करना है, उतने यूनिट्स यहाँ पर कंसीडर किए जाएंगे। जो फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड है और कंप्लीट हो चुके हैं उसमें तो 100% कंप्लीटेड, तो उसको तो इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए 100% कंसीडर करना है। नॉर्मल लॉस में तो 0, क्योंकि वो गुड यूनिट्स बेयर करेंगे। क्लोजिंग WIP में हमें दिया है कि भाई 75% कंप्लीट है, मतलब कि 75% ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है, तो उसको 75% करेंगे तो 800 के 75% दैट इज 600। और हमें बताया था कि भाई स्क्रैप जो है वो 100% कंप्लीट है, मतलब कि एबनॉर्मल लॉस में भी आपको 100% कंप्लीट कंसीडर करना होगा। एबनॉर्मल गेन में भी 100% कंप्लीट किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस में कितना कंप्लीट है वो जनरली आपको क्वेश्चन में देते हैं, अगर नहीं देंगे तो आपको 100% रिज्यूम करना रहेगा। एबनॉर्मल गेन के लिए तो 100% ही होगा, क्योंकि वो तो आपके बन गए तभी एबनॉर्मल गेन हुआ ना, राइट। तो एबनॉर्मल लॉस है उसमें 100% माना जाएगा, दैट इज 100 यूनिट्स। तो इसका टोटल करेंगे तो इक्विवेलेंट यूनिट्स मिलेंगे 9100। तो जो 19,30,000 रुपीस का कॉस्ट किया है वो 9100 यूनिट्स के लिए किया हुआ है। बट यहाँ पर जो नॉर्मल लॉस है, राइट, उसमें से जो रियलाइजेशन होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बताया है कि स्क्रैप जो है वो ₹10 पर यूनिट के हिसाब से रियलाइज होगा, और हमारा जो 1100 का जो नॉर्मल लॉस हुआ है उसमें 10 पर यूनिट के हिसाब से रियलाइज होगा, तो 11,000 रुपीज से हमारा कॉस्ट कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने आगे के जो तीन इलस्ट्रेशंस किए थे उसमें भी कवर अप किया था। नॉर्मल लॉस रियलाइज होता है तो किस तरह से होता है, और उसके रिलेटेड जो एग्जांपल्स लिए थे उसमें भी हम नॉर्मल लॉस में से जो रियलाइज होता है उतना हम कॉस्ट में से कम कर देते थे। तो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस 19,30,000, उसमें से स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस है वो 11,000 माइनस कर देंगे, तो टोटल प्रोसेस कॉस्ट हो जाएगा 19,19,000। यहां पर एक पॉइंट याद रखना जरूरी है कि भाई ये जो स्क्रैप रियलाइजेशन होता है वो हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर तो टोटल कॉस्ट ही दिया है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स अलग अलग नहीं दिया है, इसीलिए हमने टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दिया, इतना कॉस्ट हमने कम कर दिया। बट जब भी आपको रॉ मटेरियल का कॉस्ट अलग होगा, लेबर ओवरहेड्स का कॉस्ट अलग होगा, तो ये स्क्रैप वैल्यू किस में से माइनस करेंगे, तो उस केस में स्क्रैप वैल्यू जो है, रियलाइजेबल वैल्यू है, वो रॉ मटेरियल में से माइनस किया जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल के लिए आपने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया होगा और वो रॉ मटेरियल के सामने आपको पैसा मिल रहा है। जनरली प्रोसेस के जगह पर स्क्रैप में आपको वो मटेरियल जो उसमें से मिल रहा है उसके लिए वैल्यू मिलती है, उसके लिए पैसे मिलते हैं। इसीलिए प्रोसेस के जनरली पैसे नहीं मिलते हैं, जनरली आपको जो स्क्रैप में से रॉ मटेरियल निकला है वो उसके पैसे मिलते हैं। सो यहाँ पर रॉ मटेरियल में से कॉस्ट आपको माइनस करना है। जब भी आपको क्वेश्चन में कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स के अलग अलग दिए, तो जो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू रियलाइज होती है उसको आपको रॉ मटेरियल कॉस्ट में से माइनस करना है, नॉट फ्रॉम लेबर या ओवरहेड्स, राइट। ये पॉइंट याद रखना है, लिख लीजिएगा कहीं पर भी ऐसा हो तो। यहां पर टोटल कॉस्ट था इसलिए टोटल कॉस्ट में से माइनस कर दिया। तो यहां पर 19,19,000 रुपीज का टोटल कॉस्ट होता है, और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स करेंगे तो यहां पर इक्विवेलेंट यूनिट्स है 9100, तो 19,19,000 डिवाइड बाय 9100 यूनिट्स, तो हो जाएगा ₹210.88। क्लियर। अब हम वैल्यूएशन करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। तो ओपनिंग WIP में इस पीरियड में कितने 400 यूनिट्स इक्विवेलेंट बने, और कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं 210.88, तो हो जाता है 84,352। बट ओपनिंग WIP में ऑलरेडी 60% काम पहले पीरियड में हो चुका है, जिसका कॉस्ट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,10,000, तो उसको भी ऐड करेंगे, तब हमें कंप्लीटेड कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स फ्रॉम ओपनिंग WIP मिलेगा, तो वो 1000 यूनिट्स और उसका टोटल कॉस्ट हो जाएगा 1,94,352 रुपीज। फिर जो कंप्लीटली प्रोसेस्ड यूनिट्स है, जो 8000 यूनिट्स है, उसको 210.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16,87,040 रुपीज। ऐसे ही एबनॉर्मल लॉस जो 100 यूनिट्स है उसका इक्विवेलेंट यूनिट्स 210.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21,088, और क्लोजिंग WIP 600 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 210.88 से तो हो जाएगा 126528। इसके बेसिस पर हम प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर पूछा नहीं है बट यहाँ पर हम फटाफट बना लेते हैं तो समझ में आ जाए। प्रोसेस अकाउंट 6 कॉलम्स, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, रुपीस, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीस।
यहाँ पर हमारा जो ओपनिंग WIP है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसमें कितने यूनिट्स थे 1000 और उसका कॉस्ट कितना था 1,10,000। फिर हमने इंट्रोड्यूस कितने किए रॉ मटेरियल वगैरह, जो पूरा का पूरा हमें कॉस्ट दिया है, तो हमें बताया था कि भाई 10,000 यूनिट्स ऐड किए और उसका कॉस्ट है 19,30,000। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पर नॉर्मल लॉस, तो नॉर्मल लॉस हमें बताया है 1100 और उसकी रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है 11,000, 10 पर यूनिट था। फिर हमारा प्रोसेस 2 में हमने नेक्स्ट प्रोसेस में कितना कंप्लीट ट्रांसफर किया, प्रोसेस 2, तो उसमें हमने 9,000 यूनिट्स ट्रांसफर किए और उसकी वैल्यू कितनी होगी, सी यहाँ पर वैल्यू ओपनिंग WIP में से भी कंप्लीट हुआ है और फ्रेश इंट्रोड्यूस किया है उसमें से भी कंप्लीट हुआ है, तो इन दोनों का हमें टोटल करना होगा 1,94,352 प्लस 16,87,040 रुपीज, 1,94,352 प्लस 16,87,040 रुपीज, तो ये हो जाता है 18,81,392। तो यहाँ पर हो जाएगा 18,81,392 रुपीज। फिर एबनॉर्मल लॉस कितना था 100 यूनिट्स और उसका कॉस्ट कितना होता है 210,88 21,088 रुपीज, और क्लोजिंग WIP कितना था 600 यूनिट्स, वो सॉरी 600 इक्विवेलेंट यूनिट्स थे और हमारे एक्चुअल यूनिट्स कितने थे, टोटल यूनिट्स 800। तो 800 यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं, कंप्लीट जो टोटल यूनिट्स है वो लिखना होता है और उसका वैल्यू कितना होता है 126,528, 1,26,528। तो यहाँ पर आपका अकाउंट है वो मैच हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन की वजह से शायद टोटल मैच ना हो तो आप वो एडजस्ट कर सकते हैं, राइट, बाकी सब कुछ सेम होगा, राइट। इस तरीके से आपका प्रोसेस अकाउंट बन जाएगा। वो आगे के 3 स्टेप्स जो हम करते हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स, कॉस्ट पर यूनिट और जो वैल्यूएशन या फिर टोटल कॉस्ट है, उसमें टाइम लगता है, बट उस वजह से हमारा प्रोसेस अकाउंट है वो इजीली बन जाता है। क्लियर? चलिए, तो ये इलस्ट्रेशन 4 था फीफो बेसिस पर। फीफो बेसिस में ये याद रखना है कि जो ओपनिंग WIP है वो पहले कंप्लीट होता है, इसीलिए जब यूनिट्स कंप्लीटेड हम कंसिडर करते हैं तो उसमें ओपनिंग WIP में से पहले देखा जाता है उसका कॉस्ट या फिर उसको यूनिट्स कंप्लीटेड में पहले दिखाया जाता है, फिर जो फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड है उसमें से कंसिडर किए जाते हैं। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 जो फीफो बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं, पेज नंबर 10.32 पर दिया हुआ है। Hill Manufacturing Limited uses process costing to manufacture water density sensor for hydrostructure. The following information pertains to operations for the month of May. Beginning WIP May 1 16,000 मतलब ये opening WIP है। फिर started in production during the month 1 लाख यूनिट start production introduce किए हैं। Completed production 92,000 ये completed है और ending work in progress है 24,000 मतलब closing WIP है। चलिए, the beginning work in progress was 60% complete for material and 20% complete for conversion cost. 60% material के लिए complete है मतलब कि 40% during the period करेंगे और conversion cost में 20% complete है मतलब कि 80% during the period करेंगे। The ending inventory was 90% complete for material and 40% complete for conversion cost. Closing WIP जो है हमारा 24,000 उसमें 90% जो है वो raw material के लिए complete है और 40% है वो conversion cost के लिए complete है। Cost pertaining to the month of May. Beginning inventory cost are material rupees 27,670, direct labor 30,120 and factory overheads 12,720. इसका हमें टोटल ही करना रहेगा। Cost incurred during the May, material used 479, direct labor 182,880 and factory overheads 391,160. ये कंसिडर करेंगे अलग अलग क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है उसको कंसिडर करके पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। Calculate using FIFO method the equivalent units of production for material and cost per equivalent unit for conversion cost। यहाँ पर दो ही चीज पूछिए कि भाई equivalent units कितने हैं और cost per equivalent units for conversion cost only। चलिए, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है उसके लिए देखिए 16,000 प्लस 1 लाख मतलब कि टोटल 1,16,000 जो है उस उतना हमने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस सॉरी टोटल इनपुट है और उसमें से आउटपुट 92,000 प्लस 24,000 मतलब 1,16,000 ही आउटपुट है, मतलब कि यहाँ पर नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन नहीं आएगा। सिंपल। चलिए, पर यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल और जो लेबर ओवरहेड्स है उसकी इक्विवेलेंट यूनिट्स की
रॉ मटेरियल की अलग और लेबर ओवरहेड्स की अलग, क्योंकि उसके परसेंटेज अलग अलग है, बट लेबर एंड ओवरहेड्स के परसेंटेज सेम है, तो उसकी एक ही कॉलम में हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट यूनिट्स को पहले कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए पर्टिकुलर्स ऑफ इनपुट, फिर इनपुट के जो यूनिट्स है वो लिखेंगे, फिर आउटपुट का पर्टिकुलर्स फॉर आउटपुट, फिर आउटपुट के यूनिट्स, फिर इक्विवेलेंट यूनिट्स वाली कॉलम्स आएगी जिसमें 2 होगा, रॉ मटेरियल उसमें परसेंटेज एंड इक्विवेलेंट यूनिट्स, और लेबर एंड ओवरहेड्स भले ही उसके कॉस्ट अलग अलग है बट परसेंटेज सेम है सभी में, तो एक ही कॉलम में हम कर सकते हैं, राइट। चलिए ओपनिंग WIP, तो इंट्रोड्यूस ओपनिंग WIP कितना था 16,000, और इंट्रोड्यूस कितना किया है ड्यूरिंग द पीरियड 1 लाख, तो टोटल इनपुट हमारा हो जाता है 1,16,000। अब उसमें से कंप्लीटेड में अब 2 पार्ट रहेंगे, क्योंकि फीफो मेथड है तो सबसे पहले ओपनिंग WIP में से कंप्लीट होंगे, वो कितने होंगे 16,000, और जो हमारे इंट्रोड्यूस्ड है उसमें से कितने होंगे, तो सी टोटल हमारा जो हमें यूनिट्स कंप्लीट बताया है वो कितना है 92,000, तो 92,000 में से 16,000 तो कौन से जो ओपनिंग WIP में से मिले हैं, और फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड 1 लाख है उसमें से कितने कंप्लीट हुए 76,000। ये डिफरेंशियल अमाउंट है 92,000 और 16,000 का। टोटल हमारा आउटपुट कंप्लीटेड है 92,000, उसमें से फीफो मेथड है, इसीलिए ये जो पहले 16,000 ऐड किए थे उसमें से 16,000 पहले कंप्लीट होंगे, और जो इंट्रोड्यूस्ड है उसमें से 76,000 होंगे, 92,000 माइनस 16,000। फिर क्लोजिंग WIP में बचते हैं कितने थे, क्लोजिंग WIP में थे 24,000, सो 92 प्लस 24,000 हमारा हो जाता है टोटल 1,16,000, मतलब कि कोई भी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, नॉर्मल लॉस नहीं है। चलिए अब हमारा जो इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड है उसमें तो 100% सब कुछ कंप्लीट इसी पीरियड में होगा, 76,000 फॉर बोथ रॉ मटेरियल एज वेल एज कन्वर्जन कॉस्ट। अब हमें ओपनिंग WIP के लिए क्या बोला था, कोई 60% ऑलरेडी कंप्लीट है फॉर मटेरियल एंड 20% कंप्लीट है फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स, तो बाकी का इस पीरियड में होगा, मतलब कि रॉ मटेरियल के लिए 40%, तो 16,000 के 40% तो हो जाएंगे 6,400 यूनिट्स, और 20% ऑलरेडी कन्वर्जन कॉस्ट के लिए कंप्लीट था, तो इस पीरियड में होंगे 80%, तो 16,000 के 80% मतलब हो जाएंगे 12,800। क्लियर। फिर हमें क्लोजिंग WIP के लिए बोला है कि भाई 90% कंप्लीट फॉर रॉ मटेरियल एंड 40% कंप्लीट फॉर कन्वर्जन कॉस्ट, जो इस पीरियड में कॉस्ट हुआ है। सो यहाँ पर 90%, तो 24,000 के 90% हम अगर कंसिडर करेंगे तो हो जाएंगे 21,600, और 40% कंप्लीट है फॉर कन्वर्जन कॉस्ट, तो 24,000 का 40% मतलब कि 9,600 कन्वर्जन कॉस्ट के लिए कंप्लीट है। अब इन सभी का टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल के लिए 6,400 प्लस 76,000 प्लस 21,600, तो हो जाएगा 1,04,000, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए 12,800 प्लस 76,000 प्लस 9600, तो हो जाएगा 98,400। क्लियर। अब हमारा जो टोटल कॉस्ट है उसको हमें एक कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना रहेगा। तो यहां पर जो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ कन्वर्जन कॉस्ट के लिए पूछा हुआ है, तो हम रॉ मटेरियल के लिए भी निकालेंगे। रॉ मटेरियल के लिए टोटल कॉस्ट कितना हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, तो वो है 4,79,000। मैं यहाँ पर सब कुछ लिख के नहीं कर रहा हूँ, अभी फटाफट समझाने के लिए करता हूँ। तो 4,79,000 डिवाइड बाय हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर रॉ मटेरियल है 1,04,000, तो 4,79,000 डिवाइड बाय 1,04,000, तो वो हो जाता है ₹4.6058, और कन्वर्जन कॉस्ट के लिए हमारा हो जाता है ₹98,000, सॉरी वो तो यूनिट्स है। कॉस्ट कितना हमें दिया है 1,82,880 प्लस 3,91,160, तो उसका टोटल हमें करना होगा 182,880 प्लस ₹391,160, यही था ना। इसको हमें डिवाइड करना होगा यूनिट्स के साथ, जो कितने हैं 98,400 यूनिट्स, तो ये कितना होता है 182,880
2880 प्लस 391160, तो ये हो जाता है रुपीज 5,74,040 डिवाइड बाय 98400 यूनिट्स, तो ये हो जाता है रुपीज 5.8338 पर यूनिट। क्लियर? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, बट हम यहाँ पर वैल्यूएशन मतलब टोटल कॉस्ट कितना होता है और प्रोसेस अकाउंट भी बना लेते हैं हम, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाए। टोटल कॉस्ट कंप्लीटेड यूनिट्स के लिए, अब कंप्लीटेड यूनिट्स में भी दो चीजें होगी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में से और जो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड कितना हुआ है, 6400 यूनिट्स जो है वो यूज हुए हैं, तो 6400 यूनिट्स इनटू पर यूनिट हमारा कितना है रुपीज 4.6058, तो 6400 इनटू 4.6058 तो हो जाता है रुपीज 29,477। और जो हमारा कन्वर्जन कॉस्ट मतलब लेबर एंड ओवरहेड्स का है, उसके लिए कितने यूनिट्स ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है 12,800, तो 12,800 यूनिट्स इनटू रुपीज 5.8338, तो रुपीज 12,800 प्लस इनटू 5.8338, तो ये हो जाता है रुपीज 74,673 रुपीज, प्लस जो ऑलरेडी ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कॉस्ट फ्रॉम प्रीवियस पीरियड जो कंप्लीटेड था वो भी हमें यहाँ पर ऐड करना होगा, तभी हमें कंप्लीटेड यूनिट्स का टोटल कॉस्ट मिलेगा। राइट, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना है इन तीनों का टोटल करना है 27,670 प्लस 30,120 और 12,720, 27,670 प्लस 30,120 प्लस 12,720, तो इसका टोटल हो जाता है 70,510। सी आपको क्वेश्चन के आंसर अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको दिखाना रहेगा कि क्या क्या आपने ऐड किया है, दैट इज 27,670 प्लस 30,120 प्लस 12,720, ये रुपीस का टोटल आपको दिखाना जरूरी है, इसके भी मार्क्स होते हैं। और यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस्ड जो है उसका कॉस्ट निकालते हैं, इसमें रॉ मटेरियल और लेबर ओवरहेड्स के लिए 100% कंप्लीट है, 76,000 यूनिट्स था, कितना था 76,000 यूनिट्स, उसको टोटल कॉस्ट से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि रुपीज 4.6058 प्लस रुपीज 5.8338, तो 4.6058 प्लस 5.8338 तो हो जाता है 10.4396, उसको 76,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रुपीज 793,410। अब इन चारों का हमें टोटल करेंगे तो हमें टोटल कंप्लीटेड यूनिट्स की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, जो हम प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। 29,477 प्लस 74,673 प्लस 70,510 प्लस 793,410, तो ये हो जाता है रुपीज 9,68,070 रुपीज। अब हम क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का कंसिडर करते हैं, तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में रॉ मटेरियल के लिए कंप्लीट कितना था 21,600, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज 4.6058 से, 21,600 into rupees 4.6058, तो हो जाएगा रुपीज 99,485। और फिर यहाँ पर जो कन्वर्जन कॉस्ट मतलब कि लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए है, उसमें हमें कितना दिया हुआ है, यूनिट्स होते हैं इक्विवेलेंट 9600 रुपीज 9600 और उसको कॉस्ट है 5.8338, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 इंटू 5.8338 तो वो हो जाता है रुपीज 56,005 रुपीज। बट यहाँ पर भी हमें टोटल है वो हो सके उतना हमें मैच करके रखना चाहिए ताकि कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो सी यहाँ पर हमारा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था 70,000
510 प्लस हमारा जो कॉस्ट है वो यहाँ पर है 4,79,000 प्लस 57404। इसमें हमने कुछ गलती की है क्या? लिखने में गलती हुई है। 182,880 प्लस 391,160, तो ये 574040 होगा। 57404098,400। हाँ, मैंने सिर्फ लिखने में एक जीरो नहीं लिखा था, बाकी कैलकुलेटर में सही किया था। चलिए, हाँ, तो टोटल कॉस्ट डेबिट कितना हो गया? एक तो 4,79,000 प्लस 574040 प्लस जो ओपनिंग WIP का होगा दैट इज 70,510। उसमें से ये जो हमारा 968,070 है वो माइनस कर देते हैं और 99,485 को भी माइनस कर देंगे, तो ये हो जाता है 55,995। मतलब कि 10 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे तो भी चलेगा 55,995, ताकि हमारा जो प्रोसेस अकाउंट है वो मैच हो जाए। राइट, चलता है इतना, 10 रुपये तो चलते हैं। अगर ऐसा लगे तो आप एक नोट अटैच कर दीजिएगा पेपर में। 55,995 10 रुपीज़ की, और कुछ नहीं। 1,55,480 रुपीज़। राइट, चलिए अब हम प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, पर समझ में आ जाए इसीलिए हम बना रहे हैं। चलिए, उसमें भी पर्टिकुलर्स यूनिट्स रुपीस, पर्टिकुलर्स यूनिट्स रुपीस। अब ओपनिंग WIP सबसे पहले लिखना रहता है। यहाँ पर हम टोटल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने टोटल यहाँ पर दिखा दिया है कि कैसे मिला, दैट इज 70,510 और इसके 16,000 यूनिट्स था। फिर हमने रॉ मटेरियल ऐड कितना किया है? 1 लाख का, और उसका कॉस्ट हमें दिया है 4,79,000। और फिर हमने लेबर और ओवरहेड्स जो है वो ऐड किए हैं, उसके यूनिट्स नहीं होते पर अमाउंट होती है 182,880 और जो हमारा ओवरहेड्स है वो होता है 391,160, 3,91,160 रुपीज। आप अच्छे से लिखिएगा, अदरवाइज आप ही अपने क्वेश्चन में गड़बड़ करेंगे। राइट, वो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर नॉर्मल लॉस वगैरह कुछ नहीं है। नेक्स्ट प्रोसेस में हम कितना ट्रांसफर कर रहे हैं? हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें 92,000 यूनिट्स। राइट, और उसका जो वैल्यूएशन कितना होता है? अमाउंट 9,68,070 रुपीज, 968,070। और क्लोजिंग WIP में कितना होता है? 24,000 यूनिट्स। यहाँ पर जितने एक्चुअल यूनिट्स है वो दिखाएंगे, और उसका कॉस्ट होता है 1,55,480 रुपीज। यहाँ पर आपका पूरा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ये प्रोसेस अकाउंट वगैरह है वो आपका इजीली बन जाता है जब आपने ये आगे के स्टेप्स अच्छे से कर लिए हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं पूछा था, बट हमने कर लिया ताकि आपको समझ में आ जाए। राइट, कि FIFO बेसिस पर कैसे किया जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि भाई जो भी आप कंप्लीटेड यूनिट्स करेंगे उसमें ओपनिंग WIP का कॉस्ट ऐड करना है, और यहाँ पर उसको पहले लेना है। ओपनिंग WIP को इक्विवेलेंट यूनिट्स कंसीडर करेंगे, उसमें कंप्लीटेड यूनिट्स में सबसे पहले ओपनिंग WIP के यूनिट्स होंगे और उसके परसेंटेज उस हिसाब से लिखे जाएंगे, और फिर जो इंट्रोड्यूस्ड थे उसमें से लिखे जाएंगे। क्लियर? चलो, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2 हो गया। अब हम समझते हैं केस सिनेरियो जो आपको मॉड्यूल में दिया हुआ है। ये जो केस सिनेरियो है May 25 के मॉड्यूल में से ऐड किया हुआ है। ये जो केस सिनेरियो है सिमिलर टू MTP 1 May 24 केस सिनेरियो 1, वही क्वेश्चन यहाँ पर अब मॉड्यूल में ऐड कर दिया है। MTP 1 May 24 केस सिनेरियो 1 पेज नंबर 10.37 पर दिया है। राइट, ये FIFO बेसिस पर WIP के रिलेटेड जो है उसी का केस सिनेरियो है। तो ये सोल्व करते हैं MCQ बेस्ड केस सिनेरियो। Arnav Limited manufactures chemical solution used in paint and adhesive products. Chemical solutions are produced in different processes. Some of the processes are hazardous in nature, which may result in fire accidents. इसमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस, कुछ ऐसे केमिकल्स वगैरह है जो हैजार्डियस है और उस वजह से फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। At the end of the last month, one fire accident occurred in the factory. The fire destroyed some of the paper files containing records of the process operations for the month. Last month में ऐसा ही कोई फायर एक्सीडेंट हुआ और उस वजह से कुछ पेपर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं।
You being an associate to chief manager finance are assigned to prepare the process accounts for the month during which the fire occurred. आपको ये फायर अकर हुआ उस टाइम के लिए प्रोसेस अकाउंट्स वगैरह कुछ बनाने हैं. From the documents and files of the other sources, following information could be retrieved. कुछ information हमें मिली. Opening WIP at the beginning of the month was 500 liters. 80% complete for the labor and 60% complete for the overheads. Opening WIP was valued at rupees 2,78,000. 500 liters of opening WIP था beginning of the month में. 80% किसके लिए complete था? लेबर के लिए, और 60% complete था overheads के लिए. यहाँ पर लेबर ओवरहेड्स का भी अलग अलग दिया है. मटेरियल, रॉ मटेरियल के बारे में कुछ नहीं दिया, देखते हैं. और उसकी टोटल वैल्यू थी 2,78,000. Closing WIP at the end of the month was 100 liters, 20% complete for labor and 10% complete for overheads. Closing WIP 100 liters था, 20% labor के लिए और 10% overheads के लिए. Normal loss is 10% of input fresh. जो normal loss है वो input fresh input का ही 10% होता है. And total losses during the month were 800 liters, partly due to the fire damages. 800 का टोटल लॉस हुआ है, नॉर्मल लॉस प्लस एबनॉर्मल लॉस. फायर डैमेज की वजह से भी हुआ है जो एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा. आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स वाज 3400. कितना आउटपुट ट्रांसफर हुआ है नेक्स्ट प्रोसेस फिनिश गुड्स में? 3400 लीटर्स. लॉसेस है स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹20 पर लीटर. लॉसेस है वो सेल कर सकते हैं, ₹20 पर लीटर मिल सकते हैं. All raw materials are added at the commencement of the process. See, raw material पूरा का पूरा commencement of the process में ही यूज होता है. मतलब कि ये जो opening WIP है उसमें 100% ऑलरेडी raw material complete हो चुका होगा, और closing WIP में भी 100% इसी पीरियड में हम ऐड किया होगा. राइट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. The cost per equivalent unit is ₹660 for the month made up as follow. कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स हमें दे दिया है 660 रुपीज टोटल है, जिसमें रॉ मटेरियल का है 300, लेबर का है 200 और ओवरहेड का है 160. तो 300 प्लस 200 प्लस 160 हो जाता है 660. द कंपनी यूजेस FIFO मेथड टू वैल्यू WIP एंड फिनिश गुड्स. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड फॉर मैनेजरियल डिसीजन. हमें यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर 5 MCQs दिए हैं जो हमें सॉल्व करने रहेंगे. How much quantity of raw material introduced during the month? कितना क्वांटिटी इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द मंथ, वो हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए वो देखते हैं. सी यहाँ पर टोटल आउटपुट आपको मिला है 3400 लीटर्स का. टोटल 800 लीटर्स जो है वो आपके क्या है? लॉस है. क्लोजिंग WIP दिया है 100 लीटर्स और 500 लीटर्स हमारा क्या है? ओपनिंग WIP में था. तो वो जो इक्विवेलेंट यूनिट्स का हम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं? इनपुट और आउटपुट आपके मैच होने चाहिए. तो अगर वही चीज हम यहाँ पर कंसिडर करें, इनपुट और आउटपुट के पर्टिकुलर्स, राइट. तो पहले ओपनिंग WIP कितना था इनपुट उसका? 500 लीटर्स. अब इंट्रोड्यूस कितना किया है वो हमें पता नहीं है, वो हमें कैलकुलेट करना है. आउटपुट में आउटपुट कितना हमें मिला होगा? टोटल कंप्लीटेड कितना है उसमें? FIFO है तो ओपनिंग WIP में से पहले मिलेगा, वो कितना है? 500 लीटर्स. और इंट्रोड्यूस्ड में से कितना होगा? सी, टोटल हमारा आउटपुट है 3400. तो 3400 और 500 का डिफरेंस हो जाएगा 2900. लॉसेस, टोटल लॉसेस हमें बताया है 800. सी, यहाँ पर अभी हम 800 लिखते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल में नहीं जाते हैं, क्योंकि 10% ऑफ इनपुट है वो नॉर्मल लॉस होगा, बाकी का एबनॉर्मल. तो वो अभी हमें इंट्रोड्यूस कितना किया है वही नहीं पता है. और क्लोजिंग WIP में हमें बताया है कितना है? 100 लीटर्स. राइट. तो यहाँ पर हमारा टोटल आउटपुट हो गया 3400 प्लस 800 प्लस 100. तो 3400 प्लस 800 प्लस 100 तो हो जाएगा 4300. टोटल आउटपुट इतना है, उसमें से 500 इनपुट ओपनिंग WIP में से था, तो बाकी का जो होगा वो क्या हो जाएगा? इंट्रोड्यूस्ड. तो दैट इज बैलेंसिंग फिगर वुड बी 3800. तो 3800 लीटर्स है वो हमारा न्यूली फ्रेश इंट्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल होगा. सिंपल. द क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस. सी, नॉर्मल लॉस के लिए हमें बोला था भाई 10% ऑफ फ्रेश इनपुट. फ्रेश इनपुट कितना है? 3800. तो उसका 10% दैट इज 380. और टोटल लॉस कितना है? 800. तो 800 में से 380 हम निकाल देंगे
तो वो हो जाएगा, हम 800 में से 380 निकाल देंगे तो हो जाएगा 420 लीटर्स, दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो नॉर्मल लॉस होगा 380 लीटर्स और एबनॉर्मल लॉस होगा 420 लीटर्स। क्लियर? चलिए फिर थर्ड है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एडेड टू द प्रोसेस ड्यूरिंग द मंथ। कितना रॉ मटेरियल का वैल्यू हमने ऐड किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी यहां पर हमें 300 रुपीज इक्विवेलेंट यूनिट्स रॉ मटेरियल के हमें बताया कि भाई रॉ मटेरियल का इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट कितना होता है, 300 रुपीज। तो इसके ऊपर से हमें टोटल कॉस्ट मिल सकता है, बट थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहां पर हमें करने रहेंगे। देखिए यहां पर जो हमने ये लिखा आउटपुट वाला, ये जो इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला हम ऐसे ही बनाते हैं। तो आगे अगर हम इक्विवेलेंट यूनिट्स का बनाए तो वो कैसे बनाएंगे, ये मैं निकाल देता हूं। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स में अब यहां पर हमें 3 अलग अलग कॉलम, रॉ मटेरियल की अलग, लेबर की अलग और ओवरहेड्स की अलग अलग रहेगी। तो रॉ मटेरियल के बनाएंगे तो परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स। और यहां पर अब हमें लॉसेस का भी पता चल गया है कि कितना कितना है। नॉर्मल लॉस कितना है 380 और एबनॉर्मल लॉस कितना है 420। समझ में आ रहा है? चलिए अब रॉ मटेरियल का परसेंटेज जो है वो पूरा का पूरा कमेंस, जब प्रोसेस कमेंस होता है तभी ऐड किया जाता है। तो ये जो ओपनिंग WIP है 500 लीटर्स, उसमें तो कोई भी रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द पीरियड ऐड नहीं किया होगा, बट ये इंट्रोड्यूस्ड है उसमें 100% इसी पीरियड में किया होगा, दैट इज 2900। ये जो नॉर्मल लॉस है उसको कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो जो है वो बाकी के यूनिट्स बेयर करते हैं। 420 में भी 100% इसी पीरियड में होगा, वो फायर में डैमेज हो गया है। और क्लोजिंग WIP का भी अभी होगा, दैट इज 100 यूनिट्स। तो पूरा का पूरा 2900 प्लस 420 प्लस 100, तो ये हमारे हो जाएंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स 3420। अब ये 3420 इक्विवेलेंट यूनिट्स है और हमारे पास रॉ मटेरियल का इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट है 300। तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3420 इंटू 300, 3420 यूनिट्स इनटू पर यूनिट हमें दिया है ₹300, तो वो हो जाएगा 10,26,000। बट ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहां पर एक और पॉइंट ध्यान में रखना है। सी लॉसेस हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹20 पर लीटर। और मैंने आपको बताया था कि जो नॉर्मल लॉस की जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो हमें रॉ मटेरियल में से माइनस करनी होगी, तभी हमें इक्विवेलेंट यूनिट कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मिलेगा, राइट। जो हमने इलस्ट्रेशन 4 किया था उसमें भी हमने क्या किया था, टोटल कॉस्ट जो था उसमें से नॉर्मल लॉस का वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू माइनस किया था। यहां पर रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग अलग है, तो उस केस में हमें रॉ मटेरियल में से माइनस करना होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहां पर 10,26,000 में से ऑलरेडी उन्होंने माइनस कर दिया होगा, तो यहां पर हमें नॉर्मल लॉस की जो रिकवरी है उसे ऐड करना होगा। तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी, यहां पर नॉर्मल लॉस हमारा है 380 लीटर्स का और उसकी रिकवरी है ₹20 पर लीटर के हिसाब से। तो 380 इंटू 20 मतलब कि 7600 है, वो हम यहां पर ऐड करेंगे। हम जब इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं तो क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट में से रिकवरी को माइनस करते हैं। यहां पर हम उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स कैलकुलेशन है। यहां पर हमें इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट के लिए जो कॉस्ट कंसिडर कर रहे हैं वो 10,26,000 है, बट हमें एक्चुअल रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है वो निकालना है, तो उसमें 7600 की रिकवरी है वो ऐड करेंगे। सो 10,26,000 प्लस 7600 तो हो जाएगा 10,33,600। ये है हमारा ऑप्शन बी। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलती होने के चांसेस है, राइट। फिर फोर्थ क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ लेबर एंड ओवरहेड इन क्लोजिंग WIP। लेबर एंड ओवरहेड्स का क्लोजिंग WIP कैलकुलेट करना है। तो यहां पर जो हमें लेबर और ओवरहेड्स के लिए दिया गया है कॉस्ट वगैरह, लेबर एंड ओवरहेड्स का यहाँ पर सी ₹200 है, वो इक्विवेलेंट यूनिट है, और इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट है, और ओवरहेड्स का ₹160। अब क्लोजिंग WIP के इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं। 20% कंप्लीट फॉर लेबर एंड 10% कंप्लीट फॉर ओवरहेड्स। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर हमें जितना चाहिए उतना ही हम ऐड कर रहे हैं, बाकी का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। आप कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। तो 20% कंप्लीट फॉर लेबर, ऐसा ही है ना, हाँ, और 10% फॉर ओवरहेड्स। तो 100 के 20% मतलब 20 और ओवरहेड्स के 10, ओवरहेड्स के लिए 10%, 100 के 10% मतलब 10। तो 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, तो
20 इंटू 200 तो हो जाएगा 4000, और जो हमारा ओवरहेड से कॉस्ट पर यूनिट है 160, तो 160 इंटू 10 करेंगे तो हो जाएगा 1600। तो लेबर का 4000 और ओवरहेड्स का 1600, तो ये ऑप्शन ए सिंपल। और फिफ्थ, वैल्यू ऑफ आउटपुट ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स, आउटपुट जो है उसका फिनिश गुड्स का कितना वैल्यू रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, उसमें उसका भी कॉस्ट कंसिडर करेंगे, पर प्लस जो कंप्लीटेड है उसको भी कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर ये 2900 है, वो तो इंट्रोड्यूस्ड हुआ है और इसी पीरियड में कंप्लीट हो चुके हैं, और उसको तो सीधा ही 660 रुपीज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंट्रोड्यूस्ड का हमें कॉस्ट मिल जाएगा। प्लस हमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है, उसमें रॉ मटेरियल तो पूरा का पूरा प्रीवियस पीरियड में ऐड कर दिया था। अब जो लेबर एंड ओवरहेड्स है उसके लिए इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने होंगे। 80% कंप्लीट था लेबर के लिए और 60% ओवरहेड्स के लिए कंप्लीट था, तो बाकी का करेंगे। तो लेबर के लिए 20% इस पीरियड में होगा, तो 500 के 20% तो हो जाएंगे 100, और 60% ओवरहेड्स के लिए कंप्लीट था तो 40% इस पीरियड में करेंगे, तो 500 के 40% तो हो जाएगा 200। तो ये 100 यूनिट्स और 200 यूनिट्स को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, जो हमारा इक्विवेलेंट कॉस्ट जो है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट है 200 और 160, उनसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो पहले जो कंप्लीटेड यूनिट्स है उसमें जो इंट्रोड्यूस्ड में से था वो कितना था 2900, राइट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 660 से, तो 2900 इंटू 660 हो जाएगा 19,14,000, प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में इक्विवेलेंट यूनिट वाला जो पार्ट है उसमें लेबर के है 100 और ओवरहेड्स के है 200, और उसका कॉस्ट है ₹200 एंड 160 रुपीज रिस्पेक्टिवली। तो ये हो जाएगा 20,000 और ये हो जाएगा 32,000, प्लस ओपनिंग का ऑलरेडी जो कॉस्ट इनकर्ड है वो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई जो ऑलरेडी इनकर कर लिया है वो कितना है 2,78,000, तो उसे भी ऐड करेंगे 2,78,000। इन सभी का टोटल करेंगे तो हमें कॉस्ट मिल जाएगा 19,14,000 प्लस 20,000 प्लस 32,000 प्लस 2,78,000, तो ये हो जाएगा 22,44,000। आउटपुट जो है उसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा 22,44,000। क्लियर? तो ये था केस सिनेरियो। पांचों का पांचों एमसीक्यूज हमारे हो गए, सिंपल है। थर्ड एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है जिसमें गलती होने के चांसेस रहेंगे, राइट। एमटीपी 1 में 24 का ये केस सिनेरियो था। चलिए यहां पर हम समझने वाले हैं सबसे पहले वेटेड एवरेज मेथड से किस तरह से डब्ल्यूआईपी का वर्किंग किया जाएगा। दो मेथड से वैल्यूएशन हो सकता है डब्ल्यूआईपी का। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जब भी दे रखी है तब फीफो बेसिस पर या फिर वेटेड एवरेज पर। अगर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी नहीं दे रखी है तो ये वेटेड एवरेज या फिर फीफो बेसिस की कोई भी इश्यू नहीं आएगा, वो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, राइट। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है तभी फीफो या वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना रहेगा। फीफो में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी है और ड्यूरिंग द पीरियड आप कुछ नया रॉ मटेरियल भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें से जो आउटपुट मिलेगा उसमें सबसे पहले जो अपने ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में जो वर्क इन प्रोग्रेस में था वो सबसे पहले कंप्लीट होगा। उसके बाद जो बाकी के रिमेनिंग कंप्लीटेड यूनिट्स है वो ड्यूरिंग द पीरियड जो रॉ मटेरियल ऐड किया है उसमें से बने हुए होंगे। वेटेड एवरेज में ऐसा कुछ नहीं होगा। वेटेड एवरेज में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और यूनिट्स जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है, रॉ मटेरियल जो फ्रेशली इंट्रोड्यूस किया गया है वो मिक्स हो जाएंगे और उसमें से वेटेड एवरेज बेसिस पर, उसमें से एवरेज बेसिस पर कंप्लीटेड यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक वगैरह में जाएंगे। तो इस वजह से वैल्यूएशन थोड़ा सा चेंज होगा। फीफो में हम क्या करते थे, हम फीफो में सबसे पहले जो वो इक्विवेलेंट यूनिट्स वाला बनाते थे उसमें भी जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के थे जो ड्यूरिंग द पीरियड जो प्रोसेस करते थे उसमें उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स में कन्वर्ट करते थे। फिर जो कंप्लीटेड यूनिट्स, जो रिमेनिंग यूनिट्स थे जो कंप्लीट हो चुके हैं वो फ्रेशली इंट्रोड्यूस में से थे, तो उसमें 100% प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड होता था। बाकी फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एबनॉर्मल लॉसेस वगैरह मिलता था।
फिर जब हम कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते थे या फिर वैल्यूएशन निकालते थे, तो उसके लिए जो फीफो बेसिस में हम करते हैं, तो उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का जो कॉस्ट है उसको सिर्फ जो कंप्लीटेड यूनिट्स फ्रॉम द ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है उसी में या फिर ओवरऑल कंप्लीटेड यूनिट्स में ही ऐड किया जाता है। वो बाकी के जो एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन वगैरह है, जैसे कि क्लोजिंग स्टॉक या फिर एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, उसमें उसकी इंपैक्ट नहीं आती है। वेटेड एवरेज में क्या होगा, यहां पर हमें जो कंप्लीटेड यूनिट्स है उसमें बाइफर्केशन नहीं करना है कि कितना ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में से कंप्लीट हुआ है और कितना ड्यूरिंग द पीरियड जो फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड है उसमें से कितना कंप्लीट हुआ है। यहां पर यूनिट्स कितने कंप्लीट हुए हैं उसी को कंसिडर किया जाएगा, उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड हुई है ऐसा माना जाएगा, राइट। और जो कॉस्ट होगा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का जो ऑलरेडी इनकर हो चुका है वो भी करंट ईयर का जो कॉस्ट है उसी में ऐड करके सभी में डिवाइड हो जाएगा। यहां पर वेटेड एवरेज बेसिस पर सभी में उसकी इंपैक्ट आ जाएगी। फीफो में उसको अलग रखा जाता है, वो सारे एलिमेंट्स में ऐड नहीं किया जाता है, सारे एलिमेंट्स में स्प्रेड नहीं किया जाता है। जबकि वेटेड एवरेज में जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है उसका भी जो कॉस्ट है वो सारे एलिमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड जो प्रोसेस हुए हैं उसमें वो स्प्रेड हो जाएगा, बस उतना इसमें डिफरेंस रहेगा, राइट। इसके रिलेटेड इलिस्ट्रेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलिस्ट्रेशन 5 पेज नंबर 10.22 पर दिया हुआ है। इसमें हमें जो इलिस्ट्रेशन 4 में जो डेटा था जिसको हमने फीफो बेसिस पर वैल्यूएशन किया था उसी को कंसिडर करके वेटेड एवरेज बेसिस पर हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करना रहेगा। तो इलिस्ट्रेशन 4 एक बार देख लेते हैं, याद कर लेते हैं तो हमारा हो जाएगा। चलिए, इसमें हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी थी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 1000 यूनिट्स है जो ऑलरेडी 60% कंप्लीट है, मतलब कि बाकी का 40% ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट हुआ होगा। कॉस्ट ऑफ रुपीज 1,10,000, यूनिट्स इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड 10,000 यूनिट्स, 1000 ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में थे और 10,000 न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उसकी कॉस्ट है 19,30,000। ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000 यूनिट्स, 11,000 टोटल इनपुट है उसमें से 9,000 कंप्लीट 9,000 है वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हुए हैं, मतलब कि कंप्लीटेड यूनिट्स है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 800 यूनिट, 75% कंप्लीट। जो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ड्यूरिंग द पीरियड जो इन प्रोसेस है जो कंप्लीट नहीं हुआ है एट द एंड ऑफ द पीरियड, वो कितने यूनिट्स है 800 और उसमें 75% प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, 25% नेक्स्ट पीरियड में होगा। नॉर्मल लॉस इज एस्टिमेटेड एट 10% ऑफ टोटल इनपुट्स इंक्लूडिंग द यूनिट्स इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग। यहां पर स्पेसिफिकली बताया है कि जो नॉर्मल लॉस है वो 10% होगा और वो टोटल इनपुट्स का जो इन प्रोसेस था एट द बिगिनिंग एज वेल एज जो ड्यूरिंग द पीरियड जो ऐड किए गए हैं, मतलब कि 11,000 के 10% 1100 यहां पर नॉर्मल लॉस होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो भी आपको जनरली टोटल इनपुट के ही परसेंटेज कंसिडर करने होंगे फॉर द नॉर्मल लॉस। और अगर आपको स्पेसिफिकली बताया है ये जो नॉर्मल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग द पीरियड जो इंट्रोड्यूस किया है उसी के होंगे तो उसी को कंसिडर करेंगे। हमने जो केस सिनेरियो सोल्व किया था एमसीक्यू बेस्ड जो एमसीक्यूज थे, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज, उसमें स्पेसिफिकली लिखा था कि भाई नॉर्मल लॉस है वो आपको सिर्फ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जो यूनिट्स है उसी का कंसिडर करना है। तो उसके अकॉर्डिंगली जिस तरह से क्वेश्चन में आपको दिया है उस तरीके से आपको सोल्व करना, कंसिडर करना रहेगा। स्क्रैप रियलाइजेस ₹10 पर यूनिट। स्क्रैप्स आर 100% कंप्लीट। स्क्रैप जो है उसे सेल कर सकते हैं ₹10 पर यूनिट के हिसाब से। नॉर्मल लॉस जो होगा उसमें उसका जो भी लॉस है वो गुड यूनिट्स को बेयर करना पड़ता है, बट हाँ अगर कोई भी रिकवरी होती है तो उसको हमें वो टोटल कॉस्ट में से माइनस करना होगा। रिकवरी जो है वो जनरली हम टोटल कॉस्ट में से माइनस करते हैं। सी यहां पर आपको सिर्फ एक 19,30,000 एक ही कॉस्ट दिया है। अगर आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स अलग अलग दिए होते तो ये जो नॉर्मल लॉस की रिकवरी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मटेरियल में से माइनस करना रहेगा। इसके रिगार्डिंग हमने केस सिनेरियो में भी कवर अप किया था, आगे के क्वेश्चन में भी हम कवर अप करेंगे। तो अगर आपको नॉर्मल लॉस दिया हुआ है तो उसमें से जो रिकवरी होती है वो टोटल मटेरियल कॉस्ट में से माइनस किया जाएगा, मटेरियल कॉस्ट उतना कम हो जाएगा। अगर आपको अलग अलग एलिमेंट नहीं दिए जैसे कि इस क्वेश्चन में तो आपको ओवरऑल कॉस्ट में से ही माइनस करना रहेगा जितनी रिकवरी है वो। एबनॉर्मल लॉस जो है वो उनके यूनिट से बेयर करेंगे और वो कॉस्टिंग पैनल में चार्ज किया जाएगा, राइट। और उसकी रिकवरी यहाँ पर नहीं होती है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में दिखाई जाएगी और जो नेट लॉस होगा वो कॉस्टिंग पैनल में ट्रांसफर किया जाएगा, जो ऑलरेडी हमने समझा हुआ है। यूजिंग द FIFO, हमें इलस्ट्रेशन 5 कर रहे हैं इसीलिए यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड, कंप्यूट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, आल्सो इवैल्यूएट द आउटपुट।
तो यहां पर भी हम इक्विवेलेंट यूनिट्स जो कॉस्ट पर यूनिट है और फिर वैल्यूएशन जो है वो निकालते हैं, उसी तरीके से यहां पर हम कवर अप करेंगे। चलिए यहां पर फर्क सिर्फ एक दो जगह पर ही पड़ेगा जो मैं आपको दिखा दूंगा। यहां पर भी हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा इक्विवेलेंट यूनिट्स का, राइट, उसमें पर्टिकुलर्स, इनपुट के पर्टिकुलर्स हम, फिर इनपुट के यूनिट्स, फिर पर्टिकुलर्स ऑफ आउटपुट, आउटपुट के यूनिट्स, फिर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन और परसेंटेज और इक्विवेलेंट यूनिट्स। सी यहाँ पर टोटल कॉस्ट है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स अलग अलग नहीं दिया है, उसके परसेंटेज अलग अलग नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ ये दो कॉलम ही बनेगी। अगर मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट का अलग होगा तो मटेरियल की दो कॉलम्स और कन्वर्जन कॉस्ट की दो कॉलम। अगर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों के कॉस्ट, तीनों के परसेंटेजेस अगर अलग अलग होते तो मटेरियल का अलग, लेबर का अलग और ओवरहेड का अलग, सभी की दो दो कॉलम्स बनती, राइट, जो हमने फीफो में भी किया हुआ है। अगर आपको लेबर और ओवरहेड्स के कॉस्ट अलग अलग दिए हैं, बट अगर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन सेम दिया है तो फिर आप उसको एक साथ भी इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही आंसर सेम आएगा, राइट। परसेंटेज अगर अलग अलग है लेबर एंड ओवरहेड्स के तो आपको अलग अलग कॉलम्स बनानी रहेगी। चलिए, तो यहाँ पर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 1000 यूनिट्स इंट्रोड्यूस 10,000, तो टोटल इनपुट है 11,000। उसमें से जो हमारा कंप्लीट हो चुके हैं वो 9,000 यूनिट्स है। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000। यहाँ पर बाइफर्केशन नहीं करना है कि ओपनिंग में से कितना और हमारा यूनिट्स न्यूली इंट्रोड्यूस्ड में से कितना। यहां पर ऐसा माना जाएगा कि ये 9,000 है वो इन 11,000 में से मिलकर एवरेज होकर ही 9,000 बने हैं, और ऐसा मान लिया जाएगा कि पूरा का पूरा ड्यूरिंग द पीरियड बना है, तो 9,000 जो है उसमें कंप्लीशन 100% इसी पीरियड में हुआ है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स भी 9,000 होंगे, राइट। ये एक पॉइंट जो है वो फीफो और वेटेड एवरेज में अलग अलग होता है। फीफो में हमने क्या किया था, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का अलग और फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड का अलग यहां पर कंसिडर किया था। देखिए फ्रॉम पहले, सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में से कंप्लीट होते हैं 1000, टोटल हमारे 9,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए थे, तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के 1000 जो थे वो पहले फिनिश हो चुके, पहले कंप्लीट हो चुके, फीफो मेथड है इसीलिए। बाकी के जो रिमेनिंग कंप्लीटेड यूनिट्स है वो फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड में से होंगे, मतलब कि बाकी के 8,000, 9,000 टोटल थे, उसमें से 1000 ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में से और बाकी के 8,000 फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड में से बने हैं। तो यहां पर क्या होता है डिफरेंस, इक्विवेलेंट यूनिट्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी अगर आप अलग से दिखाते हैं तो उसमें जो प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड किया है उतना ही आपको कंसिडर करना है फॉर द इक्विवेलेंट यूनिट्स कंसिडर करने के लिए। तो यहां पर ऑलरेडी 60% कंप्लीट है, तो ड्यूरिंग द पीरियड हम 1000 यूनिट्स पर कितनी प्रोसेस करेंगे, 40%, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हो जाएंगे, 400। जबकि बाकी के 8,000 पर इसी पीरियड में वो मटेरियल इश्यू की है और इसी पीरियड में उसके ऊपर प्रोसेस किया है, तो 100% प्रोसेस इसी पीरियड में हुआ है, तो 100% और 8,000 यूनिट्स हो जाएंगे। तो यहां पर कंप्लीटेड यूनिट्स के इक्विवेलेंट यूनिट्स 8,400 होते हैं, जबकि वेटेड एवरेज में 9,000। यहां पर ये ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और ये फ्रेशली इंट्रोड्यूस्ड में कुछ भी बाइफर्केशन नहीं होगा, मिक्स करके एवरेज करके कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक पॉइंट इक्विवेलेंट यूनिट्स में डिफर होगा, बाकी ये सारी चीजें एज इट इज होगी, राइट। इसका दूसरी भी इंपैक्ट आएगी, वो भी बाद में मैं समझाऊंगा। चलिए, फिर हमें बताया था कि भाई नॉर्मल लॉस है वो टोटल इनपुट्स का होगा, इंक्लूडिंग जो बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग जो इन प्रोसेस थे, तो टोटल 11,000 के 10% करेंगे 1100। इसका जो 1100 है उसका लॉस बाकी के यूनिट्स को बेयर करना है, तो यहां पर इक्विवेलेंट 0 कंसिडर किए जाते हैं, राइट। फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दे रखा था 800 और बताया था कि भी 75% कंप्लीट हुआ है, तो ड्यूरिंग द पीरियड 75% कंप्लीट हुआ है, तो 800 उसका 75% मतलब कि इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगे 600। तो यहां पर 11,000 टोटल हमारा इनपुट है, जबकि हमारा आउटपुट कितना दिया है 9,000 प्लस 1100 प्लस 800, मतलब कि यहां पर डिफरेंस, और डिफरेंस है कितना 100 यूनिट्स का, 100 यूनिट्स कम आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस होगा, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। और बताया कि भाई स्क्रैप भी 100% कंप्लीट है, तो इसमें भी 100% कंप्लीट और 100 यूनिट्स कंसिडर किए जाएंगे। ये तीनों चीजें फीफो हो या वेटेड एवरेज हो सभी में सेम होगा। यहां पर फर्क सिर्फ यूनिट्स कंप्लीटेड में होगा, फीफो होगा तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के पहले कंसिडर करेंगे और परसेंटेज जो कंप्लीट करने बाकी है उतने ही कंसिडर किए जाएंगे। फिर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड में से रिमेनिंग आउटपुट मिलेगा और उसमें 100% करेंगे, जबकि वेटेड एवरेज में पूरा का पूरा कंप्लीटेड यूनिट्स इसी पीरियड में हुआ है ऐसा माना जाएगा और उतना ही लिखा जाएगा, और उसमें 100% प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है ऐसा ही माना जाएगा, राइट। अब कॉस्ट पर यूनिट, यहां पर
कंप्यूटेशन करेंगे तो उसमें जो ओपनिंग WIP का कॉस्ट है वो भी कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि ये जो 1000 यूनिट्स है उसको भी हमने ऐसा मान लिया कि भाई इसके ऊपर भी प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है, बट एक्चुअल में द कॉस्ट उसमें प्रीवियस पीरियड में हो चुका होगा। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा कॉस्ट है ओपनिंग WIP का वो भी कंसिडर किया जाएगा और वो भी सभी में स्प्रेड किया जाएगा, ताकि एवरेज मिल जाए, वेटेड एवरेज हो जाए, राइट। तो यहाँ पर ओपनिंग WIP का भी कॉस्ट 1,10,000, ड्यूरिंग द पीरियड हमने कॉस्ट इनकर किया है 19,30,000, और जो रिकवरी हुई है नॉर्मल लॉस की, क्योंकि उतना कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा, तो 10 रुपीज बताया था पर यूनिट, तो 10 रुपीज इंटू 1100 यूनिट्स तो हो जाएगा 11,000। तो टोटल हमारा कॉस्ट आएगा 20,29,000 जो स्प्रेड किया जाएगा। टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट कॉस्ट मिल जाएगा पर यूनिट। 20,29,000 डिवाइड बाई 9700 तो हो जाएगा ₹209.80। फीफो में यहाँ पर डिफरेंस क्या रहता है, फीफो में सिर्फ करंट ईयर का कॉस्ट और उसमें से रिकवरी माइनस की जाती है। यहाँ पर टोटल कॉस्ट दिया है तो रिकवरी टोटल कॉस्ट में से माइनस होगी। अगर आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड अलग अलग एलिमेंट के कॉस्ट अलग अलग दिए हैं तो मटेरियल में से ही माइनस करना है, ये आपको याद रखना होगा। चलिए, तो फीफो में ये एक चेंज आता है, राइट, क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट्स भी हमने उसी तरीके से कंसीडर किया है। देखिए यहाँ पर 19,30,000 में से सीधा 11,000 माइनस कर दिया, इसमें 1,10,000 ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगा 210.88। फिर क्या करते हैं वो ओपनिंग WIP में जो पीरियड, करंट पीरियड में जो प्रोसेस किया है उसको 210.88 जो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट आया उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे 400 इक्विवेलेंट यूनिट को, और बाकी का 1,10,000 ऐड किया जाएगा ताकि कंप्लीटेड यूनिट्स का टोटल कॉस्ट हमें मिल सके। जबकि वेटेड एवरेज में क्या होगा, सिर्फ ये 209.18 से ही सारे के सारे यूनिट्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा। ओपनिंग WIP का कॉस्ट जब हमने इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट किया उसी में ऐड कर दिया है, तो उसको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है व्हेन फाइंडिंग आउट द वैल्यूएशन ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक और एबनॉर्मल लॉस, राइट। तो यहाँ पर यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000 पूरे के पूरे लिए जाएंगे। फीफो में अलग अलग 8,000 जो भी 1,000 था उसको, जो इक्विवेलेंट था 400 उसको पहले मल्टीप्लाई किया और 1,10,000 ऐड किया और फिर बाकी के 8,000 को मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड किया। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा 9,000 को जो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट मिला है उसी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, राइट। तो ये होता है 18,82,620। एबनॉर्मल लॉस, राइट, 100 यूनिट्स से 209.18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोजिंग WIP यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स ही कंसिडर करने हैं, उसी के साथ मल्टीप्लाई करने होंगे तभी हमें वैल्यू मिलेगी। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमें फीफो में इन डिटेल समझा हुआ है, राइट। तो 209.118 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,25,508। क्लियर। यहाँ पर वैल्यूएशन जो है वो चेंज होगा, फीफो और वेटेड एवरेज में सेम आंसर डेफिनेटली नहीं आएंगे, अलग अलग आएंगे, क्योंकि इक्विवेलेंट यूनिट्स भी थोड़ा सा अलग है और पर कॉस्ट पर यूनिट भी अलग है। समझ में आ रहा है। इसका भी प्रोसेस अकाउंट बना सकते हैं, जितना कॉस्ट किया है उसको डेबिट करेंगे, ओपनिंग WIP को भी डेबिट करेंगे और ये तीनों चीजें क्रेडिट हो जाएगी, राइट। तो हमारा मैच हो जाएगा सिंपल। नॉर्मल लॉस की रिकवरी भी क्रेडिट करनी रहेगी, राइट। ऐसा हमने वो इलस्ट्रेशन 4 के साथ कवर अप किया है तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, सिर्फ अमाउंट ही डिफर होगी। फिर ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बाद में कवर अप करते हैं। अब हम वेटेड एवरेज रिलेटेड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो यहाँ पर हम कवर अप करते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1, 2 हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 देखते हैं, पेज नंबर 10.33 पर है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ February. प्रोडक्शन रिकॉर्ड, यूनिट्स इन प्रोसेस एज ऑन 1st February। सी यहाँ पर हमें फॉर द मंथ ऑफ February बताया है और ये 1st February का दिया है, तो वो क्या है, ओपनिंग WIP। ऑल मटेरियल्स यूज्ड 25% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल सब कुछ इसमें ऐड कर दिया था, बट लेबर एंड ओवरहेड कितना कंप्लीट है, 25%। तो बाकी का 75% ड्यूरिंग द पीरियड किया जाएगा, 4,000 यूनिट्स। न्यू यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड 16,000 यूनिट्स कंप्लीटेड 14,000 यूनिट्स इन प्रोसेस एज ऑन 28 February, मतलब कि क्लोजिंग WIP में कितना है, 6,000 यूनिट्स। All materials used 33.33% complete for labor and overheads during the period। मटेरियल तो पूरा का पूरा ऐड कर दिया है, बट लेबर एंड ओवरहेड्स में 33.33% काम हुआ है। कॉस्ट रिकॉर्ड्स, WIP एज ऑन 1st February, जो हमें बिगिनिंग ओपनिंग WIP दे रखा है उसका कॉस्ट दिया हुआ है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड में अलग अलग है, 6,000, 1,000 एंड 1,000, टोटल होता है 8,000। कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ कितना इनकर किया है, मटेरियल में 25,600, लेबर
में 15,000, ओवरहेड्स में 15,000, टोटल होता है 55,600. Presuming that average method of inventory is used, prepare statement of equivalent production, statement showing cost for each element, statement of apportionment of cost and process cost account for process 1. ये चार चीजें हमें जनरली करनी पड़ेगी, तभी मतलब कि ये तीन चीजें करेंगे तभी हमारा प्रोसेस अकाउंट बन सकेगा. तो ये जनरली चारों चीजें आपको पूछी जाती है, तो आपको ये तीनों चीजें जनरली वर्किंग नोट में नहीं दिखानी होगी. अगर आपको सीधा ही प्रोसेस अकाउंट पूछा है तो ये तीनों पॉइंट, तीनों स्टेप्स आपके वर्किंग नोट में आने चाहिए, एडवाइजेबल है. राइट, चलिए सी यहाँ पर लेबर एंड ओवरहेड्स का कंप्लीशन ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में सेम है. तो यहाँ पर हम इक्विवेलेंट कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट्स जो कैलकुलेट करेंगे तो उसमें लेबर और ओवरहेड्स के यूनिट्स सेम होंगे, तो उसकी एक ही कॉलम बनाएंगे तो चलेगा, एक ही साथ बनाएंगे तो चलेगा, दो कॉलम बनानी रहेगी. चलिए तो ये क्वेश्चन जो है वो हम सोल्व करते हैं. सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं. मैं यहाँ पर सारे हेडिंग्स वगैरह नहीं दे रहा हूं, आप प्रॉपर्ली लिखिएगा, समझाने के लिए है ये सिर्फ. सबसे पहले इनपुट के पर्टिकुलर्स, फिर इनपुट के यूनिट्स, फिर आउटपुट के पर्टिकुलर्स, फिर आउटपुट के यूनिट्स. अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी मेथड स्पेसिफाई नहीं की है तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं. जनरली वेटेड एवरेज इजी रहता है, बाकी आपको जो भी अच्छा लगे कर सकते हैं. अगर स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में मेथड बताई गई है तो उसी को फॉलो करना कंपलसरी हो जाएगा. अब इक्विवेलेंट यूनिट्स की कॉलम्स आएंगी जिसमें मटेरियल की दो आएगी और लेबर एंड ओवरहेड्स की दो कॉलम्स आएगी, परसेंटेज और यूनिट्स. लेबर एंड ओवरहेड्स के परसेंटेज सेम है तो उसको एक ही साथ हम दिखा देंगे तो चलेगा. चलिए ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में हमारे कितने इनपुट यूनिट्स थे, 4,000, और इंट्रोड्यूस्ड किए हैं 16,000. तो टोटल हमारा इनपुट हो जाएगा 20,000. राइट, अब आउटपुट उसमें 14,000 नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किए हैं और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 6,000. कंप्लीटेड यूनिट्स एंड क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी. सी यहां पर हम वेटेड एवरेज कर रहे हैं तो कंप्लीटेड यूनिट्स जितना है वो पूरा का पूरा इसी पीरियड में कंप्लीट हो चुका है. यहाँ पर फीफो नहीं है तो ओपनिंग में से कितना और फ्रेशली इंट्रोड्यूस न्यूली इंट्रोड्यूस्ड में से कितना, वो हमें अलग बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है. राइट, तो 16,000 कंप्लीटेड में लिखेंगे और हमें क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में बताया है 4,000. राइट, तो सी हमारा यहाँ पर, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 14,000 जो है वो कंप्लीट हुए हैं और 6,000 जो है वो यहाँ पर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में है. तो सी यहाँ पर 20,000 जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट है, तो ना एबनॉर्मल लॉस है ना एबनॉर्मल गेन है, ना ही नॉर्मल लॉस के बारे में हमें कुछ बताया है. राइट, चलिए कंप्लीटेड यूनिट्स तो पूरा का पूरा इसी पीरियड में हुआ है. राइट, इसीलिए 100% हो जाएगा दोनों में, मटेरियल एज वेल एज लेबर ओवरहेड्स में. तो 14,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स. फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में हमें बताया हुआ है कि 33.33% लेबर और ओवरहेड्स के लिए कंप्लीट है, बाकी मटेरियल तो पूरा का पूरा इसी पीरियड में ऐड कर दिया है. तो यहाँ पर मटेरियल के लिए 100%, तो 6,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स, और जो लेबर ओवरहेड्स है उसके लिए 33.33% कंप्लीट हो चुका है, तो 2,000 यूनिट्स हो जाएंगे. यहाँ पर इक्विवेलेंट यूनिट्स मटेरियल के लिए हो जाएंगे 20,000 पूरे के पूरे, जबकि लेबर ओवरहेड्स के लिए होंगे 16,000. सिंपल. सी यहाँ पर आपको ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के परसेंटेज या उसका झंझट नहीं रहता है, तो ये वेटेड एवरेज मेथड इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए इजी हो जाता है, सिंपलर हो जाता है कंपेयर टू फीफो. राइट, तो अगर आपको कुछ भी नहीं बोला है तो ये मेथड यूज करनी एडवाइजेबल है. फिर कॉस्ट पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना होगा. यहाँ पर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल का अलग और लेबर ओवरहेड्स का अलग हम करेंगे तो चलेगा. लेबर ओवरहेड्स में टोटल ही यूनिट सेम रहने वाले हैं तो एक साथ कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए सबसे पहले मटेरियल का कैलकुलेट करते हैं. मटेरियल में यहाँ पर जो हम कंसिडर करेंगे, सी वेटेड एवरेज मेथड है तो उसमें हमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एज वेल एज
ड्यूरिंग द पीरियड जितना कॉस्ट ऐड किया है उन दोनों का टोटल करके उसको टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट से डिवाइड करना रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। फीफो में हम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए कंसिडर नहीं करते थे, बट यहां पर हमें कंसिडर करना होगा क्योंकि हमने नहीं देखा है कि ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का कितना कंप्लीट हुआ था, ड्यूरिंग द पीरियड कितना हुआ है, हमने सब कुछ इसी पीरियड में हुआ है ऐसा मान लिया है, राइट। तो यहां पर हमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का भी कॉस्ट ऐड करना है, राइट, एज वेल एज करंट पीरियड का भी। तो मटेरियल का अलग से करेंगे और लेबर ओवरहेड्स का अलग से करेंगे। तो मटेरियल का ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में है 6000 और डब्ल्यूआईपी और ड्यूरिंग द पीरियड है 25,600। तो ₹6,000 प्लस ₹25,600 उसको हम मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट्स मतलब कि 20,000 यूनिट्स से डिवाइड करेंगे। से आप प्रॉपर्ली लिखिएगा, सब कुछ फॉर्मूला सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह दिखाइएगा, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पर इक्विवेलेंट यूनिट आता है वो है ₹1.58। फिर लेबर एंड ओवरहेड्स, तो लेबर एंड ओवरहेड्स में क्या क्या है, लेबर में ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में है 1000 लेबर एंड ओवरहेड्स में, और ड्यूरिंग द पीरियड हुआ है 15,000। तो ₹1,000 प्लस ₹1,000 प्लस ₹15,000 प्लस ₹15,000 उसको हम टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स जो है 16,000 उससे हम डिवाइड करेंगे 16,000 यूनिट्स। तो ये हो जाएंगे 32,000, उसको 16 से डिवाइड करेंगे तो ₹2 पर इक्विवेलेंट यूनिट्स। क्लियर। अब हमें कॉस्ट अपोर्शन करना है, अलग अलग जो एलिमेंट है, यहां पर सिर्फ दो ही एलिमेंट है, कंप्लीटेड यूनिट्स और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो वो करेंगे अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटेड यूनिट्स जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होंगे। कंप्लीटेड यूनिट्स हमारा है 14,000। सी इक्विवेलेंट यूनिट्स को कंसिडर करना जरूरी है। यहां पर लेबर में और मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स तीनों में ही कंप्लीटेड यूनिट सेम है, वो जनरली सेम ही रहेगा। तो उसको सीधा ही इस टोटल कॉस्ट से भी 1.58 प्लस ₹2, मैंने लिखना भूल गया था, 1.58 प्लस ₹2 से सीधा 14,000 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 14,000 यूनिट्स इंटू ₹1.58 प्लस ₹2, ये 14,000 इंटू ₹3.58, तो ये हो जाएगा ₹50,120। अब हम क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का कैलकुलेट करते हैं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में दो एलिमेंट अलग अलग होंगे। मटेरियल में पूरा कंप्लीट हुआ है 6,000 यूनिट्स, उसको 1.58 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स इंटू ₹1.58, तो हो जाएगा 9480। और लेबर एंड ओवरहेड्स उसके लिए 2,000 यूनिट्स इंटू ₹2, तो वो हो जाएगा ₹4,000। इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो यह जाएगा 13,480। क्लियर। चलिए अब हमारा जो चौथा एलिमेंट है प्रोसेस अकाउंट बनाना, वो बनाते हैं प्रोसेस 1 अकाउंट। इसमें जो कॉलम्स रहती है पर्टिकुलर्स, यूनिट्स एंड रुपीज दोनों ही साइड पर वो बनाएंगे। जो हमारा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है वो सबसे पहले लिखा जाएगा। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के जो यूनिट्स है वो थे 4,000 यूनिट्स, और उसका जो कॉस्ट है टोटल कॉस्ट लिखना होगा 6,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000। यहाँ पर डायरेक्टली नहीं दिया है तो आपको या तो एलिमेंट वाइज लिखिए, यहाँ पर दिखाइए कि भाई कितना कितना है, 6,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000। यहाँ पर टोटल आपको दिखाना होगा कि किस तरह से मिला, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो हो जाएगा 8,000 रुपीज। फिर हमने मटेरियल कितना इंट्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग द पीरियड, तो 16,000 यूनिट्स, और उसका जो कॉस्ट है वो है 25,600। फिर लेबर, उसमें यूनिट्स में तो कुछ नहीं होगा, अमाउंट है 15,000, और ओवरहेड्स उसमें भी कुछ यूनिट्स में नहीं आएगा, अमाउंट है 15,000।
अब हमारे जो कंप्लीटेड यूनिट्स है जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर होते हैं, राइट, प्रोसेस 2 अकाउंट कितना होता है 14,000 यूनिट्स, और उसकी हमने वैल्यू निकाली है वो है 50,120 रुपीज। और जो क्लोजिंग WIP है, यहां पर हम यूनिट्स तो कंप्लीट लिखेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स नहीं लिखना होता है, तो 6,000 यूनिट्स, और उसकी जो हमने वैल्यू निकाली है वो 13,480, राइट। तो यहां पर हमारा कंप्लीट हो जाता है 13,480 प्लस 50,120, और उसमें से ये 1000 प्लस, राइट। तो यहां पर ये हमारा जो अकाउंट है वो क्लोज हो जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3, सिंपल इजी है, राइट। आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि वेटेड एवरेज मेथड का यूज किस तरह से किया जाता है। FIFO वेटेड एवरेज में सिर्फ 2 एलिमेंट में एक तो चेंज होगा, एक तो यहाँ पर कंप्लीटेड यूनिट्स जो है उसमें हम यहाँ पर ओपनिंग WIP और कंप्लीट और न्यूली इंट्रोड्यूस्ड का बाइफर्केशन नहीं करेंगे, इसीलिए सब कुछ 100% ड्यूरिंग द पीरियड कंप्लीट हुआ है ऐसा ही माना जाएगा। और इसी वजह से हमें ओपनिंग WIP के भी जो कॉस्ट है उसको भी ऐड करना होगा व्हाइल कैलकुलेटिंग कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स, राइट। उसको भी हम ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द पीरियड जितना कॉस्ट ऐड किया है उसके साथ हम एड अप करके इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मिलेगा। समझ में आ रहा है? ये 2 पॉइंट अलग होंगे, बाकी तो सिर्फ यहाँ पर कंप्लीटेड यूनिट्स जो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर जो बाकी के एलिमेंट है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और बाकी प्रोसेस अकाउंट तो एज इट इज ही बनता है जिस जैसे FIFO में बनता है, राइट। चलिए, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये था हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3। अब हम समझते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4, पेज नंबर 10.34 पर दिया हुआ है। Following details are related to the work done in process 1 by XYZ company during the month of मार्च। यहाँ पर मार्च मंथ में जो प्रोसेस किया हुआ है उसके बारे में डिटेल्स दे रखी है। ओपनिंग WIP है 2000 यूनिट्स, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स उसकी वैल्यू दी हुई है 80,000, 15,000, 45,000। मटेरियल्स इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोसेस 1 38,000 और उसका कॉस्ट है 14,80,000, ये मटेरियल का कॉस्ट है। डायरेक्ट लेबर है 30,59,000, ओवरहेड्स है 10,77,000। यूनिट्स स्क्रैप्ड 3000 यूनिट्स, टोटल लॉस कितना हुआ है 3000 यूनिट्स। डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के लिए हुआ है 100% और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए 80%। पहली बार लॉस के अंदर हमें अलग अलग परसेंटेज दिए हुए हैं। अब तक शायद हमने जो क्वेश्चन किया उसमें सभी में 100% कंप्लीट ही था। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको 100% कंप्लीट है ऐसा ही मान लेना रहेगा। क्लोजिंग WIP 2000 यूनिट्स, डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल एंड लेबर ओवरहेड्स 180%। यहाँ पर भी लेबर एंड ओवरहेड्स के परसेंटेज सिमिलर है, तो इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे तो लेबर एंड ओवरहेड्स की एक ही साथ कॉलम्स बन जाएगी, राइट। 2 ही कॉलम में दोनों का आ जाएगा। यूनिट्स फिनिश्ड एंड ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 35,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 5% ऑफ टोटल इनपुट्स इंक्लूडिंग ओपनिंग WIP। यहाँ पर भी हमें नॉर्मल लॉस जो है वो टोटल इनपुट का कंसिडर करना है। स्क्रैप्ड यूनिट्स फेच ₹20 पर पीस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूजिंग एवरेज मेथड। यहाँ पर भी एवरेज मेथड से हमें कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट या फिर अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रोसेस 1 अकाउंट, नॉर्मल लॉस अकाउंट एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। यहाँ पर नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी हमें पूछे हुए हैं। चलिए, यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है 2000 यूनिट्स और ओपनिंग WIP में है 2000 यूनिट्स और 38,000 इंट्रोड्यूस किया है, मतलब कि टोटल 40,000 यूनिट्स है। उसमें से 2000 यूनिट्स क्लोजिंग WIP के है, 35,000 यूनिट्स जो है वो हमारे हो जाएंगे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको में से 35,000 माइनस करते हैं, 2000 माइनस करते हैं। नॉर्मल लॉस के लिए हमें बोला है भाई 5% होगा टोटल इनपुट का, तो 40,000 जो हमारे टोटल इनपुट है उसके 5% यहाँ पर हमें कंसिडर करने होंगे, तो वो हो जाएंगे 2000 यूनिट्स नॉर्मल लॉस हो जाएगा। तो 35, 2000, 2000 और बाकी के यहाँ पर देखिए अब कितना रहता है 1000 यूनिट्स का डिफरेंस आता है, तो वो 1000 यूनिट्स क्या हो जाएंगे एबनॉर्मल लॉस हो जाएंगे। वैसे भी हमें यहाँ पर टोटल यूनिट स्क्रैप बताया 3000, नॉर्मल लॉस है 2000, तो बाकी के 1000 होंगे एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पर हमारा इनपुट और आउटपुट के यूनिट्स मैच हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इक्विवेलेंट यूनिट्स का जो हम पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें इनपुट और आउटपुट की 4 कॉलम्स का हमने समझ लिया। अब कंप्लीशन, उसमें कंप्लीटेड यूनिट्स जो हमारे है 35,000 यूनिट्स, उसमें हमें ओपनिंग या फिर न्यूली इंट्रोड्यूस्ड का बाइफर्केशन नहीं करना है। 100% ड्यूरिंग द पीरियड ही कंप्लीट हुआ है ऐसा माना जाएगा।
फिर ये जो नॉर्मल लॉस के 2000 है उसमें तो कोई भी परसेंटेज नहीं होंगे क्योंकि उसका लॉस कौन बेयर करेगा, गुड यूनिट्स। फिर जो 2000 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है उसमें हमें बोला है मटेरियल 100% ड्यूरिंग द पीरियड ऐड किया है और 80% लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए कंसीडर करेंगे। और ये 1000 एबनॉर्मल लॉस है उसके लिए भी 100% फॉर मटेरियल एंड 80% फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स कंसीडर करना रहेगा। तो हमें इस तरीके से इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल जाएंगे। फिर हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। तो उसके लिए हम ओपनिंग का एज वेल एज ड्यूरिंग द पीरियड का कंसिडर करेंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि भाई नॉर्मल लॉस ओवरऑल स्क्रैप वैल्यू आपको स्क्रैप का रिकवरी दिया हुआ है, तो नॉर्मल लॉस के जितने यूनिट्स है 2000 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज, 2000 यूनिट्स इंटू 20 रुपीज मतलब कि हो जाता है 40,000 रुपीज। उतना आपको मटेरियल कॉस्ट में से माइनस करना होगा, उससे हमारा कॉस्ट मटेरियल का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, राइट। फिर जो मटेरियल का कॉस्ट है 80,000 फॉर ओपनिंग एंड 14,80,000 फॉर करंट पीरियड, तो उन दोनों का टोटल हो जाएगा 15,60,000। उसमें से 40,000 नॉर्मल लॉस की रिकवरी माइनस हो जाएगी तो हो जाएगा 15,20,000। उसको हम इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट हमें मिल जाएगा। फिर लेबर एंड ओवरहेड्स ओपनिंग के है 15 प्लस 45 और ड्यूरिंग द पीरियड के है 3,59,000 प्लस 10,77,000। उसको भी लेबर ओवरहेड्स के इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स मिल जाएगा। फिर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो कंप्लीटेड यूनिट्स जो 35,000 है उसको टोटल कॉस्ट मटेरियल लेबर ओवरहेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल लॉस का कुछ नहीं होगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 2000 यूनिट्स, उसके जो इक्विवेलेंट यूनिट्स होंगे मटेरियल के तो 2000 ही रहेंगे, बट जो लेबर ओवरहेड है उसके 80% हमें बोला है तो 2000 के 80% मतलब हो जाएंगे 1600, उसको लेबर ओवरहेड्स के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर एबनॉर्मल लॉस का भी ऐसे ही होगा, 1000 यूनिट्स जो है वो मटेरियल के लिए कंप्लीट है उसको मटेरियल के कॉस्ट पर इक्विवेलेंट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 के 80% लेबर ओवरहेड्स के लिए कंप्लीट है तो उसके 800 को लेबर ओवरहेड्स की इक्विवेलेंट कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो इससे हमें सारे के सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे और फिर हम प्रोसेस अकाउंट, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट जो है वो प्रिपेयर कर पाएंगे, राइट। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दिया हुआ है पेज नंबर 10.42 पर। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ये इनपुट का पर्टिकुलर्स, इनपुट के यूनिट्स, आउटपुट के पर्टिकुलर्स, आउटपुट के यूनिट्स, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की कॉलम्स जिसमें मटेरियल उसके परसेंटेज यूनिट्स, लेबर ओवरहेड्स उसके परसेंटेज यूनिट्स, राइट। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में 2000 यूनिट्स थे, ड्यूरिंग द पीरियड 38,000 इंट्रोड्यूस किए तो टोटल इनपुट हो जाएगा 40,000। फिर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 35,000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस 5% ऑफ टोटल इनपुट बोला है तो 40,000 के 5% मतलब कि 2000 यूनिट्स। फिर जो हमारे एबनॉर्मल लॉस जो है, राइट, वो हमारे 1000 यूनिट्स वो हमने कैलकुलेट किया था और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी हमें दे रखा है 2000 यूनिट्स। अब हमें परसेंटेज को जो अप्लाई करना है, राइट, तो मटेरियल के लिए कंप्लीटेड यूनिट्स में तो सब कुछ मटेरियल लेबर ओवरहेड सब कुछ 100% कंप्लीट है, 100%। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स भी 35,000, लेबर ओवरहेड्स के लिए भी 100% कंप्लीट, 35,000 इक्विवेलेंट यूनिट्स हो जाएंगे। नॉर्मल लॉस जो है उसको तो गुड यूनिट्स बेयर करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। जो एबनॉर्मल लॉस है उसमें भी 100 और 80% दिया था तो मटेरियल के लिए 100% कंप्लीट 1000 यूनिट्स और 80% फॉर लेबर ओवरहेड्स 800 यूनिट्स। सिमिलर वे में क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में भी 100% कंप्लीट फॉर मटेरियल एंड 80% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स, क्लियर। तो यहाँ से हमारा टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल हो जाएंगे 38,000 और लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए हो जाएंगे 37,400। फिर स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट फॉर ईच एलिमेंट, यहाँ पर स्टेटमेंट बनाया है, आप सीधा ही फॉर्मूलाज लगाकर भी कर सकते हैं। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी सभी में ऐड किया जाएगा, कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द मंथ सभी में ऐड किया जाएगा। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ स्क्रैप, नॉर्मल स्क्रैप जो है 2000 यूनिट्स इंटू ₹24 मटेरियल में से माइनस किए जाएंगे जो मैंने आपको बोला था, राइट। इससे हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। उस टोटल कॉस्ट को हमें जो इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हमने कैलकुलेट किए हैं 38,000, 37,400, राइट, उससे डिवाइड करना होगा तो हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट मिल जाएगा, सिंपल। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉस्ट, वैल्यू ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड 35,000 यूनिट्स को टोटल कॉस्ट 80 रुपीज जो है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 28 लाख। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल 1000 यूनिट्स 40 रुपीज के साथ तो 40,000। लेबर एंड ओवरहेड्स में इक्विवेलेंट यूनिट्स होते थे 800 यूनिट्स तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे रिस्पेक्टिव कॉस्ट को
राइट, तो टोटल मिल जाएगा 72,000। क्लोजिंग WIP को भी करेंगे, मटेरियल 2000 यूनिट्स इंटू रुपीज 40,80,000, लेबर ओवरहेड्स में 1600 इक्विवेलेंट यूनिट्स है तो उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मिल जाएगा। सिंपल, ये थर्ड एलिमेंट भी हो गया। अब प्रोसेस अकाउंट, डेबिट साइड पर सबसे पहले ओपनिंग WIP आएगा, फिर ड्यूरिंग द ईयर ड्यूरिंग द पीरियड जो हमने कॉस्ट इनकर किए हैं। ओपनिंग WIP, उसमें यहाँ पर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स के एलिमेंट अलग अलग दिखाए हैं, आप टोटल ब्रैकेट में टोटल करके भी दिखा सकते हैं जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में किया था। तो 2000 यूनिट्स 80,000 मटेरियल का कॉस्ट, 15,000 एंड 45,000 लेबर एंड ओवरहेड्स के। फिर मटेरियल इंट्रोड्यूस किया है वो भी डेबिट साइड पर आएगा 38,000, 14,80,000। डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स 359 एंड 1077, राइट। अब क्रेडिट साइड पर पहले नॉर्मल लॉस जो है उसकी रिकवरी हम क्रेडिट कर देंगे, उससे हमारा ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगा। तो नॉर्मल लॉस 2000 यूनिट्स और 20 इंटू 2000 मतलब कि 40,000, इसको हम नॉर्मल लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट में ये डेबिट पर होगा, डेबिट साइड पर आएगा टू प्रोसेस अकाउंट 2000 40,000। सिंपल। फिर एबनॉर्मल लॉस 1000 यूनिट्स और उसका वैल्यू हमने आगे के स्टेप में निकाला था 72,000, इसको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट प्रोसेस अकाउंट में 1000 यूनिट 72,000 रुपीस। फिर प्रोसेस अकाउंट में 35,000 यूनिट्स और उसकी वैल्यू 28 लाख सॉरी, यहाँ पर प्रोसेस 1, यहाँ पर गलती है, प्रोसेस 2 अकाउंट होना चाहिए, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे। प्रोसेस 1 अकाउंट में अपने अकाउंट का तो डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, यहाँ पर प्रोसेस 2 होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइट, इतना चलता है। तो पर आप मत करना, आप अगर आंसर में करेंगे तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स कट सकते हैं, मतलब इसके जो मार्क्स होंगे वो कट सकते हैं। चलिए, तो 35,000 और उसकी वैल्यू, राइट, और क्लोजिंग WIP 2000 यूनिट्स और 1,44,000, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब हमें नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाने के लिए बोला गया था। तो नॉर्मल लॉस की जो रिकवरी है वो हमें मिलेगी या फिर मिलने वाली है तो CLC अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे। तो CLC अकाउंट 2000 यूनिट्स 40,000, ये इन डिटेल हमने आगे कवर अप किया हुआ है। एबनॉर्मल लॉस जो है उसमें जितना रिकवर होगा 20 रुपीज पर यूनिट हमें बोला है, 1000 यूनिट्स हमारे एबनॉर्मल लॉस के हैं, तो कॉस्ट लेजर CLC अकाउंट में 1000 यूनिट्स के 20,000 रुपीज रिकवर होंगे, बाकी के हम ट्रांसफर करेंगे कॉस्टिंग पैनल में। कॉस्टिंग पैनल में यहाँ पर यूनिट्स में डेफिनेटली कॉस्टिंग पैनल में कोई भी यूनिट्स नहीं होता है, और वैसे भी वो सारा का सारा सेल कर दिया है। तो उसकी जो लॉस, नेट लॉस कितना मिला 52,000, वो ट्रांसफर किया जाएगा कॉस्टिंग पैनल में, डेबिट किया जाएगा। सिंपल, समझ में आ रहा है? ये एबनॉर्मल लॉस अकाउंट हमारा हुआ, नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, और हमने यहाँ पर प्रोसेस अकाउंट, तीनों ही पूछे गए थे, आपको भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये इलस्ट्रेशन सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4 था, होपफुली समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया है। अब देखते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6 10.36, ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन लास्ट है, इसका बाद एक इलस्ट्रेशन है वो हम कवर अप करेंगे। हेल्दी स्वीट्स इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जैगरी। जो हेल्दी स्वीट्स हैं वो जैगरी प्रोड्यूस करते हैं, गुड़ बनाते हैं। इट्स प्रोसेस इन्वॉल्व सुगर कैन क्रशिंग फॉर जूस एक्सट्रैक्शन, then filtration and boiling of juice along with some chemicals, and then letting it cool to get solidified jaggery blocks। यहाँ पर सुगर कैन जो है उसको क्रश करना है, जूस एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फिर उसको फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग, उसमें से फिल्टर आउट किया जाएगा, और फिर उसको बॉइल किया जाएगा, और फिर उसमें केमिकल्स वगैरह ऐड करके वो ठंडा किया जाएगा, कूल इट आउट, एंड देन सॉलिडिफाइड जैगरी जो है वो ब्लॉक्स में बनाए जाते हैं। ये पूरी प्रोसेस हमें समझाई है। द मेन प्रोसेस ऑफ जूस एक्सट्रैक्शन, यहाँ पर अलग अलग जूस एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग, ये अलग अलग प्रोसेस है, उसमें से सबसे पहली प्रोसेस है जूस एक्सट्रैक्शन। प्रोसेस 1 इज डन इन कन्वेंशनल क्रशर विच इज देन फिल्टर्ड एंड बॉइल्ड इन प्रोसेस 2 इन आयरन पॉट्स। पहली प्रोसेस है वो जूस एक्सट्रैक्शन की है, दूसरी प्रोसेस फिल्ट्रेशन एंड बॉइलिंग की है। The solidified jaggery blocks are then cut, packed and dispatched, और उसके बाद solidified jaggery blocks को कट पैक करके सेल किया जाता है, डिस्पैच किया जाता है। For manufacturing 10 kg of jaggery, 100 kg of sugarcane is required, which extracts only 45 liter of juice। 10 किलो अगर गुड़ बनाना है तो उसके लिए 100 kg of sugarcane जो है वो यूज किया जाता है, और उसमें से सिर्फ 45 लीटर ऑफ जूस ही निकलता है। 100 kg में से सिर्फ 45 लीटर ऑफ जूस निकलता है।
जो बाकी का है, क्योंकि अपने शुगर कैन आपको पता ही होगा राइट, उसमें बहुत ही ज्यादा वो उनके छिलके कूचा जो वगैरह निकल जाता है राइट, उसका बहुत सा जूस इतना नहीं निकलता है, होती बहुत बड़ी बड़ी है बट उतना जूस नहीं निकलता है। 100 kg ऑफ शुगर कैन में से 45 लीटर ऑफ जूस निकलता है। और क्वेश्चन के एंड में हमें यहाँ पर बताया हुआ है कंसिडर मास ऑफ 1 लीटर ऑफ जूस इक्विवेलेंट टू 1 kg। 1 लीटर ऑफ जूस है उसको हमें 1 केजी ही समझना है, मतलब कि लीटर और केजी चाहे भले ही वो अलग अलग है, शुगर कैन आएगा केजी में बट उसका जूस लीटर में निकलेगा, बट उन दोनों का मास सेम है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई 100 केजी ऑफ शुगर कैन में से 45 केजी ऑफ जूस निकला है, मतलब कि बाकी का जो 55 केजी है वो क्या है, नॉर्मल लॉस। जो 100 केजी में से हमें 45 केजी या 45 लीटर जो जूस मिला, बाकी का जो डिफरेंस है 55 केजी का, वो क्या है, नॉर्मल लॉस। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां पर डायरेक्टली आपको नॉर्मल लॉस के परसेंटेज नहीं बताया है बट इस तरीके से समझाया हुआ है क्योंकि ये होने ही वाला है, ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है। आप अगर शुगर कैन को प्रोसेस करना चाहते हैं, उसको जूस सेल करना चाहते हैं, जेगरी बनाना चाहते हैं, शुगर बनाना चाहते हैं, चाहे कुछ भी कर ले, बट उसमें से वो जो कचरा निकलने ही वाला है और उसका कुछ यूज वैसे यहां पर ये प्रोसेस में तो कहीं पर यूज नहीं हो सकता है, तो वो क्या है, नॉर्मल लॉस है। तो 55% यहां पर क्या है, नॉर्मल लॉस। 100 केजी के सामने 45 केजी आपको मिलता है, मतलब कि 55% जो है वो आपका लॉस होता है। यहां पर 45 लीटर 45 केजी दोनों सेम है राइट, हमें ये मास जो है उन दोनों का सेम है सब बताया गया है, तो उसको केजी में रखेंगे या लीटर में, दोनों सेम होगा, मतलब कि 100 केजी में से 55 केजी का लॉस होगा, 55% नॉर्मल लॉस है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्योंकि डायरेक्टली नॉर्मल लॉस के परसेंटेज नहीं दिए हुए हैं और ये इंटरेस्टिंग भी है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Following information regarding process 1 has been obtained from the manufacturing department of Healthy Sweets for the month of January। बाकी की जो डिटेल्स है अब वो नॉर्मल है, वो बाकी के क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगी, बट ठीक है नॉर्मल लॉस वाला पॉइंट अलग है, डिफिकल्ट हो सकता है। ओपनिंग WIP बताया है 4500 लीटर्स, शुगर कैन 50,000 मतलब कि ये मटेरियल हो जाएगा, लेबर 15,000 और ओवरहेड से 45,000। फिर शुगर कैन इंट्रोड्यूस्ड फॉर जूस एक्सट्रैक्शन 1 लाख केजी इंट्रोड्यूस किया गया है और उसकी वैल्यू है 5 लाख रुपीस। डायरेक्ट लेबर है 2 लाख का और ओवरहेड से 6 लाख का। एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है 1000 केजी। डिग्री ऑफ कंप्लीशन शुगर कैन और लेबर ओवरहेड्स, ये एबनॉर्मल लॉस का ही हमें दिया है कि भाई शुगर कैन 100% कंप्लीट था, लेबर ओवरहेड्स के लिए 80% हमने कंप्लीट किया हुआ है। तो जो एबनॉर्मल लॉस होगा उसमें इक्विवेलेंट यूनिट्स फॉर मटेरियल होंगे 1000 और लेबर एंड ओवरहेड्स के होंगे 800, मतलब कि 1000 के 80%। सिंपल। क्लोजिंग WIP 9000 लीटर, क्लोजिंग WIP कितना है, 9000 लीटर है। उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन शुगर कैन का है 100% और लेबर एंड ओवरहेड्स का है 80%, सेम है। Extracted juice transferred for filtering and boiling 39,500 लीटर। नेक्स्ट प्रोसेस में कितना ट्रांसफर किया, 39,500 लीटर। इसको हम केजी में, मतलब केजी और लीटर दोनों ही सेम ही है यहां पर, तो 39,500 केजी भी मान सकते हैं राइट। चलिए, तो यहां पर हमने 4500 लीटर्स ऑलरेडी थे, उसमें 1 लाख केजी ऐड किया, मतलब कि हमारा टोटल इनपुट हो जाएगा 1,04,500। उसमें से 1000 एबनॉर्मल लॉस, 9000 है वो क्लोजिंग WIP है, 10,000 हुआ, और 39,500 जो है राइट वो क्या हो जाएगा हमारा, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं राइट। तो 1000 प्लस 9000 10,000 प्लस 39,500 तो हो जाएगा 49,500 माइनस करेंगे, और 55,000 क्योंकि 1 लाख का इंट्रोड्यूस किया हुआ है राइट, तो 55,000 हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस राइट। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा ये टोटल हो जाएगा 1,04,000। तो ये मैच हो गया, 49,500 में हमारा एबनॉर्मल लॉस, क्लोजिंग WIP और कंप्लीटेड यूनिट्स फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस आ गया, और 55,000 हमारा नॉर्मल लॉस। सिंपल। तो ये टोटल इनपुट से मैच हो जाएगा। बाकी हमें परसेंटेजेस वगैरह दिए हैं तो उससे इक्विवेलेंट यूनिट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर यूजिंग एवरेज मेथड, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट मतलब कि इक्विवेलेंट यूनिट, कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट एंड प्रोसेस वन अकाउंट राइट। तो करते हैं सिमिलर वे में ही यहां पर हमारा क्वेश्चन है, सिर्फ ये नॉर्मल लॉस वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, पहली बार में समझ में ना आए ऐसा हो सकता है राइट। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। इसका आंसर देखते हैं, 10.47 पर दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन
इसमें भी हमारे कॉलम्स बनेगी, इनपुट के पर्टिकुलर्स, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट के पर्टिकुलर्स, आउटपुट यूनिट्स, इक्विवेलेंट यूनिट्स। शुगर कैन और लेबर ओवरहेड्स के परसेंटेज सेम है तो उसकी कॉलम्स एक ही साथ बन जाएगी, परसेंटेज और यूनिट्स। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में 4500 लीटर्स या केजी था, यूनिट्स इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख, तो टोटल इनपुट हो जाएगा 1,04,500। उसमें से कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस है 39,500। नॉर्मल लॉस 55%, राइट, 100 kg ऑफ शुगर कैन एक्सट्रैक्ट 45 लीटर, तो जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल लॉस। तो ये 55,000, एबनॉर्मल लॉस दिया है 1000 और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 9000, तो इस सभी का टोटल हो जाएगा 1,04,500। अब जो कंप्लीटेड यूनिट्स है 39,500, तो वो 100% कंप्लीट है डेफिनेटली ड्यूरिंग द पीरियड 100, 39,500, 100, 39,500। नॉर्मल लॉस के कोई भी परसेंटेज, कोई भी यूनिट्स माइनस नहीं किए जाते हैं क्योंकि वो गुड यूनिट्स बेयर करते हैं उसका लॉस। एबनॉर्मल लॉस जो है वो मटेरियल, एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मटेरियल के लिए 100% कंप्लीट है और लेबर ओवरहेड्स के लिए 80%। तो 100 के 1000 होंगे यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस, 80% मतलब कि 800, और 9000 क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में है तो उसका मटेरियल 9000 और लेबर ओवरहेड्स के लिए 80% कंप्लीट है तो 7200। यहाँ पर टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल जाएंगे। अब हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एज वेल एज ड्यूरिंग द पीरियड जो हम कॉस्ट ऐड करते हैं, इनकर करते हैं, उसको भी कंसिडर करना है। यहाँ पर नॉर्मल लॉस की कोई भी हमें रिकवरी नहीं दे रखी है, अगर दे होती तो वो शुगर कैन मटेरियल में से हमें माइनस करना रहता। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है 50, 15, 45 और टोटल 1,10,000। उसमें ऐड करेंगे इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख है, मतलब कि 13 लाख टोटल। तो टोटल कॉस्ट हमें यहां पर मिल जाएगा। उसको इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हमने आगे फर्स्ट स्टेप में निकाले हैं उनसे डिवाइड करेंगे तो हमें कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट्स मिल जाएगा, सिंपल। फिर हमें कॉस्ट कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ यूनिट्स कंप्लीटेड है, राइट, उसमें 39,500 इक्विवेलेंट यूनिट्स थे, उसको जो टोटल कॉस्ट मिला है 29.216। अगर एडवाइजेबल है कि अगर आपको आगे कैलकुलेशन करना है तो उसमें 4 डेसिमल ले तो आपका आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर ही आएगा, पूरा का पूरा मैच हो जाएगा, राइट। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप 4 डेसिमल ले, तो उसको 29.216 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11,54,032 रुपीज। एबनॉर्मल लॉस शुगर केन में 100% कंप्लीट था बट लेबर ओवरहेड्स में 80% कंप्लीट था, तो उसके साथ अकॉर्डिंगली उन्होंने यहाँ पर कैलकुलेट किया 1000 यूनिट्स को 11.111, फिर लेबर ओवरहेड्स के 800 यूनिट्स को उसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया है तो टोटल हो जाएगा 25,595। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू जो है उसमें भी शुगर कैन में 100% कंप्लीट था, लेबर ओवरहेड्स में 80%, तो उस हिसाब से कंसिडर किया है, राइट। टोटल हो जाएगा 2,30,355। प्रोसेस अकाउंट बनाया है, सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी डेबिट साइड पर आता है, शुगर कैन तो 4500 उसका कॉस्ट लिखा है, लेबर एंड ओवरहेड्स का भी लिखा हुआ है, अदरवाइज आप ब्रैकेट में टोटल भी दिखा सकते हैं। फिर ड्यूरिंग द पीरियड शुगर कैन इंट्रोड्यूस किया है 1 लाख के और उसका कॉस्ट है 5 लाख, लेबर एंड ओवरहेड्स 2 lakhs एंड 6 lakhs, राइट, रिस्पेक्टिवली। फिर क्रेडिट साइड पर सबसे पहले नॉर्मल लॉस 55,000 यूनिट्स वहां पर क्रेडिट किए जाएंगे, उसकी में कोई भी रिकवरी नहीं है तो अमाउंट 0। एबनॉर्मल लॉस जो है 1000 यूनिट्स, राइट, यहाँ पर 25,613, यहाँ पर 25,595 कैलकुलेट किया था बट यहाँ पर जो क्रेडिट कर रहे हैं अमाउंट वो 25,613 है क्योंकि डिफरेंस आ रहा था। अगर आप 4 डेसिमल लेंगे तो डिफरेंस कम हो जाएगा, और एडवाइजेबल है कि आप जो ये वैल्यू कैलकुलेट करें उसी में आपको देख लेना चाहिए कि मैच हो रहा है या नहीं, जितना डेबिट करने वाले हैं, राइट, उतना ही क्रेडिट हो रहा है या नहीं। बाकी एबनॉर्मल लॉस या फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी किसी में भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, 5, 10, 50 रुपए में कोई नहीं देता है, राइट, वो इममटीरियल है, पर ये मैच होना ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा अच्छा लगता है। आप वो मैच नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सो इट इज एडवाइजेबल कि आप उसमें किसी में एडजस्ट कर दें, राइट। चलिए, फिर प्रोसेस 2 अकाउंट में ट्रांसफर होगा 39,500 यूनिट्स और उसके वैल्यू, और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी में 9,000 यूनिट्स और उसकी वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इजी है। फीफो वेटेड एवरेज में सिर्फ इक्विवेलेंट यूनिट्स अलग होगा और जो कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट करेंगे उसमें डिफरेंस आएगा, बाकी सेम वे में ही सब कुछ चलेगा। वेटेड एवरेज कंपैरेटिवली इजी मेथड लग सकते हैं, राइट। तो ये था डब्ल्यूआईपी को किस तरह से वैल्यू कर सकते हैं बेस्ड ऑन फीफो और वेटेड एवरेज। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हमारा जो एक टॉपिक पेंडिंग है इस चैप्टर का वो हम कवर अप करते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। पेज नंबर 10.23 पर दिया हुआ है। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स मतलब कि एक प्रोसेस में से दूसरी प्रोसेस में जो ट्रांसफर किया जाता है उसमें भी प्रॉफिट एलिमेंट ऐड किया जाएगा। जनरली अब तक जो हमने क्वेश्चन कवर अप किया उसमें क्या था कि एक प्रोसेस में से दूसरी प्रोसेस में यूनिट्स ट्रांसफर होते हैं बट एट कॉस्ट ट्रांसफर किए जाते हैं। जबकि इंटर प्रोसेस प्रॉफिट अगर ऐड किया जाएगा तो उसमें एक डिपार्टमेंट एक प्रोसेस में से दूसरी प्रोसेस में जो ट्रांसफर किया जाएगा उसमें भी प्रॉफिट एलिमेंट होगा। उससे क्या बेनिफिट होता है कि वो जो पर्टिकुलर जो आगे ट्रांसफर कर रहा है उनको उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी। वो डिसाइड कर पाएंगे कि भाई मुझे नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करना चाहिए या फिर मैं अगर बाहर सेल कर दूं तो बेनिफिट होगा। उनसे सभी डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी पता चल सकती है। तो इस वजह से इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स भी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट हर एक प्रोसेस अपना प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करके वो नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करेगा। डेफिनेटली ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता है बट डिपार्टमेंट वाइज कॉस्ट सेंटर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी पता चलती है। To control cost and to measure performance, different processes within an organization are designed as a separate profit centers. हर एक जो डिपार्टमेंट है प्रोसेस है उनका अलग से प्रॉफिट पता चले इसीलिए कई बार उनको अलग से सेपरेट प्रॉफिट सेंटर्स माने जाते हैं। In this type of organizational structure, the output of one process is transferred to the next process not at cost but at market value or cost plus a percentage of profit. इसीलिए एक प्रोसेस में से जो दूसरी प्रोसेस में ट्रांसफर किए जाएंगे उस यूनिट्स को कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या फिर मार्केट वैल्यू पर ट्रांसफर किया जाएगा। The difference between cost and the transfer price is known as inter-process profit. जो कॉस्ट एलिमेंट है और जो ट्रांसफर प्राइस है उन दोनों का जो डिफरेंस है उसे इंटर-प्रोसेस प्रॉफिट कहा जाता है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं। एडवांटेजेस, कंपैरिजन बिटवीन द कॉस्ट ऑफ आउटपुट एंड इट्स मार्केट प्राइस एट द स्टेज ऑफ कंप्लीशन इज फैसिलिटेटेड। जो भी कंप्लीट हो रहा है और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया जाता है तब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है कितना प्रॉफिट है वो हमें पता चल सकता है। Each process is made to stand by itself as to the profitability. हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी और वो पता चलेगी उसका परफॉर्मेंस इवेल्यूएट कर पाएंगे। इसके डिसएडवांटेजेस, द यूज ऑफ इंटर प्रॉफिट प्रोसेस इन्वॉल्व्स कॉम्प्लिकेशन। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा कैलकुलेशंस वगैरह करने पड़ेंगे। द सिस्टम शोज प्रॉफिट्स व्हिच आर नॉट रियलाइज्ड बिकॉज ऑफ स्टॉक नॉट सोल्ड आउट। एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक्चुअल में तो कोई प्रॉफिट रियलाइज नहीं हुआ है बट ऑन पेपर ऐसा दिखता है कि प्रॉफिट रियलाइज हुआ है जो इल्यूजरी है, एक्चुअल नहीं है। राइट, तो यहां तक अभी तक स्टॉक सेल नहीं हुआ है तो कोई भी प्रॉफिट एक्चुअल में अराइज नहीं हुआ है बट ये दिखाता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो दो एडवांटेजेस दो डिसएडवांटेजेस इंटर प्रोसेस प्रॉफिट के दिए हुए हैं। आपको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि भाई इंटर प्रोसेस प्रॉफिट क्या होता है और इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिखिए। राइट, दो एडवांटेजेस दो डिसएडवांटेजेस हैं तो उसके दो मार्क्स हो जाएंगे और एक आध मार्क उसका डिस्क्रिप्शन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट को समझाने का हो सकता है, तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट, उसके एडवांटेजेस क्या है, आउटपुट और मार्केट प्राइस के बारे में पता चलेगा, फिर हर एक डिपार्टमेंट को अपनी प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगी। जबकि डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है और एक्चुअल प्रॉफिट जो रियलाइज नहीं हुआ है वो दिखाता है। सिंपल, इसके रिलेटेड हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 6, वो हम कवर अप करते हैं। A Limited produces product X which passes through 2 processes before it is completed and transferred to finished stock. ये जो कंपनी है वो X प्रोडक्ट बनाती है जो 2 प्रोसेसेस में से ट्रांसफर होती है और फिर फिनिश स्टॉक में दी जाती है, फिर कंप्लीट हो जाता है, 2 प्रोसेस में से पास किया जाता है। द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। यहां पर हमें प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और फिनिश स्टॉक की डिटेल्स दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक है, प्रोसेस 1 में है 7500, प्रोसेस 2 में है 9000 और फिनिश स्टॉक में है 22500। डायरेक्ट मटेरियल प्रोसेस 1 में 50000, प्रोसेस 2 में 15750, डायरेक्ट वेजेस 11200, 11250, फिनिश स्टॉक में ये सब कुछ नहीं होगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स 10500, 4500, क्लोजिंग स्टॉक 3700, 4500 और फिनिश स्टॉक का है 11250। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक, यहां पर ये जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें कितना कितना प्रॉफिट एडेड है। प्रोसेस 1 में कुछ नहीं होगा क्योंकि वो खुद बना रहे, वो जो आगे सेल करेंगे प्रोसेस 2 को,
राइट। प्रोसेस 1 में से प्रोसेस 2 में जाएगा, उसमें प्रॉफिट होगा, प्लस प्रोसेस 2 में से फिनिश स्टॉक में जाएगा, उसमें प्रॉफिट होगा। तो प्रोसेस 1 का ओपनिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, तो यहां पर 0। प्रोसेस 2 में है 1500 और फिनिश स्टॉक में है 8250। Output of process 1 is transferred to process 2 at 25% profit on the transfer price. प्रोसेस 1 में से जो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया जाता है, वो जो अमाउंट है उसमें 25% प्रॉफिट ऐड किया जाता है, 25% ऑन द ट्रांसफर प्राइस, राइट। आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 is transferred to finished stock at 20% profit on the transfer price. प्रोसेस 2 में से जो फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर किया जाता है उसमें 20% ट्रांसफर प्राइस का है, वो एज ए प्रॉफिट ऐड किया जाता है। स्टॉक इन प्रोग्रेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। स्टॉक इन प्रोसेस जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो प्राइम कॉस्ट पर वैल्यूएशन किया जाता है। प्राइम कॉस्ट मतलब कि डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2। फिनिश स्टॉक जो है उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, जितना प्रोसेस 2 में से मिला है उसके हिसाब से। सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड आर रुपीज 1,40,000। 1,40,000 का सेल हुआ है। प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट्स एंड फिनिश गुड्स अकाउंट शोइंग द प्रॉफिट एलिमेंट एट ईच स्टेज। यहाँ पर हमें प्रोसेस अकाउंट्स बनाने हैं और फिनिश स्टॉक अकाउंट बनाने हैं और सभी में प्रॉफिट भी दिखाना है। कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है और टोटल अमाउंट कितना है वो सभी में दिखाया जाएगा, राइट। तो 3 अकाउंट्स होंगे, प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 अकाउंट एंड फिनिश स्टॉक अकाउंट, और सभी में कॉलम डेबिट और क्रेडिट साइड पर पर्टिकुलर्स, कॉस्ट, प्रॉफिट और टोटल तीनों की कॉलम्स रहेगी, राइट। इस तरीके से हमें बनाना है। थोड़ा सा 1-2 पॉइंट्स क्रूशियल है, बाकी जिस तरीके से हम करते हैं वैसे ही होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट, पर्टिकुलर्स, टोटल अमाउंट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट और प्रॉफिट, ये डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पर भी पर्टिकुलर्स, टोटल, कॉस्ट एंड प्रॉफिट। चलिए सबसे पहले जो जो चीजें हमें ऑलरेडी दे रखी है वो हम कंसिडर करेंगे। तो डेबिट साइड पर ओपनिंग स्टॉक होगा 7500, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर भी डेबिट साइड पर भी होगा, डेबिट साइड पर ही होगा। इन तीनों का टोटल हमें प्राइम कॉस्ट मिलेगा, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक 7500, 7500 सी। प्रोसेस 1 अकाउंट में कोई भी प्रॉफिट ऑलरेडी एडेड नहीं होगा, और जब प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करेंगे तब प्रॉफिट होगा। तो ये 7500 है या फिर मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के कॉस्ट है, वो सिर्फ कॉस्ट है, प्रॉफिट में 0 रहेगा, 15,000, राइट। डायरेक्ट वेजेस 11,200 और प्राइम कॉस्ट यहां पर मिलेगा इन तीनों का टोटल किया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस, तो हो जाएगा 33,700 रुपीज। फिर ओवरहेड्स हैं, ओवरहेड्स 10,500 दिया हुआ है, राइट। उसमें भी कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होगा, तो यहां पर हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स, राइट, 44,200। अब हमें यहां पर क्या और बताया हुआ है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 3700। तो क्लोजिंग स्टॉक 3700, उसमें भी कोई भी प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होगा, तो क्रेडिट साइड पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक 3700। तो बाकी का सब कुछ हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया टू द नेक्स्ट प्रोसेस। तो यहां पर हम जो कॉस्ट वाली कॉलम है उसका हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। कॉस्ट वाली जो कॉलम है उसका डेबिट साइड पर टोटल होता है 44,200, और उसमें से 3700 हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। तो बाकी का हमने क्या कर दिया होगा, ट्रांसफर कर दिया होगा नेक्स्ट प्रोसेस को। तो ये जो 40,500 है वो प्रोसेस 2 में ट्रांसफर कर दिए, ये बैलेंसिंग फिगर अब हमें मिला हुआ है। हमें यहां पर यह बताया हुआ है कि भाई आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 25% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। प्रोसेस 1 में से प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर किया जाएगा उसमें 25% प्रॉफिट होगा ऑन द ट्रांसफर प्राइस। तो यहां पर ये 40,500 ये हमारा कॉस्ट एलिमेंट है, और किस तरह से होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो हमें मिलता है ट्रांसफर प्राइस या फिर सेल प्राइस। यहां पर हमें 25% ऑन द ट्रांसफर प्राइस करना है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि भाई ट्रांसफर प्राइस अगर 100 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा, 25। तो कॉस्ट कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। यहां पर हमारे पास क्या है, कॉस्ट है 40,500। 75 के सामने 40,500, तो 25 के सामने कितना और 100 के सामने कितना। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें प्रॉफिट या फिर
कॉस्ट टोटल अमाउंट, सॉरी कॉस्ट नहीं, टोटल अमाउंट ट्रांसफर प्राइस मिल जाएगा, राइट। फिर बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर हमें मिल सकता है। तो ये 40,500 इंटू 25 डिवाइड बाई 75 कीजिए तो आपको मिलेगा 13,500 प्लस 40,500 तो हमें मिल जाएगा टोटल अमाउंट 54,000। इसका मतलब प्रोसेस 1 में से प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर किया जाएगा वो एट अमाउंट 54,000 किया जाएगा। उसमें प्रॉफिट कितना है 13,500 का, 40,500 का प्रोसेस 1 का कॉस्ट है और 13,500 का प्रॉफिट है। तो टोटल अमाउंट कितनी ट्रांसफर कर रहे हैं 54,000 इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑफ प्रोसेस 1। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमें प्रॉफिट मिल जाएगा 13,500, जो यहां पर प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किया है उतना ही प्रॉफिट होगा, राइट। तो ये टोटल यहां पर हमारा प्रोसेस 1 अकाउंट क्लोज हो जाएगा, राइट। ये सिंपल था, प्रोसेस 1 अकाउंट सिंपलर है। जितना भी कॉस्ट वगैरह है उनको डेबिट कीजिए और फिर क्लोजिंग स्टॉक जो है उनको भी क्रेडिट कर दीजिए। उनके बाद जो बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग कॉस्ट आता है वो लिख लीजिए और उसको एडजस्ट कर लीजिए प्रॉफिट और टोटल अमाउंट। अगर आपको यहां पर क्वेश्चन में ऐसा दे देते कि भाई 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट ऐड करके करते हैं तो हमारा क्या होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो हमें ट्रांसफर प्राइस, अगर हमारा कॉस्ट होता 100 तो यहां पर प्रॉफिट होता 25, राइट। तो ये ट्रांसफर प्राइस हो जाता 125। तो यहां पर 40,500 अगर कॉस्ट के सामने है तो कितना, राइट। इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्रॉफिट और ट्रांसफर प्राइस निकाल सकते हैं, राइट। जिस तरीके से आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है उस तरीके से आपको कंसीडर करना होगा, राइट। लॉजिक समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज लग सकता है, बट एक दो ऐसे चेंजेस की वजह से आपका आंसर अलग हो जाएगा। चलिए, तो ये प्रोसेस 1 अकाउंट था, इसका यहाँ पर उन्होंने समझाया हुआ है जो ऑलरेडी हमने कर लिया। अब बनाएंगे प्रोसेस 2 अकाउंट। इसमें भी पर्टिकुलर टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट की कॉलम फॉर डेबिट एज वेल एज क्रेडिट साइड। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है वो लिखा जाएगा 9,000 है, राइट। यहाँ पर 9,000 है और बताया है कि 1,500 क्या है उसमें इंटर प्रोसेस प्रॉफिट है, क्योंकि प्रोसेस 2 में ऑलरेडी प्रोसेस 1 में से कुछ एलिमेंट आया है, कुछ गुड्स आए हुए हैं, तो 1,500 रुपीज उसमें प्रॉफिट है, तो बाकी की जो अमाउंट है वो कॉस्ट होगा। तो 9,000 का टोटल अमाउंट है, 7,500 कॉस्ट है और 1,500 प्रॉफिट है। बट प्रोसेस 2 के लिए कॉस्ट कितना है 9,000 ही है, क्योंकि वो प्रोसेस 1 का प्रॉफिट है। 1,500 प्रोसेस 2 का प्रॉफिट नहीं है, वो प्रोसेस 1 का है या फिर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। प्रोसेस 2 के लिए कॉस्ट कितना है 9,000 ही है, उसको तो 9,000 ही मिला होगा, जबकि एक्चुअल कॉस्ट कितना है 7,500 और उसमें प्रॉफिट एलिमेंट है 1,500 जो प्रोसेस 2 का प्रॉफिट नहीं है, तभी इसको डेबिट साइड पर लिखा है, राइट। फिर जो हमने प्रोसेस 1 अकाउंट बनाया उसमें से जो ट्रांसफर किया, राइट, 54,000, 40,500 और 13,000 ये सबसे पहले लिखेंगे। ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 54,000 टोटल अमाउंट, 40,500 कॉस्ट और 13,500। ये 13,500 भी प्रोसेस 2 का प्रॉफिट नहीं है, प्रोसेस 1 का प्रॉफिट है। प्रोसेस 2 के लिए कॉस्ट कितना है 54,000। यहाँ पर डेबिट साइड पर जो टोटल अमाउंट है वही उसके लिए क्या हो रहा है, कॉस्ट भी वही हो रहा है, वो वही कॉस्ट हो रहा है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी होगी प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 2 में ये कॉम्प्लिकेशन आएगा, प्रोसेस 1 में नहीं आएगा, राइट। फिर जो हमें कॉस्ट के एलिमेंट्स दिए हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स को हम कंसीडर करेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर लिखेंगे, उसके बाद प्राइम कॉस्ट में मिल जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल है 15,750, 15,750, उसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। डायरेक्ट वेजेस में भी 11,250, 11,250। यहां पर हमारा टोटल हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा हमें। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करेंगे, राइट, सिंपल। चलिए, फिर हमें यहां पर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 4,500। अब यहां पर प्रोसेस 2 में क्लोजिंग स्टॉक में भी कुछ एलिमेंट होगा प्रॉफिट का, जैसे ओपनिंग स्टॉक में था। प्रोसेस 1 में ऐसा कुछ नहीं था, बट प्रोसेस 2 में ऐसा होगा। यहां पर हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि भाई स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट। स्टॉक इन प्रोसेस जो है वो प्राइम कॉस्ट पर ही वैल्यू किए जाएंगे। हमारा जो 4,500 का अमाउंट है ये टोटल अमाउंट है, कॉस्ट नहीं है, टोटल अमाउंट है।
तो क्लोजिंग स्टॉक में हम लिखेंगे 4500। अब हमें इसका कॉस्ट और प्रॉफिट एलिमेंट निकालना होगा। ये हमें बताया कि भाई प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू किया जाता है, तो सी प्राइम कॉस्ट पर कितना है, 90,000 वैल्यू है, तो उसमें 75,000 कॉस्ट है और 15,000 प्रॉफिट एलिमेंट है। तो इसी को हम कंसिडर करेंगे कि भाई 90,000 के सामने 75,000 का कॉस्ट है, तो 4500 के सामने कितना, प्राइम कॉस्ट पर हमें वैल्यू करना है, तो 90,000 के सामने 75,000 का कॉस्ट है, जबकि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4500, तो उसके सामने कितना कॉस्ट होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो मिल जाएंगे 3750, ये हमारा कॉस्ट एलिमेंट होगा, और 750 इन दोनों का डिफरेंस ये हो जाएगा प्रॉफिट एलिमेंट, राइट। तो प्रोसेस 2 मतलब कि मिडिल प्रोसेस जो है, पहली प्रोसेस के बाद जो भी प्रोसेस आती है उसमें क्लोजिंग WIP में भी कुछ प्रॉफिट एलिमेंट होंगे जो ऑलरेडी प्रोसेस 1 में ऐड किए होंगे। तो उसको यहां पर बोला है कि भाई प्राइम कॉस्ट पर वैल्यू करना है, कॉस्ट उसकी प्राइम कॉस्ट पर होगी। हमें जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो टोटल अमाउंट है इंक्लूडिंग प्रॉफिट। तो यहां पर हम प्राइम कॉस्ट में बताया है कि भाई मतलब हमने कैलकुलेट किया कि भाई 90,000 के सामने 75,000 कॉस्ट है, तो उसी को कंसिडर करके हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे कि भाई 90,000 के सामने 75,000 कॉस्ट है, तो हमारा जो 4500 का क्लोजिंग WIP है उसके सामने कॉस्ट कितना होगा, तो 3750, और 750 का हमारा प्रॉफिट एलिमेंट। से यहां पर ये वर्किंग दिया हुआ है, आपको वर्किंग नोट दिखाना जरूरी है, वर्किंग नोट दिखाइए या फिर यहां पर ब्रैकेट में समझाइए, बट ये आपको मेंशन करना रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए, अब हमें जो कॉस्ट वाली कॉलम है उसमें यहां पर टोटल कॉस्ट हो गया 79,500 और क्लोजिंग स्टॉक का है 3750, तो यहां पर हमें मिल जाएगा कि भाई रिमेनिंग कॉस्ट कितना है, तो 75750, इतने कॉस्ट का हम नेक्स्ट प्रोसेस फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करेंगे। ये 75750 ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट है, प्रोसेस 2 की कॉस्ट नहीं है। प्रोसेस 2 की कॉस्ट यहां पर 94,500 होगा, ये समझना जरूरी है। प्रोसेस 2 की टोटल कॉस्ट अब तक कितना हुआ है, 94,500, क्योंकि ये जो प्रॉफिट एलिमेंट है 1500 13,500, मतलब कि ये जो पूरा 15,000 है ये प्रॉफिट प्रोसेस 2 का नहीं है, प्रोसेस 1 का है। अब हमें जो बताया हुआ है क्वेश्चन में कि भाई आउटपुट ऑफ प्रोसेस 2 इज ट्रांसफर्ड टू फिनिश स्टॉक एट 20% प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर प्राइस। यहां पर हमें जो टोटल कॉस्ट है उसमें प्रोसेस 1 का प्रॉफिट है, वो भी प्रोसेस 2 के लिए क्या है, कॉस्ट। प्रोसेस 1 का प्रॉफिट है, वो प्रोसेस 2 के लिए क्या है, कॉस्ट है, तो उसको भी एज अ कॉस्ट ही कंसिडर करना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिडिल प्रोसेसेस में ही आएगा, पहली प्रोसेस में नहीं आएगा, बट बाकी की प्रोसेस में ही आएगा। तो एक्चुअल में प्रोसेस 2 का कॉस्ट 79,500 डेबिट किया, उतना नहीं है, 94,500 हमें कंसिडर करना होगा। प्रोसेस 2 का टोटल कॉस्ट 94,500 है। उसमें क्लोजिंग स्टॉक जो 4500 है उसमें भी भले ही प्रॉफिट एलिमेंट है, बट वो प्रॉफिट एलिमेंट भी किसका है, प्रोसेस 1 का है, तो वो प्रोसेस 2 का प्रॉफिट नहीं है। तो प्रोसेस 2 के लिए क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना है, 4500। तो 94,500 जितना डेबिट किया है उसमें से जो क्लोजिंग WIP है 4500 उसको माइनस कर देंगे, तो हमें मिलेगा कॉस्ट कितना, 90,000। तो ये प्रोसेस 2 का एक्चुअल रिमेनिंग कॉस्ट कितना है जो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किया है। प्रोसेस 2 टोटल कॉस्ट ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना हो जाएगा, 90,000। यहां पर भी हमें सिमिलरली कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो मिलेगा ट्रांसफर प्राइस। यहां पर हमें बोला है कि भाई 20% प्रॉफिट ऐड करना है ऑन ट्रांसफर प्राइस, तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि भाई ट्रांसफर प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट होगा 20 और कॉस्ट होगा 80। तो 90,000 कॉस्ट अगर 80 के सामने है तो प्रॉफिट और या फिर ट्रांसफर प्राइस कितना होगा, राइट। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 90,000 डिवाइड बाई 80, राइट। तो हमें मिल जाएगा 1,12,500, राइट। 80 90,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80, तो ये सॉरी प्रॉफिट हो जाएगा 22,500 और 22,500 प्लस 90,000 हम करेंगे तो हो जाएगा 1,12,500, राइट। तो
आपको प्रॉफिट करना है कैलकुलेट, तो उसको 20 इंटू 90,000 डिवाइड बाई 80 करेंगे, राइट। इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, राइट। यहां पर सीधा वैल्यू कैलकुलेट किया है, तो यहां पर वैल्यू जो ट्रांसफर होगी नेक्स्ट प्रोसेस में वो होगा 1,12,500, और उसमें प्रॉफिट जो है वो प्रोसेस 1 एज वेल एज प्रोसेस 2 दोनों का मिलकर हो जाएगा 36,750। ये 1,12,500 प्लस 7,750, सॉरी 1,12,500 माइनस 7,750 तो हो जाएगा 36,750। हमें तो यहां पर प्रॉफिट 22,500 मिला। अब इन दोनों में डिफरेंस क्यों आया? सी यहां पर प्रोसेस 2 का प्रॉफिट कितना है 22,500 प्लस उसमें प्रोसेस 1 का भी प्रॉफिट ऐड करेंगे। प्रोसेस 1 का प्रॉफिट कितना है, यहां पर देखिए डेबिट आपने कितना किया हुआ है 15,000, तो उसको भी ऐड करना होगा, तो 22,500 प्लस 15,000, तो यहां पर हमारा जो टोटल हमारा प्रॉफिट होगा, राइट, प्लस उसमें से ये 750 भी माइनस करने होंगे, उसमें से माइनस करेंगे 750 जो क्लोजिंग स्टॉक के है, तो हमारा प्रॉफिट एलिमेंट मिलेगा जो हम फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करें 22,500 प्लस 15,000 माइनस 750, तो हो जाएगा 36,750। समझ में आ रहा है? तो यहां पर एक पॉइंट ध्यान में रखना है कि अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो अगर हमें जो प्रॉफिट मिलता है 22,500 उसको प्रॉफिट वाली कॉलम में हम क्रेडिट नहीं कर सकते हैं, वैल्यू को ही पहले क्रेडिट करना है और फिर डिफरेंशियल अमाउंट जो है उसको, मतलब कि ये 36,750 उसको प्रॉफिट वाली कॉलम में क्रेडिट करना है। मतलब कि आपको वैल्यू पहले कैलकुलेट करना होगा, फिर जो आपको डिफरेंशियल अमाउंट मिलेगा वो प्रॉफिट में आएगा। प्रोसेस 2 मिडिल वाली प्रोसेस में ये होगा, मिडल वाली या लास्ट वाली, पहली प्रोसेस के अलावा सभी में ये चीज आपको कंसिडर करनी रहेगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे किया, हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहले हमने सी ये 94,500 टोटल कॉस्ट है फॉर द प्रोसेस 2, क्योंकि प्रोसेस 2 में प्रोसेस 1 का भी प्रॉफिट है, वो प्रोसेस 2 के लिए क्या है कॉस्ट है, तो 15,000 को भी हम एज अ कॉस्ट ही कंसिडर करेंगे। तो 94,500 टोटल कॉस्ट डेबिट हुआ है, उसमें से क्लोजिंग WAP कितना है 4500, उसको हटा देंगे तो हमें 90,000 का कॉस्ट मिलेगा। बट हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट फिनिश स्टॉक में कितने पर, ट्रांसफर प्राइस के 20%। तो कॉस्ट अगर हमारा 80 है तो उसके सामने 90,000, तो हमारे 100 ट्रांसफर प्राइस के सामने कितना, तो वो मिल जाएगा 1,12,500 जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा 1,12,500, जबकि एक्चुअल कॉस्ट कितना है 7,550 जो के सामने निकाला था कॉस्ट की कॉलम है, उसमें जो बैलेंसिंग फिगर था वो, उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा, दैट इज 36,750। इसमें से 36,750 लिखना तो आपको वही है, बट उसमें से जो प्रोसेस 2 का प्रॉफिट कितना हो रहा है 22,500 जो हमारी फॉर्मूला से मिला था हमें, उसमें हमने 15,000 प्रोसेस 1 का प्रॉफिट ऐड किया, प्लस क्लोजिंग WIP में जो प्रॉफिट रहा 750 उसको माइनस किया, तो हमें मिल गया 36,750। तो वो किस तरह से आता है वो मैंने यहां पर समझाया। यहां पर जो आप प्रॉफिट कॉस्ट वगैरह निकाल रहे हैं वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का दिखा रहे हैं, इसीलिए यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है जिसमें लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो देखिए यहां पर प्रॉफिट जो आया ना इस प्रोसेस का वो तो कितना है 22,500, क्योंकि उसमें 15,000 और 750 को एडजस्ट कर दिया इसीलिए। क्लियर, समझ में आ रहा है? इस तरीके से कंसिडर करना होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब हम बनाएंगे फिनिश स्टॉक अकाउंट, इसमें भी पर्टिकुलर्स टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट की कॉलम्स डेबिट और क्रेडिट के लिए बनाई जाएगी। इसमें हमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 22,500 और उसमें प्रॉफिट कितना है 8250, तो वो सबसे पहले डेबिट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक 22,500, 14,250 कॉस्ट है, 8250 प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट में प्रोसेस 1 का भी प्रॉफिट है और प्रोसेस 2 का भी प्रॉफिट है, राइट। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो रहा है टिल फिनिश स्टॉक 8250। उसमें से प्रोसेस 2 में इस पीरियड में कितना ऐड किया, ये जो अमाउंट है 1,12,500 वाला वो लिखेंगे 1,12,500, 75750 और 36,750 प्रॉफिट है। हमें यहां पर और क्या चीज दे रखी है कि भाई 11,250 का क्लोजिंग स्टॉक है और हमने सेल कितना किया है 1,40,000 में सेल किया है, राइट। और फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 2। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, 11,250 टोटल की अमाउंट में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक में। अब हमें इसका कॉस्ट और प्रॉफिट एलिमेंट निकालना है, वो जितनी अमाउंट जिस अमाउंट पर प्रोसेस 2 में से ट्रांसफर किया उसी अमाउंट पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी। तो 1,12,500 के सामने 75,750 का कॉस्ट है
और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है 11,250, तो उसके सामने कॉस्ट कितना, सी यहाँ पर अमाउंट सिमिलर है, ये टोटल का 10% हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो ये कितना हो जाएगा 7575, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7575 आएगा, तो बाकी का एलिमेंट हो जाएगा प्रॉफिट। समझ में आ रहा है। सेल की अमाउंट हमें बताई गई है 1,40,000, तो अब जो डिफरेंशियल अमाउंट टोटल ऑफ डेबिट है 90,000, उसमें से 7575 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा टोटल कॉस्ट 82,425। ये प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 सभी का कॉस्ट है। और वैसे ही प्रॉफिट में सभी कंसिडर हम करेंगे डिफरेंशियल अमाउंट यहां पर एक 16,250 का प्रॉफिट आएगा। कैसे, सी यहां पर आप कैसे कर सकते हैं, ये प्रॉफिट हमें लास्ट में मिलेगा, ये जो प्रॉफिट डेबिट साइड पर है, हम क्या करेंगे, ये जो 1,40,000 और 82,425 हमें मिल गया, उन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट। ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है 57,575। फिनिश स्टॉक का मतलब कि प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 का अगर हम अलग कर दे तो डिफरेंशियल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 16,250। मतलब कि ये प्रॉफिट की जो क्रेडिट साइड पर कॉलम है 61,250, उसमें से हमें जितना डेबिट हुआ है, दो ही डेबिट हुआ होगा 8250 और 36750, उनको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 16,250। ये फिनिश स्टॉक के लिए प्रॉफिट रहेगा। समझ में आ रहा है। फिर से एक बार मैं बता दूं, ये डेबिट कैसे हुआ वो तो इजी है, समझ में आ गया होगा। क्लोजिंग स्टॉक का हमें वैल्यू दिया था, टोटल था 11,250, समझ में आ रहा है। और बोला था कि भाई क्लोजिंग स्टॉक है वो जिस अमाउंट पर प्रोसेस 2 में से ट्रांसफर किया था उसी वैल्यू पर हमें वैल्यूएशन करना है। तो यहाँ पर 1,12,500 का कॉस्ट है 75,750 और हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 11,250, तो उसके सामने कॉस्ट कितना तो हो जाएगा 7575। इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट हो जाएगा 3675। सेल हमें बताया था 1,40,000। अब हम डेबिट कॉस्ट का डेबिट साइड पर टोटल हो रहा है 90,000, उसमें से ये 7575 निकाल देंगे तो हमें कॉस्ट एलिमेंट मिल जाएगा 82,425। सेल किया है उसका, इन दोनों का टोटल कॉस्ट और टोटल और कॉस्ट का डिफरेंस है, कॉस्टिंग पीएनएल में जो ट्रांसफर किया उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा 57,575। इन क्रेडिट साइड का हम टोटल करेंगे तो 61,250 प्रॉफिट की कॉलम का, उसमें से ये दोनों को डेबिट साइड पर 8250 और 36750 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16,250। ये 16,250 जो है वो फिनिश स्टॉक मतलब कि सेल कर रहे हैं तब कितना प्रॉफिट हो रहा है वो बताया है। ओवरऑल प्रॉफिट है 57,575, बट उसमें प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 दोनों का ही प्रॉफिट एलिमेंट है। बट इस सेल किया उसमें फिनिश स्टॉक वाले डिपार्टमेंट का कितना प्रॉफिट हुआ 16,250। समझ में आ रहा है, ये एक एलिमेंट अलग है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, राइट। इसी का यहाँ पर वर्किंग दिया हुआ है और इस तरीके से हमारा फिनिश स्टॉक अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा, राइट। और ये इलस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो चुका, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, ये इन डिटेल जो सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल होगा आपके इंटर के बाद, राइट, फाइनल के पहले, उसमें कवर अप किया जाता है। क्लियर, चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ थियरी, ऑपरेशन कॉस्टिंग। ऑपरेशन कॉस्टिंग क्या होता है? ऑपरेशन कॉस्टिंग भी प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एक्सटेंशन कह सकते हैं, जहां पर एक ही प्रोडक्ट का अलग अलग वेरिएंट्स, अलग अलग फीचर्स वाली चीजें बेची जाती है, उसमें ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज किया जाता है। उसमें ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम होगी, राइट। उसमें प्रोसेस सारे ही एलिमेंट सारे ही प्रोसेसेस में से पास होते हैं, बट उसमें जो प्रोडक्ट है वो सेल की जाती है तब अलग अलग होती है, तो उसमें ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज किया जाता है। The product costing system is used when an entity produces more than one variant of final product using different materials but with similar conversion activities. Activities जो है वो similar है, but variant जो है वो अलग अलग है, using different materials. Which means conversion activities are similar for all the products variants but materials differ significantly. Material अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम बनाने वाली कंपनीज है वो जनरली प्रोसेस सेम करती है, राइट, बट उसमें फ्लेवर्स अलग अलग होते हैं। बटरस्कॉच हो गया, वेनिला हो गया, चॉकलेट हो गया, तो उसमें जनरली प्रोसेस सेम होती है, बट जो मटेरियल है वो चेंज होता है। इसी के लिए ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज किया जाता है। Operation costing method is also known as hybrid product costing system, as material costs are accumulated by job order or batch wise, but conversion cost, that is labor and overheads costs, are accumulated by department and process costing methods are used to assign this cost to product.
मटेरियल जो है वो जॉब या ऑर्डर वाइज कि भाई चॉकलेट आइसक्रीम कितना बनाया, वेनिला आइसक्रीम कितना बनाया, उस हिसाब से। बट लेबर एंड ओवरहेड्स जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसके लिए वो डिपार्टमेंट उस प्रोसेस में कितना टाइम गया, उसमें कितना काम किया, उसके हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। Moreover, under operation costing, conversion costs are applied to products using a predetermined application rate. This predetermined rate is based on budgeted conversion cost, जो जनरली हम ओवरहेड्स में हमने समझा था कि भाई प्रीडिटरमाइंड रेट निकाला जाता है और उसी को यूज किया जाता है कि हर बार हम ओवरहेड्स कैलकुलेट करके उसका रेट निकालकर उसको हम अज्यूम या फिर एक्चुअल बेसिस पर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट तो हमें बाद में पता चलता है। तो हमें जब प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब हमें सेल करना है, तब अगर हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट या फिर पीरियोडिकल रिव्यू करना है, तो उसके लिए प्रीडिटरमाइंड रेट है वो बेनिफिशियल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग 2 grades of product डीलक्स एंड प्रोडक्ट रेगुलर। Both the product pass through similar production process but require different quality and quantities of raw materials. The cost of raw material is accumulated on the basis of job or basis of units of 2 variants of product. ये डीलक्स और रेगुलर में जो मटेरियल जितना यूज होगा वो देखा जाएगा, वो जॉब या ऑर्डर वाइज निकाला जाएगा। बट द costs for conversion activities need not be identified with the product variants as both the products require similar activities for conversion. लेबर ओवरहेड्स का काम सिमिलर ही होता है, तो उसमें उसको जॉब वाइज ऑर्डर वाइज नहीं करना है, उसको उसमें प्रोसेस कॉस्टिंग यूज कर सकता है। Hence, conversion activity costs are accumulated on the basis of departments or process only. Examples of industry are ready-made garments, shoe making, jewelry, etc. सिमिलर समझ में आ रहा है? तो ये इंडस्ट्रीज आपको याद रखनी जरूरी है, एग्जाम्पल में पूछ सकते हैं और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं दिया हुआ है, प्रैक्टिकल सिर्फ थियरी समझाई हुई है। राइट तो यहाँ पर हमारा प्रोसेस कॉस्टिंग है वो कंप्लीट होता है। हमने मॉड्यूल में से सारे ही कॉन्सेप्ट, सारे ही क्वेश्चंस, सारे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इलस्ट्रेशंस, केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू जो था वो भी हमने कवर अप कर लिया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। राइट ये था हमारा पूरा चैप्टर 10 प्रोसेस कॉस्टिंग। नेक्स्ट हम चैप्टर 11 जो है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट का कॉस्टिंग वो हम कवर अप करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द सेम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज। अगर आप 7 दिन में ये देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप हाइप भी कर सकते हैं एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।